अध्याय 375 झाऊ जी का नाम सूची में शामिल। लानबा अकादमी। लियू येलोंग फ्लैन और झाऊ जी के साथ लानबा अकादमी के चौक पे खड़ा था और आकाश में फैले आकाशमंडल को देख रहा था। वे पहले तो इस बात को लेकर उत्सुक थे कि सूची में अगला नाम किसका होगा, लेकिन जब उनका अपना नाम सामने आया और उन्होंने स्काई कैनोपी पर फैसला देखा, यह लियू येलोंग का चेहरा पल भर में कागज की तरह पीला पड़ गया और वो कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में घबराहट और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। स्काई कैनोपी पर लिखा हर शब्द उस रहस्य को उजागर करता था जिसे वह अपने दिल की गहराई में स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसने उसकी दिखावटी उदारता और गहरे स्नेह को चकनाचूर कर दिया और उन्हें सबके सामने उजागर कर दिया। वो वास्तव में यू शाओगा के दिल में बसी बीवी डोंग की परवाह करती थी और भविष्य की घटनाओं के बारे में वह निश्चित थी कि क्या वह उस तरह से व्यवहार करेगी। ये वे विचार थे जिन्हें उसने जानबूझकर छिपा रखा था, लेकिन अब आकाश की छतरी ने उन्हें सबके सामने उजागर कर दिया, जिससे उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची। फ्लैन और झाऊ जी ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों की आंखों में अजीब भाव दिखाई दिए। लियू येलोंग की ओर उनकी निगाहें भी जटिल हो गईं। लियू येलोंग ने उनकी निगाहों को महसूस किया और घबराकर उसने तुरंत स्वयं का दिखावा किया, अपने हाथों को हिलाकर उत्सुकता से इनकार किया। ये सब झूठ है, स्काई कैनोपी जो कुछ भी कहता है, वो सब झूठ है। इस पर विश्वास मत करो, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, नहीं मैंने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है, ये सब झूठा आरोप है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसमें दृढ़ विश्वास की कमी थी। फ्लैन और झाऊ जी ने जल्दी से सिर हिलाकर कहा कि वे उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन संदेह के बीच पहले ही उनके दिलों में बोल दिए गए थे। स्काई कैनोपी के उतरने के बाद से इसने कभी कोई गलती नहीं की थी। हर सूची विश्वसनीय रूप से सटीक थी और 10 में से 9 बार उसमें कही गई बात सच साबित होती थी। उनके मन में पहले से ही लियू येलोंग के बारे में एक अलग धारणा थी। अतीत में उनकी साहसी और स्पष्टवादी छवि धीरे-धीरे टूटने लगी। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच तानसान और शियाओबू जो अपने ईश्वरीय परीक्षण कार्यों को पूरा करने के लिए स्पिरिट हो जा रहे थे। लियू येलोंग के इस सूची में शामिल होने की खबर देखकर मुझे भी उतनी ही दुविधा हुई। तानसान ने गहरी भौहें चढ़ाई, लियू येलोंग ने जिस तरह से उसकी देखभाल की थी, उसे याद करके उसे विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। लेकिन आकाश के दिव्य विधान का फैसला उसकी आंखों के सामने था, इसलिए वह इस पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं सका। शाओबू की आंखें थोड़ी लाल थीं और ऐसा लग रहा था कि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। मन ही मन लियू येलोंग उसे अपनी बेटी की तरह प्यार से रखता था, कोमल और सुरक्षात्मक। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस शिक्षक लियू का वो सम्मान करती थी, वही व्यक्ति होगा जिसका वर्णन स्काई कैनोपी में किया गया है। भाईसान, शिक्षक लियू निश्चित रूप से उस तरह के व्यक्ति नहीं है। स्काई कैनोपी से जरूर कोई गलती हुई होगी, है ना? शाओबू ने तानसान की आस्तीन खींची और धीरे से पूछा, उसकी आवाज आशा से भरी हुई थी। तानसान ने शियाओबू के हाथ पर थपथपाते हुए उसे धीरे से दिलासा दिया, ज्यादा मत सोचो। आकाश की छतरी मूल भविष्य की बात कर रही है, अब सब कुछ बदल गया है और शायद शिक्षक लियू वैसा नहीं बनेगा। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी तानसान के दिल में थोड़ी सी दूरी का भाव बाकी रह गया था। डॉट डॉट डॉट। लानबा अकादमी की ओर जाने वाले वन मार्ग पर यू शाओगांग तेजी से चल रहा था, उसके कदम जल्दबाजी में थे। उसके दिल में लियू येलोंग से मिलने और उसकी भावनाओं को शांत करने की तीव्र इच्छा थी। जब से स्काई कैनोपी ने पाखंडी सूची की घोषणा की और लियू येलोंग का नाम और आरोप सार्वजनिक किए, तब से यू शाओगांग ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद सब कुछ छोड़ दिया और लानबा अकादमी की ओर दौड़ पड़ा। वह लियू येलोंग की हालत को लेकर चिंतित भी था और साथ ही साथ शर्म और क्रोध की एक अवर्णनीय भावना से भी अभिभूत था। उसका पूरा चेहरा आने वाले तूफान की तरह उदास था। रास्ते में पड़ने वाले कस्बों और गांवों से गुजरते हुए आकाश की सुनहरी रोशनी हर कोने में फैल रही थी। महाद्वीप भर में हर जगह बहस छिड़ गई। ये शब्द लियू येलोंग और उसके बीच के नाजायज प्रेम संबंध के बारे में चर्चा कर रहे थे। यू शाओगांग के कानों में हर एक शब्द ऐसे चुभ रहा था, मानो उनकी सुइयां उसके दिल में गहराई तक छेद रही हों। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू येलोंग और यू शाओगांग के बीच वास्तव में इस तरह का रिश्ता होगा। ये नैतिकता का घोर उल्लंघन है। क्या यू शाओगांग महाद्वीप के नंबर 1 सैद्धांतिक ग्रैंडमास्टर के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? अपने ही कबीले की एक महिला के साथ गुप्त रूप से संबंध रखना वास्तव में घृणित है। वो इधर-उधर जाकर उपदेश देता है, अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रचार करता है, लेकिन अपने निजी मामलों को भी ठीक से संभाल नहीं पाता। वो सरासर पाखंडी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू शाओगांग के कानों में हर टिप्पणी बिजली की तरह गड़गड़ाती थी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर खींच ली, उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए और उसके जोड़ों से चटकने की आवाज आई। उसके चारों ओर का वातावरण अस्त-व्यस्त था, उसका चेहरा लाल हो गया, फिर पीला पड़ गया। शर्म, क्रोध, आक्रोश, लज्जा। उसके दिल में तरह-तरह की भावनाएं बेकाबू होकर उमड़ रही थीं, मानो उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। उन्हें सबसे ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी। उस समय क्योंकि उसका स्पिरिट म्यूटेशन विफल हो गया था, उसे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था और लियू येलोंग के साथ उसके रिश्ते का परिवार द्वारा विरोध किया गया था। अपमान सहन न कर पाने के कारण वो क्रोधित होकर परिवार छोड़कर चला गया और कई वर्षों तक बाहर भटकता रहा। अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए उन्होंने धीरे-धीरे महाद्वीप के नंबर 1 सैद्धांतिक ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल किया और दुनिया भर में सम्मान प्राप्त किया। उसने हमेशा अपनी छवि को सावधानीपूर्वक बनाए रखा था, अपने सारे कलंकित अतीत को अपने दिल में गहराई से दफना दिया था और कभी किसी को इसका जिक्र नहीं करने देना चाहता था। लेकिन अब स्काई कैनोपी ने उस घोटाले को सबके सामने उजागर कर दिया था जिसे वह बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, पूरे महाद्वीप में सभी के सामने, जिससे वह पूरे महाद्वीप में हंसी का पात्र बन गया। क्यों स्काई कैनोपी ने ऐसा क्यों किया? यू शाओगांग के मन में भयंकर क्रोध उमड़ रहा था, उसकी आंखें वेश से लाल थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने वर्षों से छिपा हुआ उसका रहस्य स्काई कैनोपी द्वारा इतनी आसानी से कैसे उजागर हो गया। इसका मकसद उसे विनाश की ओर धकेलना था ताकि उसके लिए इस महाद्वीप पर फिर कभी खड़ा होना असंभव हो जाए। हालांकि वो जानता था कि स्काई कैनोपी जीवन के मूल नियत पर आधारित थी, लेकिन भाग्य में कोई बदलाव न होने के बावजूद घोटाला पहले ही फैल चुका था। उन्होंने जिस ग्रैंडमास्टर की छवि को बड़ी मेहनत से गढ़ा था, वो पल भर में धराशायी हो गई। उसने अनजाने में अपना सिर नीचे कर लिया और अपने लिबादे से अपना चेहरा ढक लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके आसपास मौजूद सभी लोगों की निगाहें उसी पर टिकी हुई हों। राहगीरों की भी साधारण सी दिखने वाली निगाहें उसे उपहास और तिरस्कार से भरी हुई लग रही थी, मानो हर कोई उसकी ओर इशारा कर रहा हो, उसके क्रूर स्वभाव और पाखंड पर हंस रहा हो। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि जिस प्रतिष्ठा पर उन्हें गर्व था, वह नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ढह रही थी। अब से व्याख्यान देने और खुद को ग्रैंडमास्टर के रूप में स्थापित करने की इच्छा महज एक विवास्वत बनकर रह गई थी। धिक्कार है, बिल्कुल धिक्कार है। यू शाओगांग ने अपने दांत पीस लिए, स्काई कैनोपी के प्रति उसका आक्रोश चरम पर पहुंच गया। लेकिन चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद इस जादुई अस्तित्व का विरोध करने में वह असमर्थ था। वह इस नफरत को अपने दिल में गहराई तक दबाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वो जानता था कि अगर वह यहाँ और अधिक समय तक रुका रहा, तो उसे और भी अधिक लोग पहचानने लगेंगे और वह सबके लिए एक मसखरा बन जाएगा जिस पर सब लोग तमाशा देखेंगे। बिना किसी और झिझक के उसने अपनी टोपी नीचे की, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, अपनी गति तेज की और लानबा अकादमी की दिशा में तेजी से दौड़ पड़ा। वो जितनी जल्दी हो सके इन अजीब निगाहों से बचकर किसी ऐसी जगह छिपना चाहता था जहाँ कोई न हो। और यू शाओगांग इतनी दयनीय हालत में यात्रा कर रहा था। पूरे महाद्वीप की निगाहें स्काई कैनोपी पर टिकी हुई थी और सभी की जिज्ञासा चरम पर थी। सूची में अगले व्यक्ति का इंतजार सभी को था। बूम बूम बूम। आकाश में सुनहरी रोशनी फिर से तेज हो गई और पाखंडियों की सूची की रैंकिंग की घोषणा जारी रही। पाखंडियों की सूची 8वां स्थान। चरित्र झाऊ जी। पहचान श्री अकादमी के शिक्षक, उपनाम अचल उज्ज्वल राजा। पाखंड के कारण 1 कमजोरों को धमकाना और बलवानों से डरना। जब वो पहली बार प्रकट हुआ तो अपनी आत्मसंग शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने एक नए छात्र की परीक्षा का बहाना बनाकर युवा तानसान, शियाओ और अन्य पर निर्दयतापूर्वक हमला किया और कमजोर नवागंतुकों को मनमाने ढंग से धमकाया। तानसान के पिता तान हाओ के प्रकट होने और भयानक शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद वो तुरंत डरकर घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगा। उसका रवैया चापलूसी भरा हो गया, पहले और बाद में बहुत बड़ा अंतर था। 2 एक सख्त शिक्षक की छवि का दिखावा करना। उन्होंने अपने चिड़चिड़े और आसानी से क्रोधित होने वाले व्यवहार के साथ-साथ छात्रों को मनमाने ढंग से शारीरिक दंड देने को एक सख्त शिक्षक प्रतिभाशाली छात्रों का निर्माण करता है कि शिक्षण दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि वास्तविकता में उनकी शिक्षण पद्धति क्रूर और असभ्य थी और उनमें औसत दर्जे की प्रतिभा वाले छात्रों के लिए कोई धैर्य नहीं था जिन्हें एक शिक्षक के लिए आवश्यक क्षमता और विकास की कमी थी। 3 चापलूसी। उसने फ्लाना और यू शाओगांग की आज्ञा का पालन भाईचारे और सम्मान के कारण नहीं, बल्कि लाभ की सटीक गणना के कारण किया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों का अनुसरण करने से उसे सबसे अधिक लाभ मिलेगा। उसका मूल उद्देश्य लाभ कमाना था। दंड आध्यात्मिक शक्ति 2 स्तर कम हो जाती है, शारीरिक रक्षा 30% कमजोर हो जाती है और यात्रा के दौरान उस पर आध्यात्मिक राक्षसों द्वारा सक्रिय रूप से हमला किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। पूरी सूची का खुलासा हो गया और पूरा डोलो महाद्वीप एक बार फिर से हलचल में डूब गया। अचल उज्ज्वल राजा झाऊ जी, ये सचमुच वही है, अविश्वसनीय। मैंने सोचा था कि वही ईमानदार और एक सख्त शिक्षक हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वही कुछ व्यक्ति होंगे जो कमजोरों को धमकाते हैं और बलवानों से डरते हैं। बच्चों पर बेरहमी से हमला करना, लेकिन किसी ताकतवर व्यक्ति को देखकर दया की भीख मांगना, ये तो बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल सही, और वो खुद को सख्त शिक्षक कहता है। ये तो साफ तौर पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों को धमकाना है। अध्याय 376 श्री के सदस्यों को एक के बाद एक सूचीबद्ध किया गया है, जिससे उनकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है।
पल भर में झाऊ जी की प्रतिष्ठा धराशायी हो गई और उनका नाम अचल राजा तुरंत एक हंसी का पात्र बन गया जिसका इस्तेमाल उनका मजाक उड़ाने के लिए किया जाता था। उसे राहत पाने के लिए साइट में नाम याद रखें, ताइवान नॉवल नेटवर्क। ओ बेहद भरोसेमंद। लानबा अकादमी के अंदर फ्लेंडर, लियू एलोंग और झाऊ जी एक साथ खड़े थे। वातावरण बेहद घुटन भरा था। इससे पहले जब लियू एलोंग का नाम सूची में आया था तो झाऊ जी का दिल आंसू से भर गया था और उसे उसके लिए सहानुभूति महसूस हुई थी। साथ ही वह मन ही मन खुश हो रहा था, ये सोचकर कि चूंकि उसका आचरण नहीं था इसलिए संभवतः उसका नाम ऐसी शर्मनाक सूची में नहीं आएगा। लेकिन जब आकाश के आवरण पर उसका अपना नाम दिखाई दिया तो झाऊ जी के चेहरे के भाव पल भर में जम गए। उनके चेहरे पर पहले जो थोड़ी सहानुभूति का भाव था वो तुरंत शर्मिंदगी, सदमे और विश्वास के भाव में बदल गया। आकाश की छत पर अपने बारे में लिखे गए फैसले को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसका पूरा चेहरा पल भर में लाल हो गया और वह चाहता था कि काश वो जमीन की किसी दरार में घुस पाता। ये कैसे संभव है? मैं इस सूची में कैसे आ सकता हूँ? झाऊ जी ने अपने चेहरे पर विश्वास का भाव लिए खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसे अपने चेहरे पर सिर्फ जलन भरी पीड़ा महसूस हो रही थी। उन्हें हमेशा से ऐसा लगता था कि हालांकि उनका व्यक्तित्व चिड़चिड़ा था, लेकिन उनका आचरण ईमानदार और सम्माननीय था। जब उसने उस समय तानसान और अन्य लोगों पर हमला किया था तो यह वास्तव में केवल एक परीक्षण था, न कि नए लोगों को जानबूझकर परेशान करना और ताकत में भारी अंतर के कारण तानहाव की व्याप्ति गुहार का सामना करना भी एक सहायक कदम था। आकाश की छत्रछाया में कमजोरों पर पूर्ण अत्याचार और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी कैसे हो गई? उसने अचेतन रूप से अपने बगल में बैठे फ्लेंडर की ओर देखा और पाया कि फ्लेंडर की नजर में एक अर्थपूर्ण जटिलता का भाव छिपा हुआ था। अतीत की निकटता समाप्त हो गई थी, उसकी जगह थोड़ी सी जांच पड़ताल ने ले ली थी। झाऊ जी का दिल कस गया, वह बोलना और समझाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। आखिरकार स्काई कैनोपी ने जो कहा वो पूरी तरह से गलत नहीं था। उनके अतीत के कार्यों में निश्चित रूप से कुछ अनुचितताएं थी और अब अपना बचाव करने की कोशिश करने से ये केवल एक लीपापोती जैसा प्रतीत होगा। इसी बीच लियू एलोंग ने झाऊ जी का नाम सूची में देखकर चुपचाप राहत की सांस ली। पहले केवल उसी का नाम सूची में था जो सबकी निगाहों और गपशप का शिकार होती थी और उसका दिल शर्मिंदगी और असहजता से भरा होता था। अब जब झाऊ जी का नाम भी सूची में शामिल हो गया तो वो तुरंत ही सबकी नजरों का केंद्र नहीं रह गई। उसका दबाव काफी कम हो गया और उसके चेहरे पर दिख रही शर्मिंदगी भी काफी हद तक मिट गई। उसने झाऊ जी को जिस नजर से देखा उसमें सूक्ष्म कृतज्ञता का भी एक अंश झलक रहा था। फ्लेंडर ने अपने बगल में एक के बाद एक सूचीबद्ध किए गए लियू एलोंग और झाऊ जी की ओर देखा। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। उसके मन में बेचैनी की भावना दिन ब दिन बढ़ती गई। उसकी हथेलियों में हल्का पसीना आ रहा था, उसकी आंखें कहीं और देख रही थीं और उसका दिल लगातार धड़क रहा था। लियू एलोंग और झाऊ जी दोनों ही श्रेक अकेडमी के प्रमुख पात्र थे और अब दोनों का नाम एक के बाद एक पाखंडियों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इस वजह से श्रेक अकेडमी पहले ही पूरे महाद्वीप में हंसी का पात्र बन चुकी थी। जहां तक उनकी बात है, श्रेक अकादमी के डीन के रूप में वे अपने व्यक्तित्व और आचरण की शैली को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। पैसों का लालची, कंजूस, चेहरे की खूबसूरती को लेकर जुनूनी, हर तरह की कमियां जो स्काई कैनोपी के पाखंडियों को आंकने के मानदंडों पर पूरी तरह खरी उतरती हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फ्लेंडर मन ही मन खुद को दिलासा देता रहा, लेकिन उसकी बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वो ये कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि अगर उसका नाम भी इस सूची में आ गया तो श्रेक अकादमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अकादमी के शिक्षकों और डीन के नाम एक के बाद एक सामने आने पर सभी पाखंडी और ढोंगी साबित होते हैं। ऐसे में कौन सा स्पिरिट मास्टर भविष्य में श्रेक के साथ जुड़ने को तैयार होगा? श्रेक का सम्मान और कौन करेगा? पूरी अकादमी डॉल महाद्वीप में हंसी का पात्र बन जाएगी और फिर कभी अपना सिर नहीं उठा पाएगी। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच स्पिरिट बीस्ट जंगल में प्रशिक्षण ले रहे दाई और महामुजुन ने अपना काम रोक दिया। वे सभी आकाश में फैले आकाशमंडल की ओर देखने लगे। उनके चेहरे अजीबोगरीब भावों से भरे हुए थे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और विस्मय का भाव था। क्या शिक्षक झाऊ भी पाखंडियों की सूची में शामिल हो गए हैं? ऑस्कर ने सबसे पहले बात की। उसकी आवाज विश्वास से भरी हुई थी। उनके मन में हालांकि झाऊ बुद्धि थोड़े सख्त थे, लेकिन वे हमेशा से ही एक सम्माननीय शिक्षक रहे थे। उसका व्यवहार कठोर था और उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा व्यक्ति होगा जो कमजोरों को धमकाता है और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करता है। जब दाई मोबाइल को वह पल याद आया जब उन्होंने पहली बार श्रेक अकादमी में प्रवेश किया था तो उनकी भौहें कसकर सिकुड़ गई थी। झाऊ जी ने उनके लिए कठोर परीक्षाएं ली, यहाँ तक कि निर्दयता से प्रहार भी किया। अब स्काई कैनोपी के फैसले पर दोबारा गौर करने पर उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि स्काई कैनोपी ने जो कहा वह निराधार नहीं था। मां हुंगजुन ने अपना सिर कुचलते हुए हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? शिक्षक झाऊ और शिक्षक लियू दोनों का नाम सूची में है, हमारे श्रेक जैसे शिक्षक। वह अपना वाक्य आधा बोलते बोलते रुक गया, लेकिन उसके मन में उठ रही अजीब विचारों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जिन शिक्षकों का वे पहले सम्मान करते थे उनकी पाखंडी चेहरों को स्काई कैनोपी द्वारा एक एक करके उजागर किया गया, जिससे श्रेक अकादमी के बारे में उनकी धारणा थोड़ी डगमगा गई। और ठीक उसी समय जब फ्लेंडर की चिंता चरम पर पहुंच गई और महाद्वीप पर हर कोई गपशप कर रहा था, आकाश का आवरण फिर से कांप उठा। चमकीला सुनहरा प्रकाश चमक रहा था जो सीधे तौर पर पाखंडियों की सूची में सातवें स्थान की घोषणा कर रहा था। फ्लेंडर के दिल में मौजूद डर को पुश करने के लिए इस बार जिस व्यक्ति का नाम सूचीबद्ध किया गया था वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं फ्लेंडर ही था। पाखंडियों की सूची 7वां स्थान, पात्र फ्लेंडर। पहचान श्रेक अकादमी के संस्थापक और डीन, पशु आत्मा, चार आंखों वाला उल्लू आत्मा संत। पाखंड के कारण एक लालच और लाभ प्राप्ति का आवरण, जीवन भर पैसों का अत्यधिक लालची रहा। श्रेक केवल राक्षसों को स्वीकार करता है, आम लोगों को नहीं। चिल्लाता रहा और स्कूल चलाने के उद्देश्य के रूप में क्वीन स्पिरिट मास्टर्स को प्रशिक्षित करने का दावा करता रहा, लेकिन वास्तव में यह इसलिए है क्योंकि फीस अधिक है और प्रवेश की शर्तें कठोर हैं, जिससे आम छात्रों को भर्ती करना असंभव हो जाता है। अपने कंजूस और निकले स्वभाव को स्कूल को लगन और निकलता से चलाने के गुण के रूप में प्रस्तुत करता रहा। शिक्षकों के वेतन को रोककर और अकादमी के खर्चों को कम करके इसे अकादमी का दीर्घकालिक विकास करता रहा। 2 छात्रों की प्रसिद्धि चुराना, उनकी स्वयं की शिक्षण क्षमता औसत दर्जे की है। श्रेक 7 दिवस के विकास की सबसे महत्वपूर्ण दौर में वे कोई प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करने में विफल रहे। पूरी तरह से यूशी अवगाह के सिद्धांतों और तानसान और अन्य के प्रयासों पर निर्भर रहे। श्रेक 7 दिवस के प्रसिद्ध होने के बाद उन्होंने खुद को एक क्वीन गुरु और प्रतिष्ठित शिक्षक के रूप में स्थापित किया और 7 दिवस द्वारा लाई गई प्रसिद्धि और संसाधनों का आनंद लिया। 3 शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करना और छात्रों का शोषण करना। शुरुआती दिनों में वह तानसान के करीब केवल इसलिए आया क्योंकि वह उसके असाधारण प्रतिभा को महत्व देता था जो अकादमी को गौरव दिला सकती थी। तानसान के अंतिम चरण में देवत्व का पद प्राप्त करने के बाद वह दिन भर श्रेक तानसान का शिक्षण संस्थान है की बात करता रहता था। तानसान की प्रसिद्धि का हर जगह फायदा उठाकर अपने लिए लाभ प्राप्त करता था और एक डीन के रूप में उसकी ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। दंड आध्यात्मिक शक्ति 3 स्तर तक कम हो जाती है। व्यक्तिगत संपत्ति में भारी गिरावट आती है। बिना किसी कारण के उसके नाम पर मौजूद संपत्ति जब्त हो जाती है और उसके कार्यों को दूसरों द्वारा आसानी से तिरस्कृत किया जाता है। जब फ्लेंडर का नाम और उसके सारे अपराध सामने आ गए तो पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। इसके बाद पहले से कहीं अधिक हिंसक हंगामा मच गया। हे भगवान, श्रेक अकादमी के डीन का नाम भी सूची में है। हाँ, श्रेक का तो पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सारे शिक्षक और डीन पाखंडी हैं। मुझे लगता था कि श्रेक अकादमी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पता चला कि यह तो बस पाखंडी लोगों का एक समूह है जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं। वे कहते हैं कि वे क्वीन वर्क को प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे केवल लालची और कंजूस हैं और वे अपने छात्रों की प्रसिद्धि भी चुरा लेते हैं। कितनी बेशर्मी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लानबा अकादमी के अंदर फ्लेंडर ने स्काई कैनोपी पर मौजूद सामग्री को देखा, मानो उसे बिजली का झटका लगा और वह वहीं जम गया। उसका चेहरा पल भर में कागज की तरह पीला पड़ गया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। जिस बात को लेकर वह सबसे ज्यादा चिंतित था आखिरकार वही हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। फ्लेंडर ने अपने आप से बुदबुदाया। उसकी आंखें बेजान थीं और उसका चेहरा निराशा और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। वह हमेशा से खुद को एक योग्य डीन मानता था और श्रेक अकादमी को अपने जीवन का लक्ष्य मानता था। लेकिन उसकी सारी छोटी-मोटी योजनाएं और उसके सारे प्लेस स्काई कैनोपी द्वारा पूरी तरह से उजागर कर दिए गए थे और दुनिया के सामने प्रकट हो गए थे। उन्हें पैसों से प्यार था, वे कंजूसी, प्रसिद्धि और धन को महत्व देते थे। जिन स्वभावों को उन्होंने हमेशा जानबूझकर छिपाकर रखा था वे अब सार्वजनिक हो गए। वह श्रेक टीम पूरे महाद्वीप के लिए हंसी का पात्र बन गया था। उसके बगल में खड़े झाऊ जी और लियू एलोंग भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। उनकी आंखें जटिलता से भरी हुई फ्लेंडर को देख रही थी। अतीत के 3 भाइयों में से 2 का नाम पाखंडियों की सूची में था और फ्लेंडर खुद भी इससे छूटा नहीं रहा था। स्वर्ण त्रिकोण देखते ही देखते पूरे महाद्वीप में उपहास का पात्र बन गया। लियू एलोंग के दिल में बची आखिरी राहत भी गायब हो गई। उसकी जगह अंतहीन शर्मिंदगी ने ले ली। झाऊ जी शर्मिंदगी से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका सामना कैसे करे। फ्लेंडर को बस इतना महसूस हुआ कि दुनिया घूम रही है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। श्रेक अकादमी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। डीन और शिक्षकों के नाम के बाद एक सामने आने पर पता चलता है कि वे सभी पाखंडी थे। अब से श्रेक अकादमी की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। आत्मा गुरु की दुनिया में हर कोई उनसे नफरत करेगा और उन्हें नीचा समझेगा। जिस अकादमी का उन्होंने वर्षों तक बड़ी लगन से प्रबंधन किया था उसकी प्रतिष्ठा ही दिन में धूमिल हो गई। अध्याय 377 घोटाला।
स्वर्ग साम्राज्य की शाही राजधानी में दूर रहने वाला यू शाओगा अंततः लानबा अकादमी पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि वो लिंग वेलों को देख पाता, उसने स्काई कैनोपी पर खबर देखी कि झाओ गुजी और फ्लैंडर एक के बाद एक सूची में दिखाई दे रहे हैं। यू शाओगा का चेहरा एकदम भावहीन हो गया। गोल्डन ट्रायंगल के 3 सदस्यों में से लिंग वेलों और फ्लैंडर दोनों का नाम सूची में शामिल था। लिंग वेलों के साथ अपने प्रेम प्रसंग के कारण वह खुद भी पूरे महाद्वीप में हंसी का पात्र बन गया था। स्पिरिट मास्टर की दुनिया में वे तीनों पूरी तरह से मजाक का पात्र बन चुके थे। मुख्य शिक्षक झाओ गुजी के साथ मिलकर श्रेय अकादमी पाखंडियों के रूप में शर्म की स्तंभ पर मजबूती से जड़ गई थी। यू शाओगा वहीं खड़ा रहा, उसका पूरा शरीर ठंड से जम गया था। उसके हृदय में व्याप्त क्रोध, शर्म और आक्रोश पूरी तरह से फूट पड़ा। स्काई कैनोपी उसे और श्रेय अकेडमी को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहा था। डॉट 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 सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल के अंदर निंग फैंगसी ने स्काई कैनोपी को देखते हुए धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में भाव भरे हुए थे। श्रेय अकादमी का इस बार सचमुच पतन हो गया है। उनके सभी मुख्य सदस्य पाखंडी हैं। भविष्य में उनके लिए वापसी करना मुश्किल होगा। स्वॉर्ड डॉलू और बोन डॉलू ने भी हल्के से सिर हिलाया, मन ही मन खुद को भाग्यशाली महसूस करते हुए। सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल को ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। डॉट 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 स्पिरिट हॉल सुप्रीम पॉन्टिफ पैलेस बीबी डोन ने श्रेय के सदस्यों को एक के बाद एक सूची में आते हुए देखा। उसके ठंडे चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। कुछ मस्करे महाद्वीप पर अकड़ दिखाने की हिम्मत कर रहे थे। अब जब उनके असली रंग सामने आ गए हैं तो यह वाकई संतोषजनक है। झाओ गुजी, फ्लैंडर और अन्य लोगों के प्रति उसके मन में कभी कोई अच्छी भावना नहीं थी। अब उन्हें अपमानित होते देख उसे जरा भी सहानुभूति नहीं हुई, बल्कि उसे बेहद राहत महसूस हुई। अपने अधीनस्थ स्पिरिट मास्टर्स की ओर देखते हुए उसने ठंडे लहजे में आदेश दिया, आदेश आगे पहुंचा दो। श्रेय से लेकर सभी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखो। हमला करने की पहल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे आवारा कुत्तों की तरह हैं और कोई उपद्रव नहीं कर सकते। श्रेय अकादमी के सदस्यों के एक के बाद एक पाखंडियों की सूची में आने के बाद पूरे डॉल महाद्वीप में उन्मादी चर्चा का माहौल छा गया। डॉट 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 तानसान और शियाओ जो आक्रोश के देवता की परीक्षा से गुजर रहे थे, बाहर आकाश की गुंबद द्वारा मचाए गए भारी कोलाहल से चौंक गए। आसमान में ऊंचाई पर लटके आकाश की गुंबद को देखते हुए उनके चेहरे थोड़े स्तब्ध रह गए। सूची में झाओ गुजी और फ्लैंडर के नाम देखकर उनके मन में मिली जुली भावनाएं उमड़ आईं। तानसान की भौहें अनिश्चित रूप से सिकुड़ गईं क्योंकि उसे वो दृश्य याद आ गया जब उसने पहली बार श्रेय अकादमी में दाखिला लिया था। उस समय वह ज़ियाओ केवल युवा किशोर थे जिन्होंने अभी दुनिया में कदम रखा था। उनकी साधना अभी भी उतरी थी। झाओ गुजी ने एक स्कूल शिक्षक के रूप में छात्रों की नई परीक्षा का बहाना बनाकर उनकी कम उम्र या कमजोर शारीरिक क्षमता की परवाह किए बिना उन पर निर्दयता से हमला किया। उसने हर मोड़ पर उन पर बेरहमी से हमला किया। अगर उसके पिता तान हाओ गुप्त रूप से प्रकट होकर झाओ गुजी को कड़ा सबक न सिखाते तो उस समय उसे और शियाओ को निश्चित रूप से बहुत कष्ट सहना पड़ता। और अकादमी के डीन के रूप में फ्लैंडर रोजाना छात्रों की गहरी परवाह करने का दिखावा करता था, लेकिन वास्तविकता में वह हर चीज का हिसाब किताब रखता था और कंजूस और कृपण था। उसका एकमात्र उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा का उपयोग करके स्वयं और अकादमी के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करना था। एक समय था जब वह श्रेय के शिक्षकों और डीन के प्रति बहुत सम्मान रखता था और इस जगह को महाद्वीप पर अपना घर मानता था। लेकिन अब स्काई कैनोपी ने इन लोगों के पाखंडी मुखौटे एक एक करके उतार दिए थे, जिससे उनकी सौम्य या कठोर बाहरी रूप के नीचे छिपी स्वार्थपरता और चालाकी उजागर हो गई थी। तानसान के दिल की गहराई में गहरे अलगाव और बेचैनी की एक अनियंत्रित भावना उत्पन्न हुई। बाद में पता चला कि उसे जो देखभाल और मार्गदर्शन मिला था वह कम या ज्यादा हद तक लाभ के विचार से प्रेरित था। जिन शिक्षकों का वह सम्मान करता था वे सही तौर पर जितने ईमानदार और सम्मानीय दिखते थे, वास्तव में उतने नहीं थे। शाओ ने तानसान का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में जटिलता और निराशा भरी हुई थी और उसने धीरे से कहा, तीसरे भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक झाओ, डीन फ्लैंडर और अन्य लोग वास्तव में इस तरह के लोग होंगे। तानसान ने बिना कुछ कहे चुपचाप से हिलाया, लेकिन श्रेय अकादमी के लिए उसके मन में बची आखिरी गर्मजोशी भी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और केवल अंतर्यामी ही रह गई। इस समय डोलो महाद्वीप के हर कोने में जहां लोग श्रेय के सदस्यों पर चर्चा कर रहे थे, वहीं उनकी निगाहें स्काई कैनोपी पर तानसान के वर्णन पर भी टिकी हुई थी, जिससे एक और अभूतपूर्व हलचल मच गई। समुद्र देवता, असुर देवता, क्या तानसान वास्तव में भविष्य में दो देव पदों का उत्तराधिकारी बन पाएगा? हे भगवान, ये तो एक दिव्यता है और वह भी दोहरी ईश्वरीय स्थिति। ये तो अविश्वसनीय है। वो सचमुच भाग्य के देवता कहलाने के योग्य हैं, जिनका नाम विभिन्न प्रतिभा सूचियों में आता है और जिन्हें महाद्वीप का सदी में एक बार आने वाला विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति माना जाता है, उन्हें सचमुच देवता जैसा आभास है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आकाश की छतरी ने बार-बार तानसान का पक्ष लिया है। ऐसा लगता है कि उसका भविष्य इतना असाधारण है कि वो दोहरी देवत्व स्थिति प्राप्त करने में सक्षम है। पूरे महाद्वीप में आश्चर्य और ईर्ष्या की लहर दौड़ गई। सभी स्पिरिट मास्टर्स तानसान की भविष्य की उपलब्धियों से स्तब्ध रह गए। वे एक के बाद एक आगे बढ़ते रहे। सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभा जिसे भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त था। पूरे डॉलू महाद्वीप के इतिहास को देखें तो बेदिपा अकादमी के विलक्षण प्रतिभाओं को छोड़कर बहुत कम लोग ऐसे कारनामे कर सकते थे। लेकिन जल्द ही सभी लोग शांत हो गए और फिर से चर्चा करने लगे। ये खेदजनक है कि वर्तमान स्थिति मूल योजना से बिल्कुल अलग है। तानसान को स्पिरिट हॉल द्वारा पूरी ताकत से खोजा जा रहा है। वह दिन भर इधर-उधर छिपता रहता है। वह मुश्किल से अपनी रक्षा कर पा रहा है। जीवित रहना तो दूर की बात है, भगवान पर प्राप्त करने की तो बात ही छोड़िए। जी हाँ, आकाश के आवरण के अवतरण के साथ ही अनगिनत अवसरों का नया स्वरूप सामने आया है और विभिन्न शक्तियों का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। तानसान का मार्ग तो पहले ही अस्त-व्यस्त हो चुका है। भविष्य में वह देवता बन पाएगा या नहीं, ये कहना वास्तव में निश्चित है। स्पिरिट हॉल कभी भी चुपचाप बैठकर तानसान को बड़ा होते नहीं देखेगा। वे निश्चित रूप से उसे मिटाने के लिए कुछ साधनों का इस्तेमाल करेंगे। ये दोहरी देवत्व की उपाधियां शायद तानसान की पहुंच से बाहर ही रहेंगी। ये चर्चाएं शब्दशः स्पिरिट हॉल में बैठे लोगों तक पहुंच गईं। ओक के सर्वोच्च महल के अंदर बीबी डोन अपने सिंहासन पर सीधी बैठी थी। उसके चारों ओर ठंडी जानलेवा मंशा बिना किसी छिपाव के फैल रही थी। पूरे महल का तापमान अचानक गिर गया और नीचे स्थित स्पिरिट हॉल के उच्च पदस्थ सदस्य सर्दियों में तितलियों की तरह चुप हो गए, एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसने शुरू में तानसान को एक गंभीर खतरा माना था और उसे पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प थी। अब जब उसे पता चल गया था कि तानसान भविष्य में सागर देवता और असुर देवता के दो महान देव पदों का उत्तराधिकारी बन सकता है, तो उसके दिल में उत्पन्न आशंका और हत्या की भावना तुरंत चरम पर पहुंच गई। दोहरी ईश्वरीय स्थिति। जब तानसान वास्तव में यह उपलब्धि हासिल कर लेगा, तो पूरे स्पिरिट हॉल या पूरे महाद्वीप में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उनके लिए और स्पिरिट हॉल के लिए ये निसंदेह एक आपदा थी। भले ही सभी ने कहा कि भाग्य बदल गया है और तानसान शायद देवता नहीं बन पाएगा, बेबी डोन कभी भी किसी छिपे हुए खतरे को नहीं छोड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कितना बड़ा खतरा। बीबी डोन की आंखें भयावह थी, उसकी आवाज रूह कंपा देने वाली ठंडी थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके चारों ओर हिंसक रूप से उमड़ रही थी। स्पिरिट हॉल के सभी अभिजात वर्ग को जुटाओ, पीछा करने की तीव्रता बढ़ाओ और चाहे कुछ भी हो जाए, तानसान को मार डालना ही होगा। उसे किसी भी हालत में बड़ा होने या ईश्वर के पद को विरासत में पाने का कोई मौका मत दो। वह इस खतरे को कभी भी बने रहने नहीं देगी, भले ही इसकी संभावना 10,000 में एक ही क्यों न हो, उसे तानसान को जड़ से खत्म करना ही होगा। नीचे स्थित स्पिरिट हॉल के वरिष्ठों और दूतों ने जरा सी भी लापरवाही करने का साहस नहीं किया। उन्होंने तुरंत आदेश स्वीकार किया और निर्देश देने के लिए जल्दी से नीचे चले गए। तानसान को निशाना बनाने वाला एक बड़ा संकट चुपचाप उसके ऊपर मंडरा रहा था। जिस प्रकार महाद्वीप पर मौजूद विभिन्न शक्तियां अपने अपने विचार संजो रही थी और गरमागरम बहस कर रही थी। बूम बूम बूम, आकाश में स्थित आकाशीय आवरण एक बार फिर शानदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा, जिसकी चमक पहले से कहीं अधिक चकाचौंध भरी थी। अध्याय 378 रैंकिंग में एक अविश्वसनीय व्यक्ति। पाखंडियों की रैंकिंग की घोषणा जारी रही और अंत में छठे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार का खुलासा हो गया। इस बार सूची में शामिल व्यक्ति के कारण पूरे डॉल महाद्वीप में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद अभूतपूर्व हंगामा मच गया, जिसका सबब पहले की सभी रैंकिंग से ऊपर झटकों से कहीं अधिक था। पाखंडियों की रैंकिंग छठा स्थान। चरित्र निक फैंटेसी। पहचान विश्व की नंबर सहायता प्रणाली सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल की संप्रदाय प्रमुख स्पिरिट मास्टर। पाखंडी होने के कारण एक निवेश शैली का सामाजिकरण। महाद्वीप के शीर्ष 3 संप्रदायों में से एक के प्रमुख के रूप में तानसान और श्रेय 7 दिवस के लिए उनकी सारी देखभाल और समर्थन अनिवार्य रूप से हितों का एक संयोजित निवेश था। उन्होंने जानबूझकर तानसान से शुरुआत में ही दोस्ती कर ली थी। इससे पहले कि तानसान ने पूरी तरह से अपना नाम कमा लिया हो, न केवल एकनिष्ठ की प्रतिभा की सराहना के कारण, बल्कि इसलिए भी कि तानसान के पीछे तानहाओ और यू शाओगा की शक्ति के साथ-साथ ही स्काई संप्रदाय के अंतर्निहित नींव को महत्व देते थे और इसका उपयोग 7 ट्रेजर ग्लेस स्कूल के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए करने का प्रयास करते थे। 2 अवसरवादिता। जब स्पिरिट हॉल अपनी शक्ति के चरम पर था, तब वह हमेशा प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिबाजी करता था, दोनों पक्षों का साथ देता था, कभी भी स्पष्ट रूप से कोई रुख नहीं अपनाता था और खुद को बचाने का प्रयास करता था। तानसान के पूरी तरह से सत्ता में आने वाले विंडो साम्राज्य के स्पिरिट हॉल के साथ युद्ध में उतरने के बाद उसने तुरंत संप्रदाय की पूरी शक्ति तानसान पर दांव लगाने में लगा दी। अपनी बेटी निंग नोंगरान की आजीवन खुशी और सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल के भविष्य को पूरी तरह से तानसान से जोड़ दिया, जो पूरी तरह से लाभ प्राप्त करने और नुकसान से बचने का एक कार्य था। 3 बाहरी तौर पर विनम्र, आंतरिक रूप से अभिमानी, वह हमेशा इस समर्थन प्रणाली का उपदेश देता था। आत्मा गुरु को विनम्र होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में वह अत्यंत अहंकारी था। 7 रत्न जड़ित स्कूल को विश्व का नंबर 1 सहायक संप्रदाय का दर्जा प्राप्त होने के कारण उसने अन्य सहायक प्रणालियों को तुच्छ समझा। महाद्वीप पर मौजूद स्पिरिट मास्टर परिवारों को कभी गंभीरता से नहीं लेते और पूरी तरह से अहंकारी रवैया प्रदर्शित करते हैं।
देन सेवन ट्रेजर बेस्ड स्कूल की किस्मत 5% कम हो जाती है। उसकी स्वयं की समर्थनात्मक शक्ति का प्रभाव 10% कमजोर हो जाता है और उसके संपर्कों और अवसरों का नेटवर्क काफी कम हो जाता है। जब निक फैंची का नाम और उन पर लगे आरोप पूरी तरह से सामने आए तो पूरा लोग वहां भी पूरी तरह से उबल पड़ा। सभी लोग अचंभित रह गए, उनके चेहरे विश्वास से भरे हुए थे। निक फैंगजी, दरअसल ये तो सेवन ट्रेजर बेस्ड स्कूल की स्कूल मास्टर नहीं है। दुनिया की नंबर 1 सहायता प्रणाली स्पिरिट मास्टर, शीर्ष स्तरीय सेवन ट्रेजर बेस्ड स्कूल के मार्गदर्शक क्या वे वास्तव में पाखंडियों की रैंकिंग में जगह बना पाए? ये कैसे संभव है? स्कूल मास्टर निंग हमेशा से ही विनम्र और सौम्य रहे हैं, जैसे कोई प्राचीन रत्न, और उन्होंने अक्सर कनिष्ठों की मदद की है। वे ऐसे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी लोग पूरी तरह से अचंभित थे। ज़ुबेन, लियुएलो, झाओ जी, फ्लेंडर और अन्य लोगों की तुलना में जो पहले रैंकिंग में दिखाई दे चुके थे। महाद्वीप पर निंग फैंची का रुतबा पद और प्रतिष्ठा पूर्ववर्ती व्यक्ति से कहीं अधिक थी। स्पिरिट मास्टर की दुनिया में उन्हें हमेशा एक विनम्र सज्जन और शीर्ष स्तरीय बलों के बीच सबसे दयालु और दूरदर्शी नाविक के रूप में पहचाना जाता था। लेकिन अब वह पाखंडियों की श्रेणी में ऊपर चढ़ चुका था। आकाश के आवरण ने उसके कई पाखंडी चेहरों को उजागर कर दिया था। यह ऐसी बात थी जिसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था। लेकिन समय के बीच जाने के बाद जब सभी ने स्काई कैनोपी के फैसले पर ध्यानपूर्वक विचार किया तो उन्हें धीरे-धीरे यह एहसास हुआ कि हर बात का एक आधार था। एक संप्रदाय प्रमुख के रूप में निंग फैंची ने विशाल सेवन ट्रेजर बेस्ड स्कूल का नेतृत्व किया। महाद्वीप की खतरनाक और अप्रत्याशित परिस्थितियों में कई वर्षों तक कुशलता से काम करने के बाद यदि वो वास्तव में एक साधारण विनम्र सज्जन होते तो वे संप्रदाय को इतना समृद्ध कैसे बना पाते? स्काई कैनोपी के परिचय के अनुसार तानसान के प्रति उनकी विभिन्न प्रकार की देखभाल, यदि कोई इस बारे में थोड़ा सोचे तो वास्तव में इसमें कुछ विचार विमर्श और गणना शामिल थी। शुरू से अंत तक ये सब सेवन ट्रेजर बेस्ड स्कूल के भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने के बारे में था। और सभी को तुरंत स्काई कैनोपी की पिछली व्याख्या याद आ गई कि यह सब मूल नियत प्रक्षेपवक्र था। जहां तक उन्हें पता था, मौजूदा स्थिति में काफी समय से नाटकीय रूप से बदलाव आ चुका था। तानसान स्पिरिट हॉल के पीछा करने में बुरी तरह उलझ गया था और वह अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। श्रेय के साथ शैतान अलग-अलग रास्तों पर चले गए थे और सेवन ट्रेजर बेस्ड स्कूल के साथ उनका लगभग कोई संपर्क नहीं था। निंग फैंची की बेटी निंग रोनरांग भी विद्या अकादमी में साधना कर रही थी। वो कभी भी तानसान से बंधी नहीं थी जैसा कि स्काई कैनोपी ने वर्णन किया था। भाग्य पहले ही बदल चुका था, इसलिए निंग फैंची ने अपने मूल नियत मार्ग पर नहीं चला था। तभी जाकर सभी को थोड़ा-थोड़ा होश आया और उन्हें एहसास हुआ कि यह तो सिर्फ एक ऐसे भविष्य का अनुमान था जो अभी तक हुआ ही नहीं था। डॉट 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 सेवन ट्रेजर बेस्ड स्कूल के अंदर निंग फैंगजी, जो पहले इस बात से खुश थे कि उनके संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति रैंकिंग में नहीं आया था और श्रेय के दुर्भाग्य पर मन ही मनाही भर रहे थे, जैसे ही उन्होंने स्काई कैनोपी पर अपना नाम देखा, उनका चेहरा तुरंत जम गया। उनकी सौम्य मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई, उसकी जगह विश्वास और शर्मिंदगी ने ले ली। उसके हाथ में मौजूद पंखा खट-खट की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया और वह वहीं जम गया। उसका चेहरा बारी-बारी से हरा और सफेद हो जाता था और उसके दिल में तूफानी लहरें उठने लगती थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह सचमुच पाखंडियों की सूची में ऊपर चढ़ जाएगा। वह हमेशा से अपने शब्दों और कार्यों में सतर्क रहे थे, लोगों के साथ विनम्रता से पेश आते थे और संप्रदाय और स्वयं की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में वह इतना चालाक और अवसरवादी पाखंडी साबित होगा। स्काई कैनोपी पर दिए गए हर फैसले ने एक संप्रदाय प्रमुख के रूप में उनकी स्वार्थ और वर्णनात्मक रवैये पर सटीक प्रहार किया। भले ही ये बातें अभी तक न घटी होती, फिर भी इनके सार्वजनिक होने से उनकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। उसके बगल में सॉडल चेंशन और बोन ने भी आकाश की छतरी को आश्चर्य से देखा, फिर निंग फैंगजी की ओर मुड़े, उनकी आंखों में जटिलता भरी हुई थी। वे कई वर्षों से निंग फैंची का अनुसरण कर रहे थे और यह अच्छी तरह जानते थे कि एक संप्रदाय प्रमुख के रूप में उनके कार्यों में अनिवार्य रूप से संप्रदाय के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मूल रूप से निर्धारित भविष्य में निंग फैंगजी के संचालन के तरीकों को स्काई कैनोपी द्वारा पाखंडी कृत्यों के रूप में परिभाषित किया जाएगा। निंग फैंगजी ने गहरी सांस ली और धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में दिख रही शर्मिंदगी गायब हो चुकी थी, केवल राहत और मुक्ति का भाव ही शेष रह गया था। सौभाग्यवश आकाश का आवरण नीचे उतर आया और भाग्य की दिशा पूरी तरह बदल गई। उन्होंने मूल नीति का अनुसरण नहीं किया और अपना सारा दांव तानसान पर लगा दिया। और नहीं उसने चापलूसी भरे ऐसे कृत्य किए थे। अब निंग रोनरांग विद्या अकादमी में सुरक्षित रूप से साधना कर रही थी और सेवन ट्रेजर बेस्ड स्कूल महाद्वीप के विवादों से बहुत दूर था, जिससे विद्या अकादमी जैसी शीर्ष स्तरीय शक्ति का समर्थन प्राप्त था। खुद को बचाने के लिए दूसरों के खिलाफ गणना करने या दूसरों से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार यह एक ऐसी चीज है जो कभी हुई नहीं, तो ठीक है। निंग फैंगजी ने मन ही मन फुसफुसाया। वो जमीन से पंखा उठाने के लिए झुका और धीरे से उस पर जमीन धूल को झाड़ दिया। उसके दिल में लगता हुआ पत्थर आखिरकार नीचे गिर गया। हालांकि इस रैंकिंग से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, लेकिन सौभाग्य से कुछ भी नहीं हुआ और सेवन ट्रेजर बेस्ड स्कूल ऐसी दुर्दशा में नहीं फंसा। यदि वह भविष्य में अपने शब्दों और कार्यों में सावधानी बरतेगा तो वह धीरे-धीरे इस तूफान को शांत कर सकता है। और महाद्वीप के लोग भाग्य बदल जाने के बारे में जानने के बाद धीरे-धीरे अपने समय से उबर गए। हालांकि चर्चाएं बंद नहीं हुई, लेकिन आलोचना कम और भावनाएं अधिक थी। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि हमेशा सौम्य और विनम्र रहने वाले निंग फैंची का भी भविष्य में ऐसा अज्ञात पहलू सामने आएगा। डॉट 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 ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन मुख्य हॉल के अंदर यू युवांजन का चेहरा अब उदास था, उसका शरीर बचे हुए क्रोध और शर्मिंदगी से घिरा हुआ था। लियुएलो पाखंडियों की सूची में ऊपर चढ़ गया और परिवार पूरे महाद्वीप के लिए हंसी का पात्र बन गया। इस अपमान का बोझ हमेशा उसके दिल पर बना रहा, जिससे उसके लिए इसे बुला पाना मुश्किल हो गया। जब भी वो बाहरी दुनिया के अफवाहों और गपशप के बारे में सोचता था तो उसे लगता था कि उसकी सारी इज्जत चली गई है और लियुएलो के प्रति उसकी नाराजगी थोड़ी और गहरी हो जाती थी। और जब आकाश की सुनहरी रोशनी गिरी और पाखंडी रैंकिंग में छठे स्थान पर निंग फैंगजी का नाम प्रमुखता से दिखाई दिया तो यू युवांजन की पुतलियां पहले से टूट गईं, फिर उनका तनावपूर्ण चेहरा थोड़ा शांत हो गया। उसके दिल में दबी हुई नाराजगी अचानक आधे से ज्यादा कम हो गई। जो दिल अब तक अंधेरे में लटका हुआ था, उसने भी आखिरकार राहत की सांस ली। उसने आकाश की छतरी पर निंग फैंची के विभिन्न निर्णयों को देखा और उसके होठों की कोने खलकी, अब जो घास में मुड़ गए। उनके मन में न तो कोई आश्चर्य था, बल्कि उन्हें थोड़ी सहमति भी महसूस हुई। यू युवांजन के विचार में निंग फैंगजी कभी भी वो सौम्य, विनम्र और षड्यंत्रों से मुक्त व्यक्ति नहीं था जैसा कि बाहर की अफवाहों में दावा किया गया था। ये व्यक्ति सेवन ट्रेजर बेस्ड स्कूल का प्रमुख था और महाद्वीप पर शीर्ष स्तरीय बल का संप्रदाय प्रमुख था। वह हमेशा से ही गहन चिंतन में लीन रहता था और गणना करने में माहिर था। विनम्र, शिष्ट और सौम्य होने का उनका सामान्य रूप, जो कि ज़ैद पत्थर के समान कोमल होता था, केवल एक मुखौटा था जिसे दुनिया को धोखा देने के लिए जानबूझकर छिपाया गया था। वो प्रमुख ताकतों के बीच घूमता रहा, दोनों पक्षों की भूमिका निभाता रहा और ऐसा प्रतीत होता था कि वो लोगों के साथ आत्मीयता का व्यवहार कर रहा है। वास्तव में उन्होंने हर चीज में संप्रदाय के हितों को प्राथमिकता दी और हर कदम की गणना की। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जो लाभदायक न हो, ऐसा व्यवहार मूलतः ही पाखंडी से भिन्न नहीं था। पहले रैंकिंग में केवल लियुएलो की शीर्ष पर थे और ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन को भी पूरे महाद्वीप की आलोचना और उपहास का सामना करना पड़ता था। इससे स्वाभिमानी युवांजन को बेहद अपमानित महसूस हुआ, फिर भी उसके पास अपनी भड़ास निकालने का कोई जरिया नहीं था। अब जबकि निंग फैंची जैसी हस्ती भी पाखंडियों की सूची में ऊपर चढ़ चुकी थी, तो तुलनात्मक रूप से लियुएलो की गलती उतनी स्पष्ट नहीं लग रही थी। ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन की शर्मिंदगी भी आधे से अधिक लोगों ने महसूस की। अब ये पूरे महाद्वीप में हंसी का पात्र बनने वाला एकमात्र स्रोत नहीं रह गया था। अध्याय 379 सातवां। यू युवांजन ने मन ही मन ठंडी सियाह भरी, उसकी निगाहें आकाश की छतरी पर पड़ी और उसने मन ही मन सोचा, यह आकाश छत्र निश्चित रूप से चीजों को स्पष्ट रूप से देखता है। इसने निंग फैंगजी का मुखौटा उतार दिया है। इसने दुनिया को यह भी स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी है कि सात रत्नों से सजी चमकदार स्कूल का ये संप्रदाय प्रमुख उतना ईमानदार और सम्माननीय नहीं है जितना वो सतह पर दिखाई देता है। वह हमेशा से जानता था कि निंग फैंची के विनम्र व्यवहार के पीछे उपयोगितावाद और अहंकार की गहरी भावना छिपी हुई है। अब जबकि स्काई कैनोपी द्वारा इसे सार्वजनिक कर दिया गया है, इसे उचित दंड माना जा सकता है। जब युवांजन के दिल की चिंता आखिरकार शांत हो गई, तो उसके आसपास का बलदाव काफी कम हो गया और उसने अपने बगल में खड़े कबीले के लोगों को जो नजर से देखा, वह पहले की तरह उदास नहीं थी। कम से कम अब निंग फैंची और सेवन ट्रेजर बेस्ड स्कूल के साथ होने से ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन पर दबाव काफी कम हो गया था। डॉट 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 बेदिपा अकादमी के अंदर आध्यात्मिक शक्ति उमड़ रही थी। अधिकांश लोग अपने अपने प्रशिक्षण स्थलों में लगन से साधना कर रहे थे, जबकि निंग रोनरांग, दुयान, ये लिंग और झुकी के साथ साधना से प्राप्त निहारी अंतर्दृष्टियों को व्यवस्थित कर रही थी। नौ रत्नों से सजी चमकदार टाइलों वाले पैगोडा से निकलने वाला एक धुंधला नौ रंगों का प्रभामंडल अभी भी उसके चारों ओर मंडरा रहा था। स्काई कैनोपी द्वारा पाखंडी रैंकिंग की घोषणा के बाद से ही डॉलर महाद्वीप लगातार उथल-पुथल में था। समूह के लोग अपनी साधना में मिले विराम का फायदा उठाकर बाहरी रैंकिंग में हो रहे बदलावों के बारे में बातचीत कर रहे थे। हालांकि आकाश में अचानक से आई सुनहरी रोशनी ने पल भर में आनंद की शांति भंग कर दी। भाग्य का विशाल दबाव आकाश से उतरा और पूरी विद्या अकादमी को अपने आलिंगन में ले लिया। अकादमी में सभी ने एक साथ अपने कार्य रोक लिए और ऊपर आकाश की ओर देखने लगे। जब बड़े अक्षर पाखंडी रैंकिंग में छठा स्थान निंग फैंगजी पूरी तरह से प्रकट हुए और आकाश छत पर निंग फैंची के संबंध में विभिन्न निर्णय स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। निंग रोनरांग के चेहरे पर जो शांतिपूर्ण भाव थे, वे पल भर में कठोर हो गए। वो बिजली गिरने की तरह वहीं जड़बड़ खड़ी रह गई। पिता
उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज नियंत्रित रूप से कांप रही थी। उसकी पहले से साफ आंखें पल भर में सदमे और विश्वास से भर गईं। इसके तुरंत बाद उसके दिल में गहरे दुख और शोक की भावना उमड़ आई और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। निंग रोंगरांग के दिल में उनके पिता निंग फेंजी हमेशा से एक सौम्य, सभ्य और ईमानदार सज्जन व्यक्ति रहे थे। सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल के संप्रदाय प्रमुख के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन संप्रदाय की रक्षा करने और अपने कबीले के लोगों को आश्रय देने में लगा दिया था। वो उसे बेहद प्यार करता था और दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसके प्यारे पिता का नाम वास्तव में उस पाखंडी रैंकिंग में आ जाएगा जिससे हर कोई नफरत करता है। एक पल के लिए निंग रोंगरांग का दिमाग उथल-पुथल में था। उसका दिल भ्रम और हानि से भरा हुआ था। वो ये भी सोचने लगी, क्या उसके पिता की सामान्य कोमलता और विनम्रता वास्तव में एक दिखावा हो सकती है? क्या वर्षों से उसके पिता का समर्पण दुनिया की नजरों में महज सोची समझी स्वार्थपरक कार्रवाई थी? पास ही मौजूद दुबुयान, ये लिंग और झुकी हुई स्काई कैनोपी पर मौजूद सामग्री को देखकर स्तब्ध रह गईं। उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। वे हर दिन निंग रोंगरांग के साथ बिताते थे और स्वाभाविक रूप से निंग फेंजी के चरित्र को जानते थे। उन्होंने ये भी समझा कि 7 रत्नों से सजी चमकदार टाइलों के स्कूल के इस संप्रदाय प्रमुख ने संप्रदाय में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अचानक सूची में उसका नाम देखकर वे भी उतने ही चौंक गए। लेकिन निंग रोंगरांग की हताश और उदास शक्ल देखकर उन तीनों ने तुरंत होश संभाला। जल्दी से उसके चारों ओर जमा हो गए और उसे धीरे से समझाने लगे। दुबुयान ने सबसे पहले निंग रोंगरांग के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। रोंगरांग, उदास मत हो। आकाश की छत पर दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान से देखो। यहाँ सब कुछ नियत मार्ग है। ये वो चीजें जो अभी तक घटित नहीं हुई हैं, न कि वो चीजें जो वास्तव में अभी घटित हो रही हैं। ये लिंग ने भी जल्दी से सिर हिलाया और धीरे से कहा, ये सही है। सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल के संप्रदाय प्रमुख के रूप में और पूरी तरह से आध्यात्मिक गुरुओं से बनी सहायक प्रणाली के साथ उनकी अपनी युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर है। इस महाद्वीप पर जहां बलवान कमजोरों का शोषण करते हैं, संप्रदाय को बचाने के लिए विभिन्न शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना ही एकमात्र उपाय है। ये बेबस उपाय है। भला ही कैसे वो पाखंड हो सकते हैं जिसका दावा स्काई कैनोपी करता है। महाद्वीप पर स्थिति खतरनाक है और स्पिरिट हॉल हमेशा से ही ऊपरी तीन संप्रदायों पर लालच भरी नजर रखता आया है। अगर स्कूल मास्टर निंग चतुर न होते और उन्होंने संप्रदाय के लिए पहले से योजना न बनाई होती, तो वे सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल की रक्षा कभी नहीं कर पाते। ये संप्रदाय प्रमुख होने का दायित्व है, न कि किसी भी प्रकार का सोची समझी स्वार्थपरक कार्रवाई। हालांकि झूठी कम बोलती थी, लेकिन उसकी शब्द सच्चे थे और हर वाक्य सटीक था। उन तीनों ने बारी-बारी से बात की, धैर्यपूर्वक निंग रोंगरांग का मार्गदर्शन किया और लगातार उसकी भावनाओं को समझने में उसकी मदद की। इसके अलावा स्काई कैनोपी ने लंबे समय से कहा है कि जब से ये डोलवो महाद्वीप पर उतरा है, भाग्य पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ बताई गई बातें अब कभी नहीं होंगी। भविष्य में क्या होगा, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इसलिए जो चीजें अभी तक घटी नहीं है, उनके बारे में इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों के समझाने पर निंग रोंगरांग की शांत भावनाएं धीरे-धीरे शांत हो गईं। उसने कई गहरी सांसें ली, खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया, स्काई कैनोपी पर मौजूद सामग्री को फिर से देखा और सभी के शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। जी हाँ, ये तो सिर्फ मूल रूप से निर्धारित भविष्य का एक अनुमान है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। उनके पिता ने सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल और संप्रदाय के अनगिनत सदस्यों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। उसने जो कुछ भी किया वह सुरक्षा के लिए किया, न कि स्काई कैनोपी द्वारा दावा किए गए निवेश और गणना के लिए। इसके अलावा अब वह भी दीपक अकादमी में थी, जिसकी अध्यक्षता दीन जो कर रहे थे और अकादमी की ताकत महाद्वीप में बेजोड़ थी। यहाँ तक कि देवलोक के 5 महान देवराज भी उसके सामने टिक नहीं पाए। बिग दीपक अकादमी लंबे समय से सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल के लिए सबसे मजबूत समर्थन बन चुकी थी। उसके पिता को अब उस तरह का होने की जरूरत नहीं थी जैसा कि नियति ने मूल रूप से तय किया था। भरोसा हासिल करने के लिए, जानबूझकर तानसेन की जरूरतों को पूरा करने और उस पर निर्भर रहने के लिए उसे संप्रदाय के अस्तित्व के लिए अपने दिल के खिलाफ चुनाव करने की जरूरत नहीं थी। तानसेन के बारे में सोचते ही निंग रोंगरांग की आंखें पल भर में ठंडी पड़ गईं और उसके दिल में प्रतिरोध और लगाव की गहरी भावना उमड़ पड़ी। इस दौरान स्काई कैनोपी ने लगातार पाखंडी रैंकिंग की घोषणा की थी और श्रेष्ठ अकादमी के फ्रेंड झाओ जी और लियू लगभग सभी इस सूची में शामिल थे। सभी के पाखंडी चेहरे का पर्दाफाश हो गया था। और टैनसान, श्रेष्ठ सेवन देवल्स के केंद्र के रूप में स्पिरिट हॉल द्वारा पूरी ताकत से शिकार किया जा रहा था। उसके शरीर से भारी शत्रुता निकल रही थी और उसके काले निर्दय थे। किसी को नहीं पता था कि वह अपने दिल में किस तरह की योजनाएं छिपा रहा था। निंग रोंगरांग की राय में तानसेन किसी भी तरह से अच्छा व्यक्ति नहीं था। ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग करना निसंदेह एक बात से उसकी हार मानने जैसा था। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि अंततः ही सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल के लिए किस तरह की आपदा लाएगा। इसके अलावा तानसेन से संबंधित लगभग सभी लोग पाखंडी रैंकिंग में शामिल थे। ये दिखाने के लिए काफी था कि लोगों का ये समूह उतना दयालु नहीं था जितना वे सही तौर पर दिखाई देते थे। सौभाग्य से अब दीपक अकादमी के संरक्षण के साथ भाग्य को फिर से लिखा जा चुका था। उसके पिता तानसेन से पूरी तरह अलग-थलग थे और श्रेय के झगड़ों से बहुत दूर थे। अब उसे नियति द्वारा निर्धारित उस सहाय मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं थी। इन सब बातों पर विचार करते हुए निंग रोंगरांग के दिल में मौजूद हानि और दुख पूरी तरह से दूर हो गए और उसकी आंखों की पुरानी चमक वापस आ गई। उसने अपने बगल में बैठे साथियों की ओर देखा और कृतज्ञता भरी मुस्कान प्रकट की। आप सभी का धन्यवाद, मैंने इसका हल निकाल लिया है। मुझे वास्तव में एक काल्पनिक भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। निंग रोंगरांग को पूरी तरह से निश्चिंत देखकर दुबुयान और अन्य दोनों ने भी राहत की सांस ली। समूह ने रैंकिंग पर ध्यान देना बंद कर दिया और इसके बजाय खेती पर अपनी चर्चा जारी रखी और आंगन में फिर से शांति छा गई। और इस समय पूरे डोलवो महाद्वीप की निगाहें अभी भी आकाश की छतरी पर टिकी हुई थी। निंग फेंजी का नाम सूची में आने से जो सदमा लगा था, वह अभी तक कम नहीं हुआ था। बूम बूम बूम। आकाश के आवरण का सुनहरा प्रकाश एक बार फिर प्रज्वलित हुआ और पहले से कहीं अधिक भव्य और भारी आभा फैल गई। पाखंडियों की रैंकिंग में 5वां स्थान आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया। अध्याय 380 सर्वोच्च धर्माध्यक्ष बीबी डोन का नाम सूची में। पाखंडियों की सूची 5वां स्थान। पात्र बीबी डोन। पहचान स्पिरिट हॉल के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष, जुड़वां आत्माओं के स्वामी। पाखंड का कारण 1. प्रतिशोध को तानाशाही का बहाना बनाना। वो स्पिरिट हॉल के भ्रष्ट नियमों को तोड़ने, पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और स्पिरिट मास्टर्स के लिए समानता का संसार स्थापित करने का दावा तो करती है, लेकिन वास्तव में उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। डोलवो महाद्वीप को एकजुट करने के लिए वह अत्यंत क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करती है, विरोधियों का नरसंहार करती है और निर्दोष संप्रदाय को नष्ट करती है। यहाँ तक कि अपनी ही बेटी ज्ञान रेनेक्सू का इस्तेमाल और बलिदान भी करती है, पारिवारिक स्नेह को सत्ता हथियाने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। 2. प्रेम में डूबी और भविष्य के खतरे को जन्म देती हुई युशियाओगा के प्रति अपने जुनूनी प्रेम में बुरी तरह फंसी होने के कारण वह खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रही है। पुराने प्यार की इस वास्तविक कल्पना के कारण उसने बार-बार श्रेय अकादमी और तानसेन पर दया दिखाई है। स्पिरिट हॉल की सर्वोच्च धर्माध्यक्ष होने के नाते उसके फैसले प्रेम संबंधों से प्रभावित होते हैं, जो अंततः भविष्य के खतरे को जन्म देते हैं और उसकी अपनी विफलता की नींव रखते हैं। दंड आध्यात्मिक शक्ति की प्रगति की गति 5% कम हो गई है। आत्मा की स्थिरता में काफी कमी आई है और डोलवो महाद्वीप को एकजुट करने की महत्वाकांक्षा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। जब बीबी डोन का नाम और उसके अपराध पूरी तरह से उजागर हुए, तो पूरा डोलवो महाद्वीप पल भर में सन्नाटे में डूब गया। फिर अभूतपूर्व हंगामा मच गया। इस नतीजे से हर कोई हैरान था। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि सर्वोच्च धर्माध्यक्ष, जो पूरे डोलवो महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व रखती थी और सबसे शक्तिशाली शक्ति स्पिरिट हॉल की बागडोर संभाले हुई थी, वास्तव में पाखंडियों की सूची में शामिल होंगी और उनकी रैंकिंग तो निंग फैंटेसी से भी ऊपर थी। लेकिन थोड़े समय के सदमे के बाद महाद्वीप के आध्यात्मिक गुरुओं ने ज्ञानोदय की अभिव्यक्ति प्रकट की। बीबी डोन का नाम सूची में होने पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिरकार इन वर्षों में स्पिरिट हॉल की महत्वाकांक्षाएं दुनिया भर में सभी को ज्ञात थी। बीबी डोन के निरंतर युद्ध, संप्रदायों का विनाश और निर्दोषों को हानि पहुंचाने से स्वर्ग और मनुष्यों का क्रोध बहुत पहले ही भड़क उठा था। उसने एक समतावादी विश्व की स्थापना के बारे में उपदेश दिए, लेकिन वास्तविकता में उसने तानाशाही का अभ्यास किया। इसके अलावा उसने पुरानी भावनाओं के कारण बार-बार तानसेन को जाने दिया। ये सभी हरकतें स्काई कैनोपी द्वारा उसे पाखंडी मानने के फैसले से पूरी तरह मेल खाती हैं। तो ये स्पिरिट हॉल की सर्वोच्च धर्माध्यक्ष बीबी डोन है। हालांकि ये चौंकाने वाला है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान से विचार करें तो ये बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। बिल्कुल सही, वह न्याय के नाम पर तरह-तरह के क्रूर काम करती है और अपनी बेटी का भी इस्तेमाल करती है। अगर वह पाखंडी नहीं है, तो फिर कौन है? सर्वोच्च धर्माध्यक्ष होने के नाते वो अपने प्रसंगों में उलझी रहती है, जिससे तानसेन को खत्म करने के बजाय वही छिपे हुए खतरे के रूप में रह जाता है और अंततः भविष्य के खतरे को जन्म देता है। इस सूची का निर्णय बहुत सटीक है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ समय के लिए बीबी डोन और स्पिरिट हॉल को लेकर होने वाली चर्चाएं पूरे महाद्वीप में फैल गईं। स्पिरिट हॉल की पहले से ही खराब प्रतिष्ठा एक बार फिर और भी बुरी तरह गिर गई। स्पिरिट हॉल से जुड़ी कई छोटी शक्तियां डरने लगी और चुपके से स्पिरिट हॉल से अलग होने की योजना बनाने लगी। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के भीतर स्थित स्पिरिट हॉल। वातावरण बेहद ठंडा था। बेबी डोन भव्य वस्त्र पहने हुए पोप के सिंहासन पर सीधी बैठी थी और उनके शरीर से एक भयानक दबाव निकल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम पाखंडियों की सूची में देखा, उसका शांत गरिमापूर्ण चेहरा पल भर में क्रोध से भर गया और उसके चेहरे के भाव बेहद बदसूरत हो गए। धत तेरी की। वह अचानक खड़ी हो गई। उसकी आध्यात्मिक शक्ति हिंसक रूप से उमड़ पड़ी और एक भयानक आभा प्रकट हुई, जिससे पूरा सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल कांप उठा। हॉल के भीतर मौजूद सभी और स्पिरिट हॉल के दूत जमीन पर लेट गए, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। बीबी डोन ने अपनी महत्वाकांक्षा को कभी नहीं नकारा। वो डोलवो महाद्वीप को एकजुट करना और सभी न्याय को उखाड़ फेंकना चाहती थी।
लेकिन वो स्काई कैनोपी द्वारा उसे पाखंडी करार दिए जाने को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उससे भी कम वो यूशियाओगा के प्रति अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से उजागर होने और पूरे महाद्वीप में हंसी का पात्र बनने को बर्दाश्त कर सकती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की कि यह जुनून स्काई कैनोपी के लिए उसे आंकने का बहाना बन जाएगा और उस पर भविष्य के खतरे को घोषित करने का भी आरोप लगाया गया, जिससे सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के रूप में उसके सभी निर्णय नकार दिए गए। और स्काई कैनोपी द्वारा दी गई सजा को देखकर बीबी डोंग का क्रोध और भी तीव्र हो गया। उसकी आंखों में हत्या का इरादा उमड़ रहा था। आध्यात्मिक शक्ति की प्रगति में कमी, अस्थिर आत्मा, अपनी ताकत बढ़ाने और डॉलू महाद्वीप को एकजुट करने के लिए दृढ़ संकल्प उसके लिए ये निसंदेह एक घातक झटका था। इसका मतलब यह था कि अगर वह भविष्य में अपने क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल करना चाहती है तो उसे कई गुना अधिक प्रयास करना होगा। अगर वह थोड़ी सी भी लापरवाही करती है तो उसे विचलन का सामना भी करना पड़ सकता है और डॉलू महाद्वीप को एकजुट करने की उसकी योजना और भी मुश्किल हो जाएगी। धिक्कार है, सचमुच धिक्कार है। बीबी डोंग ने अपने दांत पीस लिए। स्काई कैनोपी के प्रति उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था, फिर भी वह असहाय थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि आकाश की शक्ति रहस्यमय और अथाह है। भले ही उसके पास स्पिरिट हॉल में अपार शक्ति थी, फिर भी वह उसका विरोध करने में असमर्थ थी। उपासना कक्ष के भीतर कियान दाओयू चुपचाप बैठा रहा, बाहर आकाश की छतरी की हलचल को महसूस करता रहा और बेबी डोंग का नाम पाखंडियों की सूची में देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय उसने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में राहत की झलक दिखाई दी और उसने चुपके से राहत की सांस ली। उनके विचार में बीबी डोंग के मन में हमेशा से महत्वाकांक्षा और निजी भावनाएं दोनों ही थी। उसके कृत्य निर्मम थे, फिर भी निर्णायक थे, जो प्रेम संबंधी उलझनों से बाधित थे। उसके कर्म पूरी तरह से पाखंडी कहलाने के योग्य थे और बेबी डोंग को मिली कड़ी सजा को देखकर कियान दाओयू के मन में और भी ज्यादा गणनाएं चल रही थी। बेबी डोंग हमेशा से महत्वाकांक्षी थी, पूजा कक्ष से अलग थलग थी और हर मोड़ पर कियान को स्पिरिट हॉल पर नियंत्रण करने से रोकती थी। अब उसे सजा मिल चुकी थी और उसकी ताकत में सुधार की राह रुक गई थी। उसकी अपनी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब थी और वह कियान के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं बन सकती थी। इससे उन्हें अपनी पोती कियान के लिए मार्ग प्रशस्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे। उसकी शक्ति को स्थिर करने में उसकी मदद करना, देवदूत देवता पद को सफलतापूर्वक प्राप्त करना और संपूर्ण आत्मा कक्ष पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। कियान दाओयू की आंखों में थोड़ी सी निश्चितता झलक उठी और उसे बीबी डोंग के भाग्य के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। उसे बस यही लगा कि उसने ये सब खुद ही अपने ऊपर थोपा है। इसी बीच लू शियाओ अपनी आंखें बंद करके और अपनी सांसों को समायोजित करते हुए डोलू महाद्वीप के आकाश आवरण की गतिविधियों को महसूस कर रहा था। जब से स्काई कैनोपी ने पाखंडियों की सूची खोली है, तब से ज़ू बेन, लियो एलोंग, झाओ वुजी, फ्लैंडर, निक फैंटेसी और बीबी डोंग एक के बाद एक नाम सामने आते रहे हैं। ये सूची लगभग वैसी ही थी जैसी उसने अपने मन में अनुमान लगाई थी। बीबी डोंग का नाम सूची में आने पर लू शियाओ को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। इन सभी लोगों के कार्यों में पाखंड के तत्व मौजूद थे, इसलिए सूची में उनका नाम आना अपरिहार्य था। उसने अपनी उंगलियों को हल्के से थपथपाया, उसकी आंखों में चंचलता की एक झलक दिखाई दी और उसके मन में अगली सूची के उत्तर पहले से ही मौजूद थे। शीर्ष 5 पाखंडियों ने पहले ही पूरे महाद्वीप में भयावह लहरें पैदा कर दी थी और बाकी बचे शीर्ष 4 नाम बीबी डोंग से भी ज्यादा चौंकाने वाले थे और उनकी पहचान तो और भी ज्यादा आश्चर्यजनक थी। लू शियाओ ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और डोलू महाद्वीप की दिशा में देखते हुए मन ही मन सोचा कि जब शेष नाम एक करके सामने आएंगे तो शायद यह और भी दिलचस्प हो जाएगा। और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के भीतर यू युवांशी ने बीबी डोंग का नाम सूची में आते देखा और लियो एलोंग का नाम सूची में आने के कारण उसके मन में दबा हुआ संतोष काफी हद तक दूर हो गया। उसे राहत महसूस हुई। उनके विचार में बीबी डोंग ने देखा और उसने ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन कबीले का सफाया कर दिया था। अब जबकि आकाशमंडल द्वारा उसे पाखंडी करार दिया गया और उसे स्वर्गीय दंड भुगतना पड़ा, तो ये पूरी तरह से उचित था। इसके अलावा निक फैंची और बीबी डोंग जैसी हस्तियां भी पाखंडियों की सूची में शामिल थी। सूची में लियो एलोंग का नाम आना उतना उल्लेखनीय नहीं लगा और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन पर दबाव काफी कम हो गया। सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल के भीतर निक फैंची ने आकाश के गुंबद पर बेबी डोंग का नाम देखा। उनका चेहरा शांत था और उन्होंने हल्की स्वर में बात की। स्पिरिट हॉल की महत्वाकांक्षा राक्षसी है और बेबी डोंग के कृत्य निर्दयी हैं। स्काई कैनोपी द्वारा पाखंडी करार दिया जाना उचित है। श्री अकादमी की तरफ यू शियाओगा को पता चला कि बेबी डोंग का नाम उसकी वजह से सूची में आया है और उसका दिल मिली जुली भावनाओं से भर गया, जो जटिल और व्याख्या करने में मुश्किल थी। फ्लैंडर, झाओ वुजी, लियो एलोंग और अन्य लोग भी लगातार आगे बढ़ते रहे। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट हॉल के ये सर्वोच्च धर्माध्यक्ष, जिनसे उन्हें यही शिकायतें थी, अंततः उन्हीं की तरह उसी स्थिति में आ जाएंगे। बेबी डोंग का नाम सूची में आने के बाद पूरा महाद्वीप एक बार फिर से बेबी की चर्चाओं में डूब गया। विभिन्न ताकतों के अलग-अलग विचार थे। कुछ ने उपहास उड़ाया, कुछ मन ही मन खुश हुए और कुछ सतर्क रहे। और आकाश के ऊपर आकाश की सुनहरी रोशनी अभी भी शानदार थी, रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। पाखंडियों की सूची में शीर्ष 4 उम्मीदवारों के नाम एक करके सामने आने वाले थे। एक बड़ा तूफान चुपचाप पनप रहा था, जो जल्दी पूरे डोलू महाद्वीप में तबाही मचाने वाला था। सभी ताकतें और सभी शक्तिशाली संगठन अपनी सांसें थामे हुए थे, दुनिया के सामने आने वाले अगले नामों का इंतजार कर रहे थे। अध्याय 381 देवदूत का धूल में मिल जाना। आकाश में आकाश की छतरी का सुनहरा प्रकाश अभी 9 स्वर्गों के ऊपर छाया हुआ था और रैंकिंग सूची में बीबी डोंग के आने से कोलाहल की लहर पूरे महाद्वीप में तेजी से फैल रही थी। शोरगुल के बीच सभी ने कुछ न कुछ देखा। आकाश के भीतर गहराई में फैली सुनहरी रोशनी धीरे-धीरे अधिक सघन रूप से छटपटा रही थी। नियति से उत्पन्न होने वाला वह दबाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। महाद्वीप भर में मौजूद स्पिरिट मास्टर्स ने एक-एक करके अपने मुंह बंद कर लिए, ऊपर की ओर देखा और अपनी सांस रोक ली। अगले ही पल सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ, बड़े-बड़े अक्षर आकाश में छा गए और पाखंडियों की रैंकिंग में चौथा स्थान एक गर्जना के साथ प्रकट हुआ। पाखंडियों की रैंकिंग चौथा स्थान। चरित्र कियान रेनिक्सियो। पहचान स्पिरिट हॉल के युवा स्वामी, देवदूत ईश्वर की दिव्यता के उत्तराधिकारी, 6 अंकों वाले देवदूत मार्शल की धारक। पाखंड का कारण एक प्रसिद्धि के लिए दुनिया को धोखा देते हुए लंबे समय तक देश बदलते रहना, स्पिरिट हॉल पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए युवराज बनकर हेवन दो साम्राज्य में घुसपैठ की। ज़ू किन्हे ने लगभग 20 वर्षों तक हेवन दो शाही परिवार, दरबारी अधिकारियों और आम लोगों को धोखा दिया। पाखंडी चेहरे, निर्मम हृदय और पूरी तरह से बेईमानी के साथ सिंहासन हथिया लिया। 2 भावनात्मक रूप से कमजोर, जिम्मेदारी का त्याग, देवी बनने के बाद उसे पूर्ण लाभ प्राप्त था और वह महाद्वीप को एकजुट करने के लिए स्पिरिट हॉल की नींव रखने के लिए तानसेन को आसानी से मार सकती थी, लेकिन उसने व्यक्तिगत भावनाओं के कारण जानबूझकर उस पर नरमी बरती, जिससे स्पिरिट हॉल, एंजल टेंपल और पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया और अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दिया, जिसे बेवफा और माता-पिता के प्रति अनादर कहा जा सकता है। दंड 1 महीने के लिए साधना रहेगी, कुल आध्यात्मिक शक्ति 10% कम हो जाएगी और देवदूत दिव्य विचार को समझने का स्तर स्थायी रूप से 5% कम हो जाएगा। जब आकाश में कियान रेनिक्सियो शब्द प्रकट हुए तो पूरा महाद्वीप एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। इस बार का झटका उतना ही था जितना कि निक फैंची और बेबी डोंग के नाम एक के बाद एक सूची में आने पर लगा था। कियान रेनिक्सियो कौन है? वो स्पिरिट हॉल की सच्ची गौरवशाली स्वर की पुत्री है। महाद्वीप में युवा पीढ़ी की मान्यता प्राप्त सर्वोच्च योग्यता, दैवीय पद की उत्तराधिकारी, 6 अंकों वाला देवदूत मार्शल आत्मा। इससे पहले वह मार्शल सोल रैंकिंग, टैलेंट रैंकिंग और जीनियस लिस्ट में शीर्ष पर थी और अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स के दिलों में एंजल और जीनियस का पर्याय थी। दुनिया की नजरों में वो जन से कुलीन, प्रतिभा में अद्वितीय, हृदय से स्थिर और देवदूत ईश्वर की चुनी हुई थी। उन्हें पाखंडी शब्द से जोड़ना किसी भी तरह से संभव नहीं था। कुछ देर तक गुंजन महसूस होने के बाद आसमान में एक जोरदार कोलाहल गूंज उठा। कियान रेनिक्सियो, स्पिरिट हॉल वाली वो लड़की, क्या उसका नाम भी सूची में है? 20 वर्षों तक सूची में के बीच में रही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय हेवन दो साम्राज्य में इतनी अराजकता थी, पता चला कि इसके पीछे वही थी। सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि देवी बनने के बाद भी उसने तानसेन पर नरमी बरती। वो आसानी से जीत सकती थी, लेकिन उसने हारने पर जोर दिया। अगर यह प्रेम में ग्रस्त नहीं है तो और क्या है? एंजल मार्शल सोल, इसे सबसे पवित्र आत्मा के रूप में प्रचार किया जाता है, फिर भी इसका स्वामी भी एक पाखंडी है जिसका दिमाग भावनाओं से भर गया है। पहले लोग कहते थे कि बीबी डोंग प्यार में पागल है, लेकिन अब लगता है कि मां और बेटी एक ही जैसी हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स अचंभित रह गए, विशेषकर युवा स्पिरिट मास्टर्स जो कभी कियान रेनिक्सियो की पूजा करते थे और उन्हें अपनी साधना का लक्ष्य मानते थे, उनके विश्व दृष्टिकोण चकनाचूर हो गए। पवित्र देवदूत का लबादा टुकड़े-टुकड़े हो गया, जिससे केवल एक घुसपैठे का पाखंड और प्रेम में डूबी एक महिला की बेटी हरकतें ही सामने आई। इस भारी विरोधाभास ने महाद्वीप पर मौजूद सभी लोगों को लंबे समय तक चैन से बैठने नहीं दिया। वो की सर्वोच्च महल के अंदर बेबी डोंग मूल रूप से अपने दिल में गुस्से को दबा रही थी, लेकिन जब आकाश में कियान रेनिक्सियो शब्द दिखाई दिए, उसकी ठंडी आंखें अचानक से खुल गईं और उसके चेहरे पर एक बार फिर वास्तविक आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। उसने हर चीज का हिसाब लगा लिया था, निक फैंची के बारे में भी अनुमान लगाया था और खुद के बारे में भी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कियान रेनिक्सियो भी पाखंडियों की सूची में शामिल हो जाएगी और उसकी रैंकिंग तो उसकी अपनी रैंकिंग से भी ऊंची होगी। स्काई कैनोपी पर दिया गया फैसला उसकी आंखों के सामने शब्द दोहराया। ज़ू किन्हे का वेश धारण करना, तानसेन के प्रति नरमी बरतना, पारिवारिक जिम्मेदारियों को त्याग देना। बीबी डोंग के होठों के कोने पर धीरे-धीरे ठंडी और व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। प्रेम में डूबा एक मूर्ख। तानसेन के लिए वो स्पिरिट हॉल के महान उद्देश्य की भी अवहेलना कर सकती है। कितनी बेशर्म है। वो और कियान रेनिक्सियो हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे थे और मां बेटी अजनबियों की तरह थी।
लेकिन अब तानसेन की वजह से कियान रेनेक्सी को सूची में देखकर और उसे इतनी भारी सजा मिलते देखकर बेबी डोंग के दिल में एक बहुत ही जटिल भावना उमड़ पड़ी। वहां तिरस्कार और उपहास दोनों थे, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में थोड़ी झुंझलाहट भी थी जिसे वह खुद भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। वह खुद यू शाओगा के कारण मुश्किल में पड़ गई और कियान रेनेक्सी तानसेन की वजह से लड़खड़ा गई। मां और बेटी दोनों ही श्रेय के उस गुरु शिष्य की जोड़ी के हाथों मारी गई। दन पर दोबारा गौर करें, साधना में ठहराव, आध्यात्मिक शक्ति का कमजोर होना, देवदूत दैवीय चिंतन में गिरावट। इसका मतलब यह था कि कियान रेनेक्सी के देवता बनने के सुगम मार्ग में अचानक अनगिनत बाधाएं आ गई। इस विचार के साथ ही बीबी डोंग की आंखों की गहराई से अचानक एक घना निर्भीक हत्यारा यादव फूट पड़ा। तानसेन, तुम फिर से आ गए। शुरू में वह तानसेन को केवल एक खतरे के रूप में देखती थी और उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती थी, लेकिन अब तानसेन ने न केवल उसकी योजनाओं को बाधित किया बल्कि कियान रेनेक्सी को भी फंसा दिया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और उसके दाव हृदय को चोट पहुंची। भविष्य में चाहे जो भी मोड़ आए, इस व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होगी। तलाशी की तीव्रता बढ़ाएं, अगर तानसेन और शियाओ का पता चल जाए तो निर्देश मांगने की कोई जरूरत नहीं, देखते ही उन्हें मार डालो। इसके अतिरिक्त दो उपाधिधारी दलों को गुप्त रूप से पूजा कक्ष की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए तैनात करो। मैं देखना चाहता हूं कि कियान दाओयू क्या करेगा। जैसे ही कठोर व्यवस्था कायम हुई, पोपी सर्वोच्च महल में हत्या का इरादा लगभग साकार हो उठा। उपासना कक्ष में जैसे ही कियान दाओयू ने कियान रेनेक्सी का नाम देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके आसपास का अंतरिक्ष थोड़ा सा मुड़ गया। अगले ही पल वह न केवल आश्चर्यचकित नहीं हुआ बल्कि उसने राहत की एक लंबी सांस ली। बेबी डोंग को दंडित किए जाने और उसकी प्रतिष्ठा में आई भारी गिरावट से कियान रेनेक्सी को अब कोई बाधा नहीं आ रही थी। हालांकि कियान रेनेक्सी का नाम अब सूची में आ गया था, लेकिन इसे तानसेन के सबसे बड़े छिपे हुए खतरे के रूप में पूरी तरह से उजागर हो गया था। ये सचमुच तानसेन है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जुए के देवी बनने के मार्ग में बाधा डालने की। कियान दाओयू को आकाश तक के फैसले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, चाहे वह पाखंडी हो या नहीं, उनकी नजर में उनकी पोती के ईश्वरीय पद से कहीं कम महत्वपूर्ण था। लेकिन सजा की प्रकृति को देखकर उसका चेहरा तुरंत उतर गया। एक महीने से साधना रुकी हुई है, आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो गई है, देवदूत की दिव्य विचार क्षमता में गिरावट आई है। कियान रेनेक्सी पहले से ही टाइटल दौड़ में सफलता हासिल करने के महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। इस सजा ने उसकी आत्मसफलता को हवा में गायब कर दिया। धिक्कार है। कियान दाओयू ने एक दिव्य शक्ति का दबाव उत्सर्जित किया और पूरा पूजा कक्ष थोड़ा कांप उठा। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक एंजल गॉड पद की रक्षा की थी और कियान रेनेक्सी उनकी एकमात्र आशा थी। अब तानसेन ने बार-बार अपनी पोती के भविष्य को बर्बाद कर दिया था। अगर इसे सहन किया जा सकता है, तो और क्या नहीं किया जा सकता। तानसेन, मैं असल में तुम्हें अंत तक अपने पास रखना चाहता था। अब ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी हड्डियों को पीसकर दूध बना देना चाहिए और राख को पहले ही बिखेर देना चाहिए ताकि इस समस्या की जड़ को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। अब उसे किसी भी साजिश या महाद्वीप की संरचना की परवाह नहीं थी। जो भी सोए का रास्ता रोकने की हिम्मत करेगा, उसे मरना होगा। देवदूत मंदिर के भीतर गहराई में दिव्य प्रकाश ढूंढ रहा था। कियान रेनेक्सी पालथी मारकर बैठी थी, उसकी 6 पंखों वाली देवदूत मार्शल आत्मा धीरे-धीरे उसके पीछे फैल रही थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह उपाधि प्राप्त डॉलू बनने से बस एक कदम दूर थी। उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया, मानो वह अंतिम बाधा को पार करने ही वाली थी। ठीक इसी क्षण भाग्य की एक अदृश्य शक्ति आकाश से उतरी और उस पर बुरी तरह से टकरा गई। पफ! कियान रेनेक्सी ने अचानक मुंह से खून थूक दिया और उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति पर भर में अस्त-व्यस्त हो गई। टाइटल डॉलू बैरियर जो संगठित होने ही वाला था, एक गर्जना के साथ रह गया। क्या हो रहा है? वह हैरान और गुस्से में थी, आसमान की ओर देख रही थी। अगले ही पल आकाश के आवरण पर उसका अपना नाम अपराध और सजा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। पाखंडियों की रैंकिंग में चौथा स्थान। तानसेन पर नरमी बढ़ती। एक महीने से साधना रुकी हुई है, आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो गई है, दिव्य विचार क्षतिग्रस्त हो गया है। अध्याय 382 पाखंडी तानहाव। कियान रेनेक्सी पूरी तरह से जम गई। देवदूत जैसी महिमा और गौरव से परिपूर्ण जन्मी, उसने भला कभी इस तरह का अपमान कब सहा था। उसके लिए सबसे अस्वीकार्य बात यह थी कि सबके पीछे का दोषी दरअसल वह तानसेन थी जिसे वह कभी मिली भी नहीं थी। तानसेन, मेरा आपसे कोई परिचय नहीं है, नहीं कोई द्वेष है, फिर भी आपने मेरी सफलता को बर्बाद कर दिया और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। उसकी आंखें बर्फीली थीं और उसकी हत्या करने की मंशा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि भाग्य बदल गया है या नहीं। वो केवल इतना जानती थी कि तानसेन नामक इस व्यक्ति के कारण ही वह अंतिम बाधा पर असफल हो गई थी और उसका दाव हृदय हिल गया था। वो तो पूरे महाद्वीप में हंसी का पात्र बन चुकी थी। इस प्रतिशोध को चुकाना होगा। हॉल के दरवाजे खुल गए और कियान दाओयू तेजी से अंदर चली गई। अपनी पोती का पीला चेहरा और अनियमित सांसें देखकर उसका दिल गुस्से से जल उठा। ज़ुए, कैसी हो? क्या महत्वपूर्ण क्षण में स्काई कैनोपी के दंड से आपका कार्य बाधित हुआ और क्या आपकी सफलता विफल रही? कियान रेनेक्सी ने सिर हिलाया, उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें एक निर्मल ठंडक भरी हुई थी। हाँ, एक महीने के भीतर मेरी साधना रुक जाएगी, आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाएगी। कियान दाओयू ने गहरी सांस ली और भारी स्वर में कहा, कोई बात नहीं। दादाजी तुम्हारे लिए कार्रवाई करेंगे और भविष्य में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए स्वयं उस तानसेन का वध करेंगे ताकि वह भविष्य में तुम्हें देवता बनने से न रोक सके। कियान रेनेक्सी ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, उसकी आंखों में देवदूत जैसी गर्व की झलक दिखाई दी। कोई जरूरत नहीं दादाजी, मैं उसे अपना बदला खुद लूंगा। हालांकि मैं इस महीने साधना नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने मन को शांत कर सकता हूं और अपनी आत्मा को पोषित कर सकता हूं। संयोग से मैं व्यक्तिगत रूप से तानसेन से मिलने जा सकता हूं। कियान दाओयू दंग रह गए, फिर उन्होंने तुरंत अपनी पोती की आंखों में आत्मविश्वास देखा। अब कियान रेनेक्सी उपाधि प्राप्त डॉलू बनने से बस एक कदम दूर थी और पिछले स्काई कैनोपी रैंकिंग द्वारा दिए गए पुरस्कारों के साथ उसकी ताकत उस रैंक के अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। तानसेन महज एक भगोड़ा युवक था, संयोगवश हुई मुलाकातों के बावजूद भी उसके लिए कियान रेनेक्सी का मुकाबला करना बिल्कुल असंभव था। अच्छा, दादाजी को तुम पर भरोसा है, लेकिन याद रखना, दया मत दिखाना, अगर इस व्यक्ति को खत्म नहीं किया गया तो वह निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा बन जाएगा। कियान रेनेक्सी ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी मजबूत हो गया। इस समय स्पिरिट हॉल की सीमा पर स्थित छिपी हुई घाटी में तानसेन और शियाओ गॉड ऑफ रिसेंटमेंट की विरासत की परीक्षा के दौरान मिलविराम में आराम कर रहे थे। बाहर आकाश के कंपन को महसूस करते हुए दोनों ने एक साथ ऊपर की ओर देखा। जब कियान रेनेक्सी का नाम सामने आया तो ज़ियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर आश्चर्य की हल्की सी आवाज निकाली। उसने तानसेन को जिस नजर से देखा, उसमें सूक्ष्मता का भाव झलक रहा था। तीसरा भाई। द स्काई कैनोपी का कहना है कि भविष्य में वह आपके लिए भावनाएं विकसित करेगी और जानबूझकर आपको जाने देगी। शियाओ के होंठ थोड़े से बाहर निकले हुए थे, उसकी आवाज में दबी हुई ईर्ष्या और सहजता का भाव था। वह और तानसेन बचपन से साथ पले बड़े थे और उनकी सोच एक जैसी थी। लेकिन अचानक स्वर्ग की एक अभिमानी पुत्री प्रकट हुई जो भविष्य में तीसरे भाई के लिए अपने महान उद्देश्य को त्याग देगी, इसे कोई भी सहज महसूस करेगा। ये देखकर तानसेन की हंसी और आंसू दोनों उमड़ पड़े। उसने झट से शियाओ का हाथ पकड़ा और गंभीरता से सब कुछ समझाने लगा। शियाओ, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं कियान रेनेक्सी से कभी नहीं मिला, एक बार भी नहीं, उससे किसी भी तरह का कोई संबंध होना तो दूर की बात है। ये तो मूल भविष्य की दिशा मात्र है। स्काई कैनोपी के उतरने के बाद से सब कुछ पूरी तरह बदल गया है। ये भी निश्चित नहीं है कि हम उससे मिलेंगे या नहीं, उन चीजों की तो बात ही छोड़िए जो अभी तक हुई ही नहीं है। हमें एक भ्रामक भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वर्तमान को संजोना बेहतर है। तानसेन की बातों पर शियाओ के गाल हल्के से लाल हो गए और उसने धीरे से सिर हिलाया। उसके मन में जो थोड़ी सी झिझक थी, वो तुरंत गायब हो गई और वह तानसेन के कंधे से कसकर टिक गई। मैं तीसरे भाई में विश्वास करता हूं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, रैंकिंग पर ध्यान देना बंद कर दिया और खुद को मुकदमे में पूरी तरह से लीन कर लिया। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि स्पिरिट हॉल से निकला एक मौत का जाल पहले ही चुपचाप उन पर लग चुका था। पूरे महाद्वीप में अभी भी कियान रेनेक्सी के बारे में चर्चा की गूंज सुनाई दे रही थी। कुछ लोगों ने कलंकित देवदूत पर शोक व्यक्त किया, कुछ ने पूरे स्पिरिट हॉल को पाखंडी कहकर उपहास किया और अन्य लोग सूची में अगले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन स्काई कैनोपी ने किसी को भी सांस लेने का मौका नहीं दिया। बूम बूम बूम। सुनहरी रोशनी फिर से उठी और दबाव बढ़ गया, मानो वह पूरे महाद्वीप की सबसे गुप्त और असहनीय रहस्य को जनता के सामने पूरी तरह से उजागर करना चाहता हो। असंख्य लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गई क्योंकि वे तकलीफ लगाकर आकाश को घूर रहे थे। अगले ही पल तीसरे स्थान पर मौजूद नाम धड़ाधड़ नीचे गिर गया। पाखंडियों की रैंकिंग तीसरा स्थान। व्यक्ति तानहाव। पहचान टीयर स्काई डॉलो, टीयर स्काई संप्रदाय के एक सदी में एक बार आने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति तानसेन के पिता। पाखंड के कारण
एक जिम्मेदारी दूसरों पर डालना और अपना गुस्सा निकालना। अपनी पत्नी आर्यन की रक्षा करने में असफल रहने पर उसने सारा दोष फिर पर डाल दिया और एक दशक से अधिक समय तक अपने बेटे तानसेन से अपने मुंह की बारे में सच्चाई छिपाए रखी। वह स्वार्थी और काय था। 2 वास्तविकता से पलायन और पिता के रूप में विफलता। आर्यन के बलिदान के बाद उसने स्वयं को त्याग दिया, शराब में लिप्त हो गया और पतित हो गया। उसने युवा तानसेन को संत आत्मा गांव में अकेला छोड़ दिया। उसे पालने पोसने के अपने कर्तव्य में विफल रहा और निर्मल आकाश की विरासत को आगे नहीं बढ़ाया। तानसेन की अद्भुत प्रतिभा का पता चलने के बाद ही वह एक स्नेही पिता की भूमिका निभाने के लिए पुनः प्रकट हुआ। 3 जानबूझकर प्रलोभन देना और अपनी पत्नी की बलि देना। उस समय तानहाव पहले से ही एक शिक्षक था। स्पिरिट डॉल्वो जब वो टाइटल डॉल्वो बनने की कगार पर था तो उसने जानबूझकर आर्यन को, जो रूपांतरण के करीब थी, अपने साथ ले लिया और स्पिरिट हॉल के प्रभाव क्षेत्र में बार-बार विचरण किया। उसने जानबूझकर आर्यन की पहचान 1 लाख वर्ष के ब्लू सिल्वर सम्राट के रूप में उजागर कर दी, जिससे उसे वैकल्पिक तरीके के रूप में स्वयं को बलिदान करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस प्रकार 1 लाख वर्ष की स्पिरिट रिंग और 1 लाख वर्ष की स्पिरिट बोन प्राप्त करी, जिससे वह सबसे कम उम्र का टाइटल डॉल्वो बन गया। देन क्लियर स्काई स्पिरिट 10% तक दबे है। आध्यात्मिक शक्ति में उतार-चढ़ाव स्थिर है। नरसंहार के पीछे पाप दानवों को सक्रिय करते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा की रात को आध्यात्मिक शक्ति का प्रकोप होता है। जीवन काल में आगे बढ़ने में समर्थ। जब तानहाव का नाम और उसके सभी अपराध पूरी तरह से उजागर हो गए, पूरा डॉल्वो महाद्वीप पल भर में सन्नाटे में डूब गया। इस बात का झटका पहले के सभी झटकों से कहीं अधिक था। तानहाव कौन थे? वो क्लियर स्काई डॉल्वो थे। उस समय वह महाद्वीप पर सबसे कम उम्र की उपाधि प्राप्त डॉल्वो थे। वह एक ऐसा दिग्गज था जिसने स्पिरिट हॉल के कई टाइटल डॉल्वो को एक ही हथौड़े से परास्त कर दिया था। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स के दिलों में उनका नाम, कठोर व्यक्तित्व, दुखद कहानी, शक्तिशाली पर्यायी के रूप में अंकित था। सबकी नजर में तानहाव दुखद नायक था जिसे स्पिरिट हॉल ने एक टूटी हुई घर में रहने के लिए मजबूर किया था और आर्यन का बलिदान स्पिरिट हॉल के लालच के कारण हुई एक त्रासदी थी। लेकिन स्काई कैनोपी ने कहा, ये तानहाव ही था जिसने जानबूझकर आर्यन को बेनकाब किया, उसे खुद को बलिदान करने के लिए मजबूर किया, सिर्फ अपनी खुद की डॉल्वो उपाधि प्राप्त करने के लिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या ये सच है? क्या उसने 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अनुभूति के लिए जानबूझकर स्पिरिट हॉल को अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए उकसाया? उस समय ब्लू सिल्वर सम्राट स्पिरिट सेंट बनने से बस एक कदम दूर थी। अगर वह कुछ और समय तक छिपी रहती तो वह अपनी स्पिरिट बीस्ट आभा को पूरी तरह से छुपा सकती थी और कोई भी उसे खोज नहीं पाता। तानहाव स्पष्ट रूप से आर्यन को लेकर बहुत दूर भाग सकता था, फिर भी उसने स्पिरिट हॉल के क्षेत्र में भटकने पर जोर दिया। अब जब आपने इसे इस तरह से कहा है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। वह कोई दुखद नायक नहीं है, वह एक पाखंडी है जो सत्ता के लिए अपनी पत्नी तक की बलि दे देगा। बेशर्म, बिल्कुल पागलपन। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सराय में शराब के गिलास फर्श पर बिखर गए और संप्रदाय के बुजुर्गों का चेहरा पीला पड़ गया। यहाँ तक कि भी स्पिरिट मास्टर भी, जो कभी तानहाव की प्रशंसा करते थे, इस बात पर विश्वास करने में असमर्थ होकर पूरी तरह से कांप गए। कुछ लोगों ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और जोर-शोर से चिल्लाने लगे कि स्काई कैनोपी बकवास कर रहा है। लेकिन स्काई कैनोपी ने तानहाव के दिल की गहराई में छिपे सबसे गुप्त और असहनीय रहस्यों को बिना किसी छिपाव के जनता के सामने उजागर कर दिया। तर्क ठोस था, विवरण स्पष्ट थे, इस पर विश्वास किए बिना रहा नहीं जा सकता था। अतीत की किंवदंती रातों-रात ध्वस्त हो गई। अतीत का नायक कुटिल खलनायक में परिवर्तित हो गया। अब से डॉल्वो महाद्वीप पर वो दुखद क्लियर स्काई डॉल्वो अब नहीं रहेगा। इसके बजाय एक पाखंडी होगा जो मजबूत बनने के लिए अपने प्रेमी का बलिदान करने, अपने बेटे को त्यागने और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। अध्याय 383 एक पछतावा करने वाला तानहाव। इस समय एक सुनसान निर्जन घने जंगल में तानहाव, जिसका शरीर समय के निशानों से ढका हुआ था और उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे, एक प्राचीन पेड़ से टिका हुआ था, आंखें बंद किए हुए अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। वह मूल रूप से गुप्त रूप से तानसेन के ठिकाने का पता लगा रहा था, चुपचाप अपने बेटे की रक्षा कर रहा था। साथ ही वह अपने शरीर के भीतर पुराने भावों और अपने हृदय दानव के विकास के कारण उत्पन्न अराजक आध्यात्मिक शक्ति को दबा रहा था। हालांकि नीचे उतरते हुए आकाश के आवरण से उत्पन्न नियति के दबाव ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को तुरंत बाधित कर दिया, जिससे उसे अपनी आंखें झट से खोलनी पड़ी और आकाश की ओर देखना पड़ा। जब उसने आकाश के आवरण पर अपना नाम देखा, साथ ही उन निर्णयों को भी देखा जो उसके दिल की गहराई से छिपे और असहनीय अतीत को उजागर कर रहे थे। तानहाव की पुतलियां अचानक से खुल गईं और पल भर में खून का दबाव सिर तक पहुंच गया। उसका पहले से ही काला चेहरा लाल हो गया और उसके चारों ओर का वातावरण अचानक अतुलनीय रूप से हिंसक हो गया। उनका क्लियर स्काई हैमर आत्मा नियंत्रित रूप से प्रकट हुई, जमीन पर जोरदार प्रहार किया और एक विशाल गड्ढा बना दिया। नहीं, असंभव, ये सच नहीं है, स्काई कैनोपी बकवास कर रहा है। तानहाव ने आकाश की ओर दहाड़ मारी, उसकी आवाज कर्कश थी, अत्यधिक क्रोध और इच्छा से भरी हुई थी, उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। यह अतीत एक ऐसा रहस्य था जिसे उसने जीवन भर दबा कर रखा था, एक ऐसा पाप जिसे वह अपनी आधी रात के सपनों में भी याद करने की हिम्मत नहीं करता था। यह एक ऐसा दाग था जिसे वर्षों की शराबखोरी की पतन और स्वेच्छा से किए गए निर्वासन से भी नहीं मिटाया जा सका। उस समय वह शिखर पर था, आत्मा दुल्हो रेम, एक उपाधिधारी डॉल्वो बनने से बस एक कदम दूर था, वो युवा, ऊर्जावान और अभिमानी था। वो क्लियर स्काई संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बनने और संप्रदाय के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित था। उन्होंने स्वीकार किया कि जब उन्होंने पहली बार आर्यन के साथ स्पिरिट हॉल के प्रभाव क्षेत्र की परिधि में यात्रा की थी, तो वास्तव में उनके मन में भाग्य और स्वार्थ का थोड़ा सा अंश था। उसने स्पिरिट हॉल के दबाव का इस्तेमाल करके खुद को अपनी सीमाओं को तोड़ने के बारे में सोचा था। यहाँ तक कि आर्यन की 1 लाख साल के लिए चांदी के सम्राट के रूप में पहचान का उपयोग करके एक अवसर प्राप्त करने का एक धुंधला, घिनौना विचार भी मन में आया था। फिर भी उसका इरादा कभी भी आर्यन से आत्म बलिदान करवाने का नहीं था, नहीं उस व्यक्ति का बलिदान करवाने का था जिससे वह दिल से प्यार करता था। वह और आर्यन एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते थे। आर्यन की कोमलता, दयालुता और पवित्रता ही उनके अंधकार में जीवन में एकमात्र प्रकाश थी। जब स्पिरिट हॉल के सदस्यों ने उन्हें घेर लिया और जब आर्यन ने उसकी और अपने गर्भ में पल रही तानसेन की रक्षा करने के लिए, जब उसने दृढ़तापूर्वक स्वयं को बलिदान करने का निर्णय लिया, तो उसकी दुनिया पूरी तरह से ढह गई। उसने देखा कि आर्यन नीले प्रकाश के किरणों में परिवर्तित हो गई और उसकी आत्मा की अनुभूति और आत्मा की हड्डी में विलीन हो गई। उस क्षण उसने चाहा कि काश वह आर्यन को वापस लाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता। अफसोस, पीड़ा और निराशा ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। पिछले कुछ वर्षों में उसने खुद से उम्मीद छोड़ दी थी, सेंट स्पिरिट विलेज में शराब पीते हुए दिन बिताता था और युवा तानसेन को त्याग दिया था। इसका सही कारण यह था कि वह खुद को माफ नहीं कर सका और अपनी प्रेमिका के जीवन के बदले में मिली शक्ति का सामना नहीं कर सका। सारा दोष स्पिरिट हॉल पर डालना आत्मधोखे के अलावा और कुछ नहीं था। यह उसके दिल में शुरू में मौजूद थोड़ी सी बुरी मंशा का सामना करने में असमर्थता थी। फिर भी उसने कभी भी आर्यन के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची थी, कभी भी अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के बारे में नहीं सोचा था। अब स्काई कैनोपी ने उसके इस जटिल, असहनीय अतीत की व्याख्या की, जो स्वार्थ और पश्चाताप से भरा था, एक तपकथा के रूप में जिसमें जानबूझकर प्रलोभन देना और एक आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी का बलिदान करना शामिल था। इसने उसे पाखंडी के रूप में शर्म की संपत्ति ठोक दी थी। इसने उस सच्चाई को उजागर कर दिया जिसे उसने अपने पूरे जीवन छिपाने की कोशिश की थी, जिससे वह पूरे महाद्वीप द्वारा तिरस्कृत खलनायक बन गया। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कभी जानबूझकर उसे बलिदान देने के लिए मजबूर नहीं किया, मुझे इसका पछतावा है, मैं जीवन भर अपने पापों का प्रायश्चित करता रहा हूं। तानहाव ने उन्माद में धार लगाई, अपने हाथों में क्लियर स्काई हैमर लहराते हुए अपने आसपास के अनगिनत प्राचीन पेड़ों को तोड़ दिया, जिससे घना जंगल अस्त व्यस्त हो गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और क्रोध और पछतावे से भरे आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। ये सबसे कम उम्र का उपाधिधारी डॉल्वो, जिसका कभी पूरे महाद्वीप में कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, अब एक हताश पागल की तरह दिख रहा था, जो उन्माद में आकाश की छटछाया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा था। उसने तर्क देने की कोशिश की, फिर भी वह इसका खंडन करने में असमर्थ था। ठीक उसी समय आकाश के आवरण से दंड एक गर्जना के साथ नीचे उतरा। बूम बूम बूम। भाग्य की एक अदृश्य शक्ति आकाश से उतरी और तानहाव पर जोरदार प्रहार करते हुए तुरंत उसके अंगों और हड्डियों में समा गई, जिससे उसका क्लियर स्काई हैमर दब गया। आत्मा। तानहाव ने केवल इतना महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति अचानक स्थिर हो गई है। पुराने भावों के कारण पहले से ही अस्थिर रही आत्मिक शक्ति पूरी तरह से अराजक हो गई। उसके शरीर से निकलने वाली आवाज तेजी से कम हो गई और क्लियर स्काई हैमर की रोशनी काफी मंद पड़ गई। सजा के संबंध में मिली स्पष्ट जानकारी ने तानहाव के भाग्य की आखिरी बची कुछ उम्मीद को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। अपने जीवन काल में वह कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और उसकी साधना रुक गई थी। अब मजबूत बनने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई थी और यहाँ तक कि उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति भी लगातार दबती रहेगी। उसे हृदय दानव के प्रकोप और पूर्णिमा के प्रकोप की पीड़ा भी सहनी पड़ेगी। वह इतना अहंकारी था कि हमेशा खुद को क्लियर स्काई संप्रदाय का प्रतिभाशाली मानता था और क्लियर स्काई डॉल्वो की उपाधि पर गर्व करता था। ऐसे में वह इस परिणाम को कैसे स्वीकार कर सकता था? उसने जीवन भर शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया, फिर अंत में न केवल उसे अपनी पत्नी की बलि देने के लिए बदनामी मिली, बल्कि उसने सुधार की संभावना भी पूरी तरह से खो दी। वह अपने वर्तमान लोक में हमेशा के लिए फंसा रहेगा, हृदय दानव की आत्मा और आत्मा शक्ति के प्रतिघात को सहन करता रहेगा। आकाश की छतरी, मुझे तुमसे नफरत है। तानहाव ने आकाश की ओर एक लंबी चीख मारी, उसकी आवाज तीखी और शोकपूर्ण थी, जो पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन अंत में वह असहाय होकर जमीन पर घुटने टेककर हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चाहे वह कितना भी क्रोधित हो, चाहे वह कितनी ही बेबस होकर अपना क्रोध प्रकट करे, वह आकाश की छतरी को जरा सा भी हिला नहीं सका।
वो पूरे महाद्वीप के उसके प्रति निर्णय को बदल नहीं सका, नहीं वह इस क्रूर दंड को रद्द कर सका। कभी महान माने जाने वाले स्काई डॉल वो पूरी तरह से एक पाखंडी बन चुके थे, जिनका पूरे महाद्वीप में उपहास उड़ाया जाता था। वह अपना शेष जीवन पश्चाताप, क्रोध और पीड़ा में व्यतीत करेगा। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच सेंट स्पिरिट गांव के पीछे एक छिपी हुई गुफा में। गुफा के भीतर गहराई में एक अनोखी नीली चांदी की घास उग रही थी, जिसकी पत्तियां हल्की सुनहरी आकृतियों से जगमगा रही थी। ये जीवन की एक धुंधली आभा से घिरा हुआ था, जो इसके आसपास की सामान्य खरपतवारों से बिल्कुल अलग थी। यह आहिन द्वारा स्वयं को बलिदान करने के बाद बचे हुए मूल शरीर का अवशेष था, और यह वही स्मारक भी था जिसे तानहाव ने उसके लिए बनवाया था। कई वर्षों से आहिन की आत्मा का अंश नीली चांदी के घास के शरीर के भीतर गहरी नींद में लीन था। धीरे-धीरे खुद को ठीक कर रहा है, पुनर्जन्म के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। हालांकि जैसे ही आकाश का आवरण नीचे उतरा, नियति के प्रबल दबाव ने उसे उसकी नींद से जगा दिया। उसकी आत्मा का बचा हुआ अंश छूट गया और अपने शरीर के माध्यम से उसने स्काई कैनोपी पर प्रकाशित सभी सामग्री को स्पष्ट रूप से देखा। तानहाव का नाम पाखंडियों की सूची में आने से लेकर उन 3 दिन दहला देने वाले आरोपों तक, हर शब्द और हर वाक्य उसके कानों में प्रवेश कर गया। उसकी शेष आत्मा पर अंकित हो गया। जानबूझकर प्रलोभन देना, मुझे बलिदान करने के लिए मजबूर करना, ताकि 1 लाख साल पुरानी आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हो सके। आहिन की शेष आत्मा में तीव्र उतार चढ़ाव आया और सुनहरी रोशनी से जगमगाती नीली चांदी की घास हवा में बेतहाशा हिलने लगी। इसकी पत्तियां कांप उठीं और सरसराहट की आवाज निकली, मानो मैं अत्यधिक समय और विश्वास को व्यक्त कर रही हूं। उसने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उस समय वह और तानहाव सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। वो तानसान के साथ गर्भवती थी, उसका दिल भविष्य के लिए लालसा से भरा हुआ था। जब स्पिरिट हॉल ने उन्हें घेर लिया, तो अपने प्रेत की रक्षा करने और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए उसने दृढ़ता से स्वयं को बलिदान करने का विकल्प चुना। उसने अपना सब कुछ तानहाव को समर्पित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उसकी और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए इसे कुर्बान कर सके। उसे लगा कि उसने प्यार के लिए शादी की है, उसे लगा कि उसका बलिदान सार्थक था, और उसे लगा कि तानहाव का उसके प्रति प्रेम इस दुनिया की सबसे पवित्र भावना थी। लेकिन स्काई कैनोपी ने कहा कि यह सब तानहाव की साजिश थी। ये वही था जिसने जानबूझकर उसे स्पिरिट हॉल के प्रभाव क्षेत्र में यात्रा करने के लिए ले गया, वही था जिसने जानबूझकर उसकी पहचान उजागर की, और वही था जिसने उसे बलिदान देने के लिए मजबूर किया, ताकि वो खुद को टाइटल डॉलर तक पहुंचे और 1 लाख साल की स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन प्राप्त करने की अनुमति दे सके। अध्याय 384 ज़ियाओ की चिंता। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा हताश कर दिया, वही ये थी कि स्काई कैनोपी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उसका पिता तानसान, जिसे जन्म देने के लिए उसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, वह पहले ही दूसरे लोग की एक आत्मा के वश में हो चुका था और वह उसका असली बच्चा नहीं रहा। दुनिया में उसके सबसे करीबी 2 लोग, एक जिसने उसकी जान लेने की साजिश रची, उसके बलिदान का इस्तेमाल ताकत हासिल करने के लिए किया, दूसरा जिसने उसके बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया था और वह उसका अपना खून का रिश्ता नहीं था। जिस प्रेम को उसने पूरे दिल से दिया था, वही सोची समझी साजिश थी। जिस बच्चे को जन्म देने के लिए उसने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था, वह उसका असली बच्चा नहीं था। एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे, जिससे आहिन का मन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसकी भक्ति, उसका बलिदान, उसका प्यार और परिवार के प्रति उसका स्नेह, सब कुछ एक वजह बन गया था। क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? गुफा में आध्यात्मिक चेतना की एक कमजोर आवाज असहाय रूप से गूंजी, जिसमें अंतहीन निराशा और अनिच्छा समाहित थी। उस नीली चांदी जैसी घास के मुख्य भाग की सुनहरी चमक तेजी से फीकी पड़ने लगी। उसकी पत्तियां धीरे-धीरे अपनी जीवंतता खोती गईं, मुरझाकर झुकने लगी। जीवन की वह जीवंत आभा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से समाप्त हो गई। आहिन की शेष आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई। निराशा ने उसे घेर लिया और पुनर्जन्म की उसकी इच्छा पल भर में समाप्त हो गई। उसका संपूर्ण अस्तित्व गहरे अंधकार में डूब गया और उसका मुख्य शरीर अपनी चमक पूरी तरह खो बैठा, ठीक एक साधारण खरपतवार की तरह, जिसमें अपनी नीली चांदी के सम्राट का कोई आकर्षण नहीं रह गया था। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच लांगा अकादमी में यू शाओगा कभी कुछ ही समय पहले वहां पहुंचा था और लियो फ्लैंडर झाऊ जी के नाम के बाद एक सूचीबद्ध होने से हुए अपमान और गुस्से से अभी तक उबर नहीं पाया था। उसका चेहरा पानी की तरह उदास बना हुआ था। चारों ओर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। फ्लैंडर झाऊ जी और लियो भी पूरे महाद्वीप में हंसी का पात्र बन चुके थे, क्योंकि उन सभी का नाम सूची में शामिल था। उन सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वे चुप रहे। लेकिन जब तानहाव का नाम और उसके अपराध स्काई कैनोपी पर दिखाई दिए, तो वे चारों अपनी शर्मिंदगी तुरंत भूल गए। सभी ने हैरानी से आंखें फाड़कर स्काई कैनोपी को देखा और अपनी जगह पर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। यू शाओगा ने आकाश छत पर तानहाव के फैसले को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके दिल में उथल-पुथल मच गई। उसकी आंखों में आकाश छत के प्रति अप्रतिभता और विश्वास का भाव था। उनके दिल में तानहाव हमेशा से महाद्वीप के एक महान व्यक्ति, स्काई संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली शिष्य और एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्तित्व थे जिनकी वे बहुत प्रशंसा करते थे। उनका हमेशा से मानना था कि तानहाव और आहिन के बीच का प्रेम स्पिरिट हॉल द्वारा तोड़ी गई एक त्रासदी थी। तानहाव का विलासितापूर्ण व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति गहरे स्नेह के कारण था और उसकी शक्ति उसकी स्वयं की कड़ी मेहनत का परिणाम थी। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस निर्मल आकाश डॉल की वह इतने लंबे समय से प्रशंसा करता आ रहा था, वह इतनी असह्य होगी। अपनी ताकत की खातिर उसने अपनी पत्नी की बलि देने में जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी प्रेमिका के जीवन का इस्तेमाल करके 1 लाख साल की आध्यात्मिक अनुभूति हासिल कर ली। ये कैसे संभव है? यू शाओगा ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तानहाव के प्रति उसके मन में जो भी श्रद्धा और सम्मान था, वह पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह केवल घोर अनादर और घृणा ही रह गई। अंततः तथाकथित क्लियर स्काई किंगडम की एक स्वार्थी और बेईमान पाखंडी के अलावा कुछ नहीं थी। फ्लैंडर झाऊ जी और लियो तो और भी ज्यादा हैरान थे। उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। वे पहले भी तानहाव से मिल चुके थे और उनकी ताकत और चरित्र की प्रशंसा करते थे। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई, तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति की वे प्रशंसा करते थे, वह वास्तव में कितना नीच और निर्लज था। यहाँ तक कि खुद के नाम के इस दुष्प्रचार से उपजे झुंझलाहट और अपमान भी इस क्षण गायब हो गए। उनके दिलों में केवल तानहाव के कृत्यों के प्रति सद्भाव और घृणा ही बची थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मशहूर स्काई डॉल वास्तव में ऐसा व्यक्ति है। फ्लैंडर ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज जटिल थी, आहों से भरी हुई थी। झाऊ जी का चेहरा भी गंभीर था और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आत्मा की अनुभूति के लिए अपने प्रेमी का बलिदान करना वास्तव में निंदनीय है। ये हमारी पिछली गलतियों से भी कहीं अधिक असहनीय है। लियो येलो भी भावनाओं से भरी हुई थी और तानहाव के लिए उसके दिल में बची आखिरी थोड़ी सी भी इज्जत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच स्पिरिट हॉल की सीमा पर स्थित छिपी हुई घाटी में तानसान और शियाओ आकाश की छतरी के कंपन से आकर्षित हुए और ऊपर की ओर देखने लगे। जब उन्होंने पाखंडियों की सूची में तानहाव का नाम देखा और उन 3 अपराधों को पढ़ा, तो तानसान को जैसे बिजली का झटका लगा। वो वहीं जम गया, उसका चेहरा समय और विश्वास से भर गया। उसकी आंखें पल भर में धंस गईं और वो पूरी तरह टूट गया। उसके दिल में उसके पिता तानहाव हमेशा से ही महान और शक्तिशाली थे, उसके लिए सहारा और आदर्श थे। बचपन से लेकर वयस्कता तक उसने अपने पिता को अपनी मां के लिए दिन भर शराब पीते देखा था, जो बेहद असहनीय था। वो जानता था कि उसके पिता अपनी मां से दिल से बहुत प्यार करते थे और उनकी मृत्यु पर गहरा शोक मनाते थे। वो हमेशा यही मानता था कि उसकी मां को स्पिरिट हॉल द्वारा बलिदान करने के लिए मजबूर किया गया था और उसके पिता के लिए एक दुखद नायक थे। लेकिन स्काई कैनोपी ने कहा कि उसके पिता ने 1 लाख साल पुरानी आध्यात्मिक अनुभूति के लिए जानबूझकर उसकी मां के खिलाफ साजिश रची और उसे बलिदान देने के लिए मजबूर किया। ये कैसे संभव है? तानसान ने अपना सिर जोर से हिलाया, उसका दिल प्रतिरोध से भरा हुआ था। वह किसी भी कीमत पर इसे सच मानने से इनकार कर रहा था। उसने अपने पिता का अपनी मां के प्रति गहरा स्नेह देखा था और उसे अपने दिल में संजो कर रखा था। वर्षों का स्वेच्छा से लिया गया निर्वासन, पश्चाताप और पीड़ा भला कैसे एक छलावा हो सकता है? उसके माता-पिता का प्यार उसकी मां की 1 लाख साल पुरानी आध्यात्मिक अनुभूति के लिए शुरू से ही कैसे हो सकता था? असंभव, ये बिल्कुल नकली है। स्काई कैनोपी झूठ बोल रहा है। तानसान ने धीमी आवाज में दहाड़ मारी। पहली बार उसे स्काई कैनोपी पर गहरा संदेह हुआ। उसने पहले कभी स्काई कैनोपी की हर बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया था, लेकिन इस बार मामला उसके माता-पिता से जुड़ा था, उस पिता से जुड़ा था जिसका वह दिल से सबसे अधिक सम्मान करता था। वो स्काई कैनोपी के फैसले को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके पिता ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। ये सब स्काई कैनोपी द्वारा फैलाया गया झूठा आरोप है। एक तरफ खड़ी शियाओ आकाश की छत पर रखी सामग्री को देख रही थी। उसका सुंदर चेहरा क्रोध और तिरस्कार से भरा हुआ था, लेकिन तानसान को देखते हुए उसकी आंखों में जलता और झिझक का भाव झलक रहा था। वो बचपन से ही स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में पली बड़ी थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि 1 लाख साल पुराना ब्लू सिल्वर सम्राट था जिसने मानव रूप धारण कर लिया था। उसे एक मानव आत्मा स्वामी से प्रेम हो गया और अंततः उसने दूसरे पक्ष को बलिदान कर दिया, जिससे वह एक आत्मा वलय बन गई। वह हमेशा से इसे एक मानव प्रेम त्रासदी समझती थी, लेकिन अब उसे आखिरकार पता चल गया कि यह वास्तव में एक मानव आत्मा स्वामी द्वारा की गई एक सोची समझी साजिश थी। मानव आत्मा स्वामी वास्तव में कितने घृणित हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचना जो उनसे बहुत प्यार करता है, केवल एक आत्मा की अनुभूति और आत्मा की हड्डी के लिए, ये वास्तव में निराशाजनक है। शाओ ने अपनी मुठ्ठियां भींची, उसका दिल न्यायपूर्ण क्रोध से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने अपने बगल में बैठी तानसान की ओर देखा, जो गवाह बहुत डर में थी, तो उसके दिल में अनायास ही थोड़ी सी झिझक पैदा हो गई। वो 1 लाख साल पुरानी कोमल हड्डियों वाली खरगोश थी जो इंसान में बदल गई थी। तानसान को इस बारे में पता था। तानसान उसकी पहचान जानता था कि वह 1 लाख साल पुरानी आत्मा प्राणी है, और यह भी जानता था कि उसके पास 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अनुभूति और आत्मा की हड्डी है। क्या भविष्य में तानसान उसके खिलाफ वही चाल चलेगा जो तानहाव ने आहिन के खिलाफ चली थी? क्या वह आत्मा की अनुभूति और आत्मा की हड्डी के लिए उसे बलिदान कर देगा?
जैसे ही यह विचार मन में आया, शियाओ ने उसे तुरंत दूर कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, तानसांग की उसके प्रति दयालुता, उसका गहरा स्नेह, बचपन से लेकर वयस्कता तक धीरे-धीरे उसने इसे देखा था और अपने दिल में संजो कर रखा था। वे एक साथ पले-बड़े, एक दूसरे पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते थे। तानसांग कभी भी स्पिरिट इंडिया स्पिरिट बोन के लिए उसका बलिदान नहीं करेगा। शाओ ने मन ही मन अपना सिर हिलाया, अपने दिल में उठ रही अनुचित झिझक को दबाते हुए तानसांग का हाथ थाम लिया और उसे धीरे से दिलासा दिया। भाई सान, दुखी मत होइए, ये तो आकाश के एक तरफा शब्दों का ही नतीजा है, ये सच नहीं भी हो सकता है। चाचा जी निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं है। तानसांग ने शियाओ की हथेली की गर्माहट महसूस की, धीरे-धीरे होश में आया, शियाओ की चिंतित आंखों को देखा और उसका दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी वह दर्द और संदेह से भरा हुआ था और स्काई कैनोपी के बारे में उसकी चिंताएं और गहरी होती चली गई। तान हाव के नाम सूची में आने के समय से अभी सभी लोग उबल ही रहे थे कि बूम बूम बूम। आकाश की छतरी एक बार फिर चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। इस बार सुनहरी रोशनी पहले की तुलना में कहीं अधिक चकाचौंध भरी थी। जब तान हाव का नाम लिया गया था, प्रचंड दबाव फिर से बढ़ गया और पूरे महाद्वीप में फैल गया। पूरा डोलू महाद्वीप पल भर में शांत हो गया, सबने अपनी सांसें थामी, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे आकाश की छतरी को टकटकी लगाए देखते रहे, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। तान हाव पहले से ही पूरे महाद्वीप में हंसी का पात्र बन चुका था, भला उससे भी ऊंचे दर्जे का दूसरा सबसे बड़ा पाखंडी कौन होगा। अध्याय 385 पाखंडी यू शियाओगांग। अगले ही पल सुनहरी रोशनी एक जगह केंद्रित हुई और आकाश में बड़े-बड़े अक्षर दिखाई दिए। पाखंडियों की रैंकिंग में दूसरा स्थान धमाकेदार तरीके से सामने आया। पाखंडियों की रैंकिंग दूसरा स्थान। चरित्र यू शियाओगांग। पहचान तानसांग के गुरु, स्वयं को सैद्धांतिक रूप से अजेय घोषित करने वाले ग्रैंडमास्टर के रूप में जाने जाते हैं। पाखंड के कारण एक उपयोगिता वाले और नकल किए गए सिद्धांत, वो सैद्धांतिक रूप से खुद को अजय होने का दावा करता है, लेकिन वास्तविकता में उसका कोई मौलिक कार्य नहीं है। उसके कई सिद्धांत दूसरों के प्रयोगों, बलिदानों और शोध परिणामों पर आधारित हैं। वो केवल दूसरों की उपलब्धियों का सारांश और संयोजन करके उन्हें अपना बताकर प्रसिद्धि हासिल करने का प्रयास करता है। 2. अपने शिष्य का शोषण करके अहंकार को संतुष्ट करना, जीवन भर उसकी शक्ति कम रही और वह बुद्धा और असंतुष्ट रहा। तानसांग को अपना शिष्य बनाने के बाद भी उसने कभी उसकी सच्ची परवाह नहीं की। उसने तानसांग को केवल अपने सैद्धांतिक आदर्शों को साकार करने के लिए एक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया। तानसांग की प्रतिभा और उपलब्धियों का उपयोग अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने और अपने अहंकार और आत्मसम्मान को संतुष्ट करने के लिए किया। 3. प्रेम का शोषण करके संसाधनों पर कब्जा करना, ये भली भांति जानते हुए कि बीबी डोंग उसे प्रेम करती है, उसने जानबूझकर इस प्रेम का शोषण किया और स्पिरिट हॉल के संसाधनों और शक्ति का उपयोग करके अपना सैद्धांतिक शोध पूरा किया। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उसने उसे पूरी तरह से त्याग दिया, कोई स्नेह या न्याय नहीं दिखाया और अत्यंत पाखंडी बन गया। 4. पलायनवाद और अहंकार, उसने एक दयनीय आत्मा को जागृत किया, फिर भी वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, अपनी कमियों का सामना करने को तैयार नहीं था। वह अपनी खामियों से अंधाधुंध भागता रहा, तथाकथित सिद्धांतों के माध्यम से स्वर्ग के विरुद्ध अपना भाग्य बदलने के भ्रम में डूबा रहा, अहंकारपूर्ण व्यवहार करता रहा, जबकि वास्तव में वह क्षमा और व्यावहारिक था। सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि पूरी तरह से नष्ट हो गई, आध्यात्मिक शक्ति 5 रैंक कम हो गई, सच्चे जगत मंच का एक अंश भी छीन लिया गया, प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गई, सभी आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया और जीवन भर शिष्य बनाने या उपदेश देने से प्रतिबंधित कर दिया गया। जब यू शियाओगांग का नाम और उसके अपराधों की पूरी सूची सामने आई, तो पूरे डोलू महाद्वीप में एक बार फिर से चौंकाने वाला हंगामा मच गया। ये झटका तो उस समय से भी कहीं ज्यादा तीव्र था जब तान हाव का नाम रैंकिंग में आया था। यू शियाओगांग असल में ये वही ग्रैंडमास्टर है जो सैद्धांतिक रूप से अजय होने का दावा करता है। हे भगवान, श्रेय अकेडमी से कोई फिर से सूची में है और वे सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो उनके सारे सिद्धांत दूसरों की उपलब्धियों से चुराए गए थे, बिल्कुल भी मौलिक नहीं थे। ये तो सरासर बेशर्मी है। इतना ही नहीं, उसने अपने ही शिष्य को प्रयोग के विषय के रूप में इस्तेमाल किया और बेबी डोंग के प्रेम का फायदा उठाकर स्पिरिट हॉल से संसाधन हड़प लिए। ये बेहद शर्मनाक है। बेबी डोंग कितनी दयनीय है। स्पिरिट हॉल की सर्वोच्च धर्माध्यक्ष जो पूरे महाद्वीप पर सत्ता रखती है, वास्तव में एक ऐसी कमजोर व्यक्ति के हाथों की कठपुतली बन गई, जिसने उसके प्रेम का फायदा उठाकर संसाधनों पर कब्जा कर लिया। वह अजय ग्रैंडमास्टर कौन है? असल में वह तो सिर्फ एक पाखंडी है जो प्रसिद्धि के पीछे भागता है और दिल से स्वार्थी है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूरा महाद्वीप पल भर में अराजकता में डूब गया और चारों ओर चर्चाओं का माहौल छा गया। सभी लोग यू शियाओगांग का मजाक उड़ा रहे थे और उसकी आलोचना कर रहे थे। अतीत में यू शियाओगांग ने ग्रैंडमास्टर की उपाधि के तहत स्पिरिट मास्टर की दुनिया में प्रसिद्धि हासिल की थी। असंख्य लोग उनके सैद्धांतिक ज्ञान की प्रशंसा करते थे और उन्हें आध्यात्मिक गुरुओं की दुनिया के सैद्धांतिक प्राधिकारी के रूप में पूजते थे। हालांकि उसकी ताकत कम थी, फिर भी किसी ने भी उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब स्काई कैनोपी ने उसका पाखंडी मुखौटा पूरी तरह से उतार फेंका था। इससे जनता के सामने उसका असली चेहरा उजागर हो गया, जो प्रसिद्धि पाने, दूसरों का शोषण करने और स्वार्थ से भरा हुआ था। तथाकथित ग्रैंडमास्टर एक पाखंडी के अलावा और कुछ नहीं था, जिसने उपलब्धियों की नकल की, अपने शिष्य और प्रेमिका का शोषण किया और केवल अपने अहंकार को संतुष्ट किया। पल भर में ग्रैंडमास्टर की उपाधि पूरे महाद्वीप में हंसी का पात्र बन गई। यू शियाओगांग की प्रतिष्ठा पल भर में धराशायी हो गई और वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे हर कोई ठुकरा देता था। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच लांबा अकादमी में यू शियाओगांग स्काई कैनोपी को देख रही थी, वह अभी तक तान हाव का नाम सूची में आने के समय से उबर नहीं पाई थी। अगले ही क्षण उनका अपना नाम आश्चर्यजनक रूप से आकाश की छत पर दिखाई दिया। उसके अपराधों से जुड़ी बातें उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। यू शियाओगांग एकदम जम गया, उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया, फिर एकदम लाल हो गया। उसके दिल में शर्म, लज्जा और क्रोध उमड़ पड़ा, जिससे वह चाहता था कि उसे कहीं छिपने के लिए कोई जगह मिल जाए। इससे पहले जब यू का नाम सूची में आया था, तब तक वह पहले ही इसमें शामिल हो चुके थे, पूरे महाद्वीप में हंसी का पात्र बन गए थे और उन्हें अंतहीन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उसने सोचा कि यह सबसे बड़ा अपमान है, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह भी पाखंडियों की रैंकिंग में शामिल होगा और यहाँ तक कि तान हाव से भी आगे दूसरे स्थान पर होगा। स्काई कैनोपी ने उसके सभी छलावे, उसके सभी स्वार्थी इरादे और उसके सभी असहनीय अतीत को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। उनके सिद्धांत वास्तव में पूरी तरह से मौलिक नहीं थे, उनमें से अधिकांश पूर्ववर्तियों की उपलब्धियों का एकीकरण थे, जिन पर स्पिरिट हॉल के संसाधनों की मदद से शोध किया गया था। जब उन्होंने तानसांग को अपना शिष्य बनाया, तो शुरू में उनके स्वार्थी इरादे थे। वे तानसांग की प्रतिभा का उपयोग अपने सिद्धांतों को साबित करने और खुद को निराश और अपूर्ण महसूस करने की दुर्दशा से बाहर निकालने के लिए करना चाहते थे। उन्होंने बीबी डोंग के प्रति अपने प्रेम का भी भरपूर फायदा उठाया और अनगिनत संसाधन प्राप्त किए और अपना शोध पूरा करने के बाद भाग निकलने और खुद को उनसे दूर रखने का विकल्प चुना। डॉट डॉट डॉट। ये सभी रहस्य उसके दिल में गहराई से दबे हुए थे, जिन्हें वह बाहरी लोगों से कहने की हिम्मत नहीं करता था। अब उन्हें स्काई कैनोपी द्वारा सार्वजनिक कर दिया गया और फ्लैनर, झाओजी, लियू वेलोंग और महाद्वीप के सभी स्पिरिट मास्टर्स के सामने नग्न रूप से प्रदर्शित किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यू शियाओगांग ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह बहस करना चाहता था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। वो क्या कह सकता था? क्या आप कह सकते हैं कि स्काई कैनोपी ने जो कहा वो झूठ था? लेकिन उसके अपराधों की हर बात ने उसके दिल पर सटीक प्रहार किया, वे सभी तथ्य थे। पास ही खड़ी फ्लैनर, झाओजी और लियू वेलोंग ने आश्चर्य से भरे चेहरों के साथ यू शियाओगांग को देखा, उनकी आंखों में अप्रचलित संदेह और अजनबीपन भरा हुआ था। वे यू शियाओगांग को कई वर्षों से जानते थे, हमेशा उन पर भरोसा करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनके सिद्धांतों को स्वीकार करते थे और उनके वचनों पर चलते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यू शियाओगांग के प्रसिद्ध सिद्धांत वास्तव में नकल किए गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह वास्तव में बीबी डोंग के प्यार का फायदा उठाएगा और अपनी शिष्या का इस्तेमाल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए करेगा। वर्षों का विश्वास पल भर में चकनाचूर हो गया। यू शियाओगांग को देखते हुए उन तीनों की आंखों में अब पहले जैसा सम्मान नहीं था, बल्कि केवल संदेह ही था। उसे अपने बगल में बैठे तीनों लोगों की अजीबोगरीब भीतर निगाहें महसूस हो रही थी। यू शियाओगांग के दिल में उमड़ता गुस्सा और शर्म अपने चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए। उसका चेहरा नीले से सफेद पड़ गया, लेकिन वह बस अपने भावों को छिपाए रख सका, एक शब्द भी नहीं बोल सका। वह बहस नहीं कर सका, इसका खंडन भी नहीं कर सका। वो केवल इन सब बातों को सहन कर सकता था, पूरे महाद्वीप द्वारा ठुकराए जाने को सहन कर सकता था और अपने साथ खड़े दोस्तों के संदेह को सहन कर सकता था। कभी गौरवशाली और सम्मानित रहे ग्रैंडमास्टर अब पूरी तरह से अपमानित हो चुके थे और पूरे महाद्वीप में सबसे घृणित पाखंडी के रूप में जाने जाते थे। बूम बूम बूम। आकाश से भी दंड बरसने लगा। यू शियाओगांग को लगा जैसे उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है और वे सैद्धांतिक अंतर्दृष्टियां जो उसे कंठस्थ थी, तेजी से गायब हो गई। उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत कम हो गई और उसकी आभा अचानक गिर गई। डॉट डॉट डॉट। जीवन भर उपदेश देने से वर्जित सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि युक्त आध्यात्मिक शक्ति रैंक में कमी आई और उसकी आत्मा और भी ज्यादा बेकार हो गई। यू शियाओगांग के लिए जो सिद्धांत को ही सब कुछ मानते थे और खुद को स्थापित करने के लिए ग्रैंडमास्टर की उपाधि पर निर्भर थे, ये निसंदेह उसे जान से मारने से भी अधिक दर्दनाक सजा थी। यू शियाओगांग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसके हृदय में केवल अंतहीन निराशा और शर्म ही शेष रह गई थी। अब से वह कोई ग्रैंडमास्टर नहीं रह गया था। इसके विपरीत वो डोलू महाद्वीप पर हर किसी द्वारा ठुकराया गया एक पाखंडी था, जिसका पूरा जीवन उपहास और तिरस्कार के बीच बिताने के लिए नियत था। डॉट डॉट डॉट।
श्रेक अकादमी के मंच में लगातार कई लोग पाखंडी रैंकिंग में दिखाई दिए थे। फ्लैंडर, झाओ गुंजी और लिंग वेलोंग से लेकर यू शियाओगांग तक उन्होंने रैंकिंग में लगभग आधे स्थान पर कब्जा कर लिया। पाखंडियों का जमावड़ा जैसा अपमानजनक लेबल श्रेक अकेडमी पर हड्डियों से चिपकी लीली की तरह मजबूती से जड़ा हुआ था। जिसने भी इसका जिक्र किया वो उपहास और तिरस्कार व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाया। महाद्वीप भर में चर्चाएं और भी तेज होती जा रही थी। आकाश का आवरण 9 स्वर्गों में लटका हुआ था और उसका सुनहरा प्रकाश अभी तक विलीन नहीं हुआ था। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच परम के आध्यात्मिक कक्ष के महल के अंदर वातावरण किसी बर्फीले तहखाने से भी ज्यादा ठंडा था। बीबी डोन सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के सिंहासन पर सीधी बैठी थी। उनकी उंगलियां आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ी हुई थी। उनकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ रहे थे। जैसे ही यू शियाओगांग पाखंडियों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर दिखाई दी, वो पूरी तरह से जम गई। आकाश की छत पर उसके अपराधों का हर एक विवरण बिल्कुल स्पष्ट था। उसके प्रेम का फायदा उठाकर स्पिरिट हॉल के संसाधनों पर कब्जा करना, अपने लक्ष्य हासिल करने के बाद उसे त्याग देना, कोई स्नेह या न्याय न दिखाना। तथाकथित सिद्धांत महज नकल और एकीकरण थे जो प्रसिद्धि पाने की लालसा में किए गए थे। हर शब्द जहर से भरी तलवार की तरह था जो बीबी डोन के दिल में बेरहमी से वार कर रहा था। इतने वर्षों तक उसने चेहरों जी के अपमान को सहन किया, आत्मा कक्ष में फंसी रही और कभी दिन का उजाला नहीं देखा। उसके दिल में एकमात्र रोशनी उसकी जवानी में यू शियाओगांग के साथ उसका रिश्ता था। हालांकि बाद में परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया, लेकिन उसके स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव आया और भले ही उसने स्पिरिट हॉल पर नियंत्रण कर लिया और महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, उसके दिल की गहराई में उसके लिए स्नेह का एक अंश हमेशा बना रहा। वह हमेशा से यही सोचती थी कि यू शियाओगांग कम से कम एक बार तो उसके प्रति ईमानदार रहा होगा। उसे लगा कि ये अलगाव और दूरियां उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों, भाग्य के छल के कारण थी। अध्याय 386 तानसान ने स्वयं को बचाया। लेकिन आज जाकर उसे आखिरकार समझ आया कि शुरू से अंत तक ये सब सिर्फ उसकी अपनी कोरी कल्पना थी। उसने अपना दिल दे दिया था, स्पिरिट हॉल के संसाधन दे दिए थे और एक छोटी लड़की का सबसे शुद्ध स्नेह दे दिया था। इसके बदले में उसके साथ महज एक सीढ़ी की तरह व्यवहार किया गया, संसाधनों को हासिल करने के उपकरण के रूप में। एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद उसे पुराने जूतों की तरफ फेंक दिया जाता था। हे बीबी डोन की आंखें एक पल के लिए सफेद गईं, फिर असहनीय दर्द से भर गईं। अगले ही पल वह सारा दर्द आसमान को दहला देने वाली क्रोध में बदल गया। उसकी आत्मिक शक्ति नियंत्रित रूप से उमड़ पड़ी और सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल की फर्श की टाइलें इंच इंच करके चटकने लगी। वर्षों का जुनून पल भर में चकनाचूर हो गया। स्नेह का अंतिम अंश भी हवा में गायब हो गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, उसका खूबसूरत चेहरा भावहीन और रहस्यमय रूप से शांत था। लेकिन उन बैंगनी आंखों के भीतर सब कुछ निगलने में सक्षम विशाल लहरें उमड़ रही थी। बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। यू शियाओगांग, तुमने मुझे इस्तेमाल करने की हिम्मत की, इतने सालों तक मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की, तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी आवाज कोमल थी, फिर भी उसमें लोहे के समान घातक इरादा झलक रहा था। आज से इस दुनिया में बेबी डोन की यू शियाओगांग के लिए पुरानी भावनाओं का कोई अंश नहीं बचेगा। तब केवल एक ऐसा शत्रु होगा जिसका कभी समाधान नहीं हो सकता। डॉट डॉट डॉट। उपासना कक्ष में कियान दाओयू ने सब कुछ देखा। स्काई कैनोपी द्वारा यू शियाओगांग के बारे में दिए गए फैसले को देखा और खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। उस समय मैंने एक नजर में ही देख लिया था कि यू शियाओगांग दिल से कुटिल, अहंकारी लेकिन अक्षम था और निश्चित रूप से मेरे लिए उपयुक्त नहीं था। फिर भी बीबी डोन जुनून में डूबी हुई थी। उसमें बुरी तरह से फंसी जा रही थी, इतनी मूर्ख कि उसे सुधारा नहीं जा सकता था। उपहास के बाद कियान दाओयू का चेहरा गंभीर हो गया। उसे आकाश छत द्वारा भविष्य के बारे में कही गई बातें याद आ गईं। उनकी पोती कियान रेनिक्सू देवदूत देवी बनने के बाद वो वास्तव में तानसान के प्रति अपनी भावनाओं के कारण उस पर नरमी बरतेगी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः स्पिरिट हॉल की पूर्ण पराजय होगी। मां और बेटी दोनों का एक पिता और पुत्र के हाथों मारा जाना तय था। सौभाग्य से आकाश का आवरण उतर आया है और भाग्य बदल गया है। मुझे सुएर को उसी विनाशकारी रास्ते पर नहीं चलने देना चाहिए। तानसान को मरना होगा। इस विचार ने तानसान को मारने के उसके इरादे को पूरी तरह से पुख्ता कर दिया। उसके बगल में बैठी कियान रेनिक्सू ने यू शियाओगांग के कारनामों के बारे में सुना और मन ही मन उसकी निंदा करने लगी। परम आदरणीय धर्माध्यक्ष होने के नाते ऐसे व्यक्ति के हाथों की कठपुतली बनना वास्तव में घोर मूर्खतापूर्ण था। फिर भी उसके दिल की गहराई में अनजाने में थोड़ी सी जटिलता उत्पन्न हो गई और उसे नामात्र की अपनी इस मां के लिए थोड़ी सी पीड़ा भी महसूस हुई। चाहे कुछ भी हो जाए, बीबी डोन आखिरकार उसकी मां थी। अब जबकि सच्चाई स्पष्ट हो चुकी थी, इस समय रहते नुकसान को कम करने का उपाय माना जा सकता था। हम तभी कियान दाओयू के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उनका दिव्य विचार एक विशाल जाल की तरह बाहर की ओर फैल गया और पल भर में पूरे आध्यात्मिक शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने दायरे में ले लिया। अगले ही पल उसके होठों पर एक ठंडी भयावह मुस्कान फैल गई। दिलचस्प, सचमुच स्वर्ग का एक रास्ता है जिसे आप नहीं अपनाते, लेकिन आप नरक में घुसने पर तुले हुए हैं जहां कोई दरवाजा ही नहीं है। कियान रेनिक्सू अचंभित रह गई। दादाजी क्या बात है? कियान दाओयू ने स्पिरिट सिटी की सीमा की ओर देखा और शांत स्वर में बोली। वे दोनों बदमाश तानसान और शियाओगु वास्तव में स्पिरिट सिटी के बाहरी इलाके में चुपके से घुसने की पहल कर चुके हैं, छिपकर काम कर रहे हैं और मौत को लुटा दे रहे हैं। कियान रेनिक्सू ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पल भर में आश्चर्यजनक चमक और हत्या के इरादे से भरी थी। वो बस इस बात को लेकर चिंतित थी कि तानसान को कहां ढूंढा जाए और उसे इस बात की चिंता थी कि स्काई कैनोपी की रैंकिंग के कारण हुए अपमान को मिटाने के लिए उसे जीत की कितनी जरूरत है। अब जबकि तानसान खुद उसके दरवाजे पर आ पहुंचा था, ये वास्तव में ईश्वर प्रदत्त अवसर था। सचमुच ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। कियान रेनिक्सू खड़ी हो गई। उसकी छेपन वाली देवदूत मार्शल आत्मा हल्की सी प्रकट हुई। मैं तो बस इस बात को लेकर चिंतित था कि उसे कहां ढूंढूं, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वो स्पिरिट हॉल में अकेले मरने के लिए आएगा। बिल्कुल सही समय पर मैं अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फैलाऊंगा, तानसान को अपने हाथों से मार डालूंगा और आज की क्षण को दूर डालूंगा। कियान दाओयू ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि दंड के कारण पिछले 1 महीने से तुम्हारी साधना रुकी हुई है, फिर भी तुम्हारी नींद मजबूत है। तुम उपाधि प्राप्त करने से बस एक कदम दूर हो। तुम्हारे 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल और आकाश शब्द से मिले वरदान के साथ तानसान को मारना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। याद रखना, जरा भी नरमी मत बरतना। जब तक ये व्यक्ति जीवित है, ये भगवान बनने की तुम्हारी मार्ग में एक बाधा है। मैं समझता हूं। कियान रेनिक्सू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। उसके चारों ओर देवदूत देवता का दिव्य प्रकाश हल्का सा खिल उठा। उसकी आकृति एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और स्पिरिट सिटी की सीमा की ओर तेजी से बढ़ गई। डॉट डॉट डॉट। इस समय स्पिरिट हॉल की सीमा पर स्थित छिपी हुई घाटी में तानसान को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने जोर से चोट पहुंचाई हो। वह आकाश की छतरी की दिशा में खाली निगाहों से घूर रहा था। उसका दिमाग बुरी तरह कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यू शियाओगांग, जो हमेशा खुद को ग्रैंड मास्टर कहता था, ने उसे आध्यात्मिक सिद्धांत का सावधानीपूर्वक अध्ययन कराया और एक स्पिरिट मास्टर के रूप में उसकी मार्ग की योजना बनाने में उसकी मदद की। वो वास्तव में एक बेहद स्वार्थी और पाखंडी व्यक्ति था। जब वे पहली बार नॉटिंग अकादमी में मिले, तो यू शियाओगांग ने पहली नजर में ही अपने जुड़वां स्वरूप को पहचान लिया और उसे अपना शिष्य बनाने पर जोर दिया। उन्होंने धैर्यपूर्वक आत्माओं की विशेषताओं की व्याख्या की और साधना के लिए दिशा बताई। तानसान के दिल में यू शियाओगांग एक मार्गदर्शक शिक्षक और एक सम्मानित बुजुर्ग थे। आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपने मार्ग पर वही अपरिहार्य हस्ती थे। लेकिन स्काई कैनोपी के शब्दों ने उनके दिल को भेद दिया। उन्हें शिष्य बनाना और उन्हें साधना सिखाना, सिद्धांतों को सत्यापित करने के लिए उन्हें एक परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करने से अधिक कुछ नहीं था। यहाँ तक कि प्रतीत होने वाले गहन सिद्धांत भी दूसरों से चुराए गए और एकीकृत परिणाम मात्र थे, न कि उनकी अपनी मौलिक रचनाएं। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे शुरू से अंत तक शिष्य बनाना केवल उसकी अपनी खोखली प्रसिद्धि के लिए था? क्या वो मुझे अपने काल्पनिक सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए एक सफेद चूहे की तरह इस्तेमाल कर रहा है? इस विचार से तानसान के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और वह लगातार डर महसूस करता रहा। यदि यू शियाओगांग के सिद्धांतों में जरा सी भी चूक होती या यदि साधना की दिशा थोड़ी सी भी गलत होती, उनकी दोनों आत्माएं संभवतः सीधे तौर पर ध्वस्त हो जाती और नष्ट हो जाती। अधिक से अधिक उसकी साधना पूरी तरह से नष्ट हो जाती, कम से कम उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती। इतने वर्षों का शिक्षण वास्तव में सच्ची साधना नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना का उपयोग साबित हुआ। शुरू से अंत तक यू शियाओगांग ने केवल अपने लिए योजना बनाई थी। उसे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि क्या वो उसका इस्तेमाल करके मशहूर हो सकता है और अपनी उस विकृत घमंड को संतुष्ट कर सकता है। कैसा सिद्धांतों में अजय ग्रैंड मास्टर, कैसा स्वार्थी पाखंडी है। तानसान का दिल में जुड़ी भावनाओं से भरा हुआ था, सदमा, निराशा और एक अनियंत्रित सहन। यू शियाओगांग के प्रति बचा हुआ सम्मान और कृतज्ञता का भाव इस क्षण समाप्त हो गया और केवल एक अजनबीपन और अलगाव से भरा हृदय शेष रह गया। उसके बगल में खड़ी सियाओगु ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसका चेहरा विश्वास से भरा हुआ था और उसकी निगाहें आकाश की छतरी की ओर तिरस्कार और आक्रोश से भरी हुई थी। वह हमेशा से यही सोचती थी कि यू शियाओगांग एक ज्ञानी और भरोसेमंद बुजुर्ग है, एक अच्छे शिक्षक है जो तानसान के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह ग्रैंड मास्टर, जिसका हर कोई सम्मान करता था, वास्तव में इतना नीच होगा। दूसरों के सैद्धांतिक परिणामों की नकल करना, प्रसिद्धि पाने के लिए अपने शिष्य का इस्तेमाल करना और यहाँ तक कि संसाधनों की वसूली के लिए एक महिला के प्यार पर निर्भर रहना और इस्तेमाल करने के बाद उसे त्याग देना, ये व्यक्ति बहुत बुरा है।
शाओहू ने धीमी आवाज में बोलने से खुद को नहीं रोका, उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसमें स्पष्ट रूप से कोई वास्तविक क्षमता नहीं है, फिर भी उसने तीसरे भाई को प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया। वह बहुत स्वार्थी है। उसने वर्षों से यू शाओगा के प्रति तानसान के सम्मान और विश्वास के बारे में सोचा, और यू शाओगा की पाखंडी रूप के बारे में सोचकर उसे केवल घोर घृणा महसूस हुई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बीबी डोंग इतनी दुखी थी, ऐसे व्यक्ति को अपना दिल देना वास्तव में बहुत ही दयनीय था। शाओहू अनजाने में तानसान के करीब चली गई, धीरे से उसके आस्तीन खींचने के लिए हाथ बढ़ाया और धीमी आवाज में उसे दिलासा दिया। तीसरे भाई, इसे दिल पर मत लो, सौभाग्य से तुम्हें प्रबल प्रतिभा और अच्छी किस्मत है, और तुम उसकी कुटिल विचारधाराओं के कारण विलंबित नहीं हुए। भविष्य में हमें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तानसान ने गहरी सांस ली, अपने दिल में उमड़ रही भावनाओं को दबाया और सिर हिलाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, अचानक आसमान की एक तरफ से एक भयानक दबाव नीचे आया और पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। बादलों को चीरती हुई सुनहरी रोशनी निकली और एक आकृति ठंडे जानलेवा यादों के साथ प्रकट हुई। वह अविश्वसनीय गति से उनकी दिशा में आ रहा था। अध्याय 387 कियान रेनेक्सू का आगमन। वह भयावह दबाव पहाड़ की तरह नीचे गिरा और पूरी छिपी हुई घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। हवा पूरी तरह से जम गई प्रतीत हो रही थी। तानसान और शाओहू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। यू शाओगा के रैंकिंग में आने से उत्पन्न उथल-पुथल भरी भावनाएं तुरंत ही अत्यधिक सतर्कता में तब्दील हो गई। अच्छा नहीं है, तानसान ने धीमी आवाज में कहा, और पल भर में उसकी आंखें बेहद गंभीर हो गईं। उसने अचानक शाओहू का हाथ पकड़ लिया, उसकी आत्मिक शक्ति अचेतन रूप से प्रवाहित होने लगी और वह पूरी तरह से सतर्क अवस्था में आ गया। हमारे सारे राज खुल गए। शाओहू का सुंदर चेहरा तनावग्रस्त हो गया, उसकी कोमल भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में भ्रम और घबराहट भर गई। ये कैसे संभव है? हम रास्ते भर बेहद सावधान रहे, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छिपाते रहे और हर समय अपने शरीर को छुपाए रखा। हमने अपनी आभा का जरा सा भी अंश नहीं छोड़ा। स्पिरिट हॉल के लोगों ने हमें कैसे खोज लिया होगा? इस बार वे स्पिरिट सिटी की सीमा के पास पहुंचे थे। उनका इरादा स्पिरिट हॉल की गतिविधियों की गुप्त रूप से जांच करना था, जबकि महाद्वीप में पाखंडियों की रैंकिंग और स्पिरिट हॉल के भीतर आंतरिक उथल-पुथल पर गरमागरम चर्चा चल रही थी। वे साथ ही साथ आक्रोश के देवता की ईश्वरीय परीक्षा भी पूरी करना चाहते थे। वे पूरी प्रक्रिया के दौरान बेहद सतर्क रहे थे और उनका मानना था कि वे कभी कोई खामी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इस समय उन पर मंडरा रही ऊर्जा बेहद शक्तिशाली थी। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जो स्पिरिट हॉल के किसी साधारण स्पिरिट मास्टर के पास हो सकती थी। यह आत्मा और शक्ति से उत्पन्न एक पूर्ण दमन था, जिसने उन्हें अचेतन रूप से कायरता का एहसास कराया, इस हद तक कि उनके मन में प्रतिरोध करने का विचार भी नहीं आया। तानसान ने अपनी दृष्टि केंद्रित की, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उस आभा में प्रकाश की एक सर्वोच्च शक्ति थी, जो पवित्र और प्रभावशाली थी, और उसकी निर्विवाद भव्यता सीधे उनकी आत्मा की गहराई में उतर जाती थी। उसके मन में एक नाम कौन था और उसका दिल अचानक बैठ गया। ये 6 पंखों वाले देवदूत की मार्शल आत्मा क्या है, और यह सबसे शुद्ध देवदूत रक्तरेखा है। तानसान की आवाज धीमी थी, जिसमें एक ऐसी गंभीरता थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। स्पिरिट हॉल में केवल वही लोग ऐसे शुद्ध प्रकाश की आभा रखते हैं जो इंद्र तिंपल वंश से हैं। क्या ये कियान दाओयू हो सकता है? कियान दाओयू स्पिरिट हॉल के महापुजारी, एक ऐसी हस्ती है जो पहले ही भगवान बन चुके हैं और 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल के साथ एक शीर्ष स्तरीय शक्ति हैं। वे साधारण उपाधिधारी डॉलों के नाक के नीचे अपने निशान छुपा सकते थे, लेकिन किसी देवता के दिव्य विचार जान से बचना बिल्कुल असंभव था। वे लापरवाह थे, उन्होंने स्पिरिट हॉल की रक्षा करने वाली इस अद्वितीय शक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। कियान दाओयू। ये नाम सुनते ही शियाओ कांप उठी और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। वो डोलो महाद्वीप के शिखर पर खड़ा एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उनकी तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि प्रतिष्ठित डोलो भी कियान दाओयू के सामने सिर झुका सकता था। अगर ये ताकतवर समूह कार्रवाई करे, तो उनके पास बचने का जरा सा भी मौका नहीं होगा। घबराए मत, कियान दाओयू स्वयं नहीं आए हैं। तानसान ने गहरी सांस ली, अपने दिल में उठ रही घबराहट को जबरदस्ती दबाया और सावधानीपूर्वक आभा की तीव्रता का पता लगाया। यद्यपि यह आभा शक्तिशाली है, फिर भी ये दिव्य स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर है। यदि ये कियान दाओयू होता, तो हम अब तक उसकी दिव्य चेतना से जकड़े जा चुके होते और इन्हें ढूंढने में असमर्थ होते। उसने एक पल के लिए सोचा और तुरंत ही उसे मुख्य बात समझ आ गई। उसकी आंखों में समझ की एक झलक दिखाई दी, जो तुरंत ही और भी गहरी गंभीरता में बदल गई। ये कियान रेनेक्सू है, स्पिरिट हॉल की युवा स्वामी, कियान दाओयू की पोती, देवत्व की उत्तराधिकारी। इससे पहले स्काई कैनोपी की सूची में कियान रेनेक्सू का नाम प्रमुखता से शामिल था। आत्मा के हॉल में स्वर्ग की प्रिय पुत्री होने के नाते उसके पास अद्वितीय प्रतिभा थी और उसे आकाश से लगातार उपहार प्राप्त होते रहे थे। उसकी शक्ति पहले से ही यथार्थ थी। अब ऐसा लगता है कि उसकी ताकत शायद निर्णायक बिंदु को पार कर चुकी है। भले ही वह टाइटल डोलो तक न पहुंची हो, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसी कोई नहीं है जिससे भी मुकाबला कर सके। यह उसकी है। शाओहू का दिल बैठ गया और उसने तानसान का हाथ कसकर पकड़ लिया। तीसरे भाई, हम क्या करें? हम तो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। भागो, तुरंत भागो। तानसान ने जरा भी संकोच नहीं किया, तुरंत फैसला लिया। उनका लहजा निर्विवाद था। स्काई कैनोपी की सूची के कारण कियान रेनेक्सू मुझसे पहले से ही बेहद नफरत करती है, और अब जब उसे पता चल गया है कि हम उसके दरवाजे पर खुद को सौंप चुके हैं, तो वह निश्चित रूप से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उसकी शक्ति बहुत ही जबरदस्त है। 6 विंग एंजल मार्शल सोर्स स्वाभाविक रूप से अधिकांश आत्माओं को दबा देती है, और स्काई कैनोपी के अतिरिक्त पुरस्कारों के साथ हमारे पास संयुक्त रूप से लड़ने पर भी जीतने का कोई मौका नहीं है। अगर हम अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। उसके बोलने से पहले ही तानसान ने अपने सारे संकोच को त्याग दिया। शियाओहू का हाथ पकड़कर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की पूरी ताकत लगा दी। उसके पैर जमीन पर जोर से पड़े और उनकी आकृतियां पल भर में प्रकाश की दो धाराओं में बदल गईं, जो घाटी की बाहरी ओर स्पिरिट सिटी से दूर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गईं। वे दोनों एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहे थे। वे बस इस खतरनाक जगह से जल्द भाग निकलना चाहते थे और अपने पीछे छिपे घातक इरादे से दूर जाना चाहते थे। लेकिन वे चाहे कितनी भी तेज गति से दौड़ें, फिर भी एक कदम पीछे रह जाते थे। कियान रेनेक्सू सुनहरी रोशनी की एक धारा में रूपांतरित हो गई। उसकी सुनहरी आंखें बर्फीली और भेदक थीं, जो भागते हुए तानसान और शियाओहू पर टिकी हुई थीं। उसके होठों के कोने तिरस्कार और शीतलता से भरे हुए थे। दौड़ना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने से भाग सकते हो? उसने अपनी मानसिक शक्ति से उन दोनों को मजबूती से जकड़ लिया था। तानसान और शियाओहू चाहे जिस भी दिशा में भागे, वे हमेशा उसके नियंत्रण में रहेंगे। भागने की इच्छा रखना एक कोरी कल्पना से कम नहीं था। बूम! कियान रेनेक्सू की आंखें ठंडी पड़ गईं। अब और संकोच किए बिना उसके पीछे मौजूद शानदार 6 पंखों वाली देवदूत मार्शल सोल तुरंत पूरी तरह से फैल गई। सुनहरे पंख आकाश को चीरते हुए आगे बढ़े और प्रकाश की अत्यंत सघन शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई, जैसे पूरी घाटी सुनहरे पीले रंग से जगमगाती थी। अपने शरीर के चारों ओर मौजूद आध्यात्मिक छल्लों को थोड़ा सा झिलमिलाते हुए देखकर उसने अपना हाथ उठाया और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक क्षमता का प्रयोग किया। 5वीं आध्यात्मिक क्षमता, पवित्र तलवार। पलक झपकते शुद्ध दिव्य प्रकाश शक्ति से निर्मित एक विशाल सुनहरी तलवार दुनिया में प्रकट हुई। तलवार की सतह पर देवदूतों के चित्र उकेरे गए थे, जिससे विनाश की ऐसी आभा निकल रही थी जो आकाश को चीर रही थी। अभूतपूर्व गति के साथ इसने तुरंत तानसान और शियाओहू के सामने का रास्ता रोक दिया, जिससे उनके पीछे हटने का पूरा रास्ता कट गया। विशाल सुनहरी तलवार हवा में लटकी हुई थी, उसकी रोशनी जगमगा रही थी। भयानक तलवार ऊर्जा नियंत्रित रूप से फैल गई, जिससे जमीन में गहरी अथाह खाइयां बन गई। घाटी में मौजूद चट्टानें तलवार की ऊर्जा से पल भर में चूर-चूर हो गईं। अच्छा नहीं, इसे जल्दी से ब्लॉक करो। तानसान चौंक गया और लगभग सहज रूप से शियाओहू को अपने पीछे छिपा लिया। उसने तुरंत अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल को सक्रिय किया, उसकी स्पिरिट रिंग तेजी से चमकने लगी और बिना किसी झिझक के उसने अपनी सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया। चौथी आत्मा क्षमता, नीली चांदी की जेल। जमीन से नीली चांदी जैसी घास का एक विशाल भंडार तेजी से निकला, जो खंभों की तरह मोटा था और एक के ऊपर एक परत बनाता जा रहा था। उन दोनों के सामने तुरंत एक अभेद्य नीली बाधा बन गई, जिसने उसे और शियाओहू को मजबूती से अंदर सुरक्षित कर लिया। लेकिन ये रक्षा, जिसे समान श्रेणी की स्पिरिट मास्टर के सामने अभेद्य कहा जा सकता था, कियान रेनेक्सू की पवित्र तलवार के सामने कागज की तरह नाजुक थी। सुनहरी तलवार की ऊर्जा तेजी से नीचे गिरी और नीली चांदी की जेल पर जोरदार प्रहार किया। बिना किसी संदेह के मजबूत नीली चांदी की घास की बाधा पल भर में इंच करके चकनाचूर हो गई। प्रकाश की शक्ति से सीधी खुल गई, बिना किसी प्रतिरोध के। ऊर्जा के भयावह परिणाम चारों ओर फैल गए। तानसान और शियाओहू समय रहते उसे बच नहीं पाए। इस बल की सीधी चपेट में आने से दोनों टूटी हुई डोर वाली पतंगों की तरह हो गए। पल भर में उड़ गए और दर्जनों कदम पीछे हट गए। और वे अपने पीछे की पहाड़ी दीवार से बुरी तरह टकराने के बाद ही रुकने में कामयाब हुए। पफ! तानसान को गले में मिठास का एहसास हुआ और उसके मुंह से खून की एक बूंद निकल आई। उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी और तलवार की ऊर्जा से उसका हाथ कट गया था, जिससे खून टपक रहा था। अध्याय 388 ईश्वर की परीक्षा का पता चला। शाओहू की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया, उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा, उसकी आभा पल भर में क्षीण हो गई और आकाश की ओर उसकी निगाहें सतर्कता से भरी हुई थी। हवा में ही कियान रेनेक्सू का शरीर धीरे-धीरे नीचे की ओर उतरा, उसके पैर की उंगलियां हल्के से जमीन को छू रही थी। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी सहमत थी और उसकी 6 पंखों वाली देवदूत मार्शल आत्मा एक उच्च और शक्तिशाली सेराफिन की तरह धीरे-धीरे उसके पीछे तैर रही थी। उसने अपने सामने खड़े दो व्यस्त लोगों को उदासीन निगाहों से देखा, उसकी आवाज ठंडी और तिरस्कारपूर्ण थी। तानसान, शियाओहू, तुम अब क्यों नहीं दौड़ रहे हो? सचमुच स्वर्ग का एक रास्ता है जिसे तुम अपनाने से इनकार करते हो, और तुम नरक में घुसने पर तुम्हें जहां कोई वार नहीं है। मेरे आध्यात्मिक हॉल ने तुम्हें खोजने के लिए बहुत से लोगों को लंबे समय तक जुटाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मेरे दरवाजे पर खुद आ जाएंगे। ये तो सरासर मौत को दावत देना है। तानसान ने अपने बगल में खड़ी शियाओहू को सहारा दिया और धीरे-धीरे खड़ा हो गया। उसकी निगाहें मजबूती से कियान रेनेक्सू पर टिकी हुई थी। जब उसकी नजर उसके चारों ओर तैरते हुए आध्यात्मिक छल्लों पर पड़ी, तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका दिल पूरी तरह से डूब गया।
7 काले और 1 लाल, पूरे 8 स्पिरिट रिंग। सबसे ऊपर स्थित 8वां आध्यात्मिक वलय पूरी तरह से गहरे लाल रंग का था, जिसे 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक दानव की दिल दहला देने वाली आभा निकल रही थी। आकाश की छत छाया द्वारा रूपांतरित और मजबूत किए जाने के बाद उसकी आत्मा वलय संरचना स्वर्ग को चुनौती देने वाले चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी, जो एक साधारण उपाधिधारी बलों से कहीं अधिक थी। इस समय तानसेन पूरी तरह समझ गया था कि आज वे शायद ही मौत से बच पाएंगे। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे यहीं गिर जाएंगे। उसने अपने शरीर पर लगे घावों को जबरदस्ती दबाया और जीवित रहने की थोड़ी सी उम्मीद के लिए संघर्ष करते हुए कियान रेनेक्सू की गहरी आवाज में बात की। कियान रेनेक्सू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आकाश छत्र ने जिन बातों का जिक्र किया है, वे सभी भविष्य की ऐसी घटनाएं हैं जो अभी तक घटित नहीं हुई हैं, स्थापित तथ्य नहीं है। हमारे बीच असल में कोई सीधा जानलेवा झगड़ा नहीं है, तो आप हम सबको क्यों मारना चाहते हैं? हमें जाने दीजिए और अब से हम कभी भी स्पिरिट हॉल को अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे, कैसा रहेगा? इस समय उसकी जीतने की जरा भी संभावना नहीं थी। वो केवल बातचीत करने का प्रयास कर सकता था, इस उम्मीद में कि वह अपने और शियाओ के जीवित रहने का कोई रास्ता निकाल सके। लेकिन जब कियान रेनेक्सू ने ये सुना, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुना हो। उसने तुरंत एक ठंडी मुस्कान बिखेरी, उसकी आंखों में हत्या का इरादा स्पष्ट रूप से झलक रहा था। कोई सीधा झगड़ा नहीं, महज तुम्हारे अस्तित्व की वजह से स्काई कैनोपी द्वारा मुझे पाखंडियों की सूची में डाल दिया गया, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और मैं पूरे महाद्वीप में हंसी का पात्र बन गया। तुम्हारी क्लियर स्काई सैक के वंश के कारण मेरे स्पिरिट हॉल को लगातार नुकसान उठाना पड़ा है और हमारी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ है। इसका हिसाब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे सिर पर ही चुकाना होगा। वो स्काई कैनोपी पर दिए गए फैसले को कभी नहीं भूलेगी और वही भी कभी नहीं भूलेगी कि तानसान की वजह से वो सफलता से वंचित रह गई और उसका दाव क्षतिग्रस्त हो गया। वो कभी नहीं भूल सकती थी कि भविष्य में उसके प्रति नमी बरतने के कारण स्पिरिट हॉल विनाश की ओर अग्रसर हुआ। भले ही भविष्य अभी तक घटित न हुआ हो, तानसान को मरना ही होगा। जब वो व्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गया, तभी वह अपनी शर्मिंदगी को दूर सकी और देवत्व बनने के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पूरी तरह से दूर कर सकी। कियान रेनेक्सू ने और कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें और भी तेज हो गईं। उसके हाथ में प्रकाश की चमक दिखाई दी और तुरंत ही एक दिव्य पवित्र तलवार प्रकट हुई, जो पूरी तरह से सुनहरी थी और उस पर देवदूतों के चित्र खुदे हुए थे, जिसे उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। और बात करने का कोई फायदा नहीं, आज तुम दोनों की मौत निश्चित है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, कियान रेनेक्सू ने अपनी कलाई मोड़ ली। दिव्य पवित्र तलवार ने प्रकाश की एक राक्षसी शक्ति को धारण किया और तानसान और शियाओ की ओर क्षैतिज रूप से सीधा वार किया। सुनहरी तलवार की ऊर्जा बिना जरा भी रुकी सीधी उनके चेहरों की ओर बढ़ी। इसे करें। तानसान जानता था कि आज पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, बातचीत व्यर्थ है और मंडित करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। उसने धीमी सी आवाज में चिल्लाया, शियाओ से नजरें मिलाईं और दोनों दिल और दिमाग से जुड़कर तुरंत अपनी पूरी ताकत एक साथ लगा दी। नीली और लाल रोशनी एक साथ फूट पड़ी, तानसान का नीला चांदी सम्राट आत्मा प्रकट हुई और ज़ियाओ का सॉफ्ट बोन्स रैबिट आत्मा भी पूरी तरह से प्रकट हुई। उन दोनों के चारों ओर 10,000 साल पुराने 6 आध्यात्मिक घेरे एक साथ जगमगा उठे। कियान रेनेक्सू के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। आत्मा सम्राट, वे दोनों वास्तव में आत्मा सम्राट तक पहुंचने में सफल हो चुके थे। क्षेत्र, जब स्काई कैनोपी ने पहली बार उनके ठिकाने का खुलासा किया था, तब वे केवल स्पिरिट एंसेस्टर स्तर पर थे। इतने कम समय में वे वास्तव में एक के बाद एक सफलता प्राप्त करते हुए स्पिरिट सम्राट स्तर तक पहुंच गए थे और उनकी स्पिरिट रिंग के सभी विन्यास 10,000 साल पुराने थे, उनमें से एक भी साधारण नहीं था। इस दृश्य को देखकर पहले उदासीन दिख रही कियान रेनेक्सू की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और पहली बार उसके चेहरे पर सदमे का भाव दिखाई दिया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तानसान और शियाओ की ताकत में सुधार की गति इतनी भयावह हो सकती है। यह महाद्वीप के सभी प्रतिभाशाली लोगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ था, यहाँ तक कि सिराफिन की उत्तराधिकारी वह भी खुद को ही महसूस करती थी। ऐसा लगता है कि न केवल आपका भाग्य बेहद खराब है, बल्कि आपने गुप्त रूप से एक असाधारण शक्ति भी प्राप्त कर ली है। इतने कम समय में इस मुकाम तक पहुंचना वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। कियान रेनेक्सू की आंखों में हत्या का इरादा पल भर में कुछ हद तक बढ़ गया। तानसान की विकास गति बहुत ही भयावह थी। अगर उसे और समय दिया जाता, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता। आज उसे हर हाल में उसे मानना ही होगा। उसने और संकोच नहीं किया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आह्वान किया और तानसान और शियाओ की शरीरों में प्रवेश करने का प्रयास किया। वो ये पता लगाना चाहती थी कि उन दोनों को इस तरह का परिवर्तन करने का अवसर किस प्रकार का मिला था। लेकिन जैसे ही उसकी प्रकाश की शक्ति उनके शरीरों के पास पहुंची, तानसान और शियाओ के भीतर से आक्रोश और हिंसा से भरी एक अजीब अंधेरी रहस्यमय शक्ति तुरंत वापस लौट आई, जिसने सीधे तौर पर उसकी प्रकाश की शक्ति को वापस धकेल दिया। एक दिव्य आभा धीरे-धीरे वातावरण में व्याप्त हो गई। क्या ये किसी दैवीय शक्ति का आभामंडल है? कियान रेनेक्सू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए, उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि यह आभा दिव्य श्रेणी से उत्पन्न हुई थी और निश्चित रूप से यह ऐसी चीज नहीं थी जो किसी साधारण आत्मा स्वामी के पास हो सकती थी। तानसान और शियाओ ने वास्तव में एक देवता की कृपा प्राप्त कर ली थी और एक ईश्वरीय परीक्षा स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा दिव्य शक्ति का यह आभामंडल अंधकार में और अस्पष्ट था, आक्रोश से भरा हुआ था और स्वर्गदूतों की ईश्वर की उस प्रकाश में दिव्य शक्ति के साथ पूरी तरह से असंगत था जो उसे विरासत में मिली थी। ये स्वभावतः ही शत्रुतापूर्ण था, जिससे उसके दिल की गहराई से घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदल दोगे, दैवीयता प्राप्त कर लोगे, विरासत को स्वीकार करो और ईश्वर की परीक्षा स्वीकार करो। कियान रेनेक्सू की आंखें ठंडी थी, उसकी हत्या करने की मंशा पूरी तरह से उबल रही थी। हालांकि दैवीय शक्ति का यह आभामंडल मुझे बेहद घृणा उत्पन्न करता है। मुझे लगता है कि यह कोई विवादी दैवीय शक्ति नहीं है। आज चूंकि तुम दोनों मेरे हाथों में आ पड़े हो, इसलिए तुम्हें यही गिरना होगा, मैं तुम्हें बढ़ने का कोई मौका नहीं दूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, कियान रेनेक्सू के चारों ओर मौजूद आत्मा के छल्ले एक के बाद एक चमकने लगे। किसी प्रतिष्ठित दौलों के बेहद करीबी व्यक्ति की आभा बिना किसी संकोच के फूट पड़ी और पूरी घाटी में फैल गई। प्रकाश की शक्ति हर कोने में व्याप्त थी, इतनी तीव्र थी कि तानसान और शियाओ सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तानसान और शियाओ मन ही मन बहुत चिंतित थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके द्वारा छिपाए गए ईश्वरीय परीक्षण के रहस्य को कियान रेनेक्सू एक नजर में ही जान लेगी। अगर आज कियान रेनेक्सू को जिंदा जाने की इजाजत मिल गई, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए ईश्वरीय परीक्षण की खबर पल भर में पूरे स्पिरिट हॉल में फैल जाएगी। उस समय स्पिरिट हॉल निश्चित रूप से बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजेगा और यहाँ तक कि कियान दाओ भी व्यक्तिगत रूप से उनका पीछा करने के लिए कार्रवाई करेगा। उन्हें फिर कभी शांति का दिन नहीं मिलेगा, नहीं जीवित रहने का कोई मौका। हम उसे जाने नहीं दे सकते। तानसान की आंखें सख्त हो गईं और उसने धीमी आवाज में शियाओ को पुकारा। हमें उसे आज यहीं रखना होगा, नहीं तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। शियाओ ने भारी मन से सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। वे दोनों बचपन से साथ थे, दिल और दिमाग से जुड़े हुए थे और अधिक शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी और वे तुरंत एक दूसरे के विचारों को समझ जाते थे। भले ही दोनों पक्षों की ताकत में कितना भी अंतर हो, भले ही प्रतिद्वंदी स्पिरिट दौड़ विशेषज्ञ हो, उन्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। पलक झपकते ही दोनों एक साथ पूर्ण सहयोग से एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर कियान रेनेक्सू की ओर एक भयंकर हमला करने के लिए आगे बढ़े। तानसान ने ब्लू सिल्वर सम्राट को नियंत्रित करके उसे बांध लिया, जबकि ज़ियाओ ने सॉफ्ट बोन्स रैबिट की गति और करीबी मुकाबले की शक्ति पर भरोसा करते हुए कियान रेनेक्सू की कमजोरियों पर सीधा हमला किया। दोनों ने मिलकर स्पिरिट सम्राट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, चरम सीमा तक का क्षेत्र। सत्ता में भारी असमानता के साथ ही लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। अध्याय 389 आक्रोश के देवता का हस्तक्षेप। तानसान और शियाओ के चेहरे पर असाधारण गंभीरता थी, उनकी ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था। एक आध्यात्मिक दोनों के रूप में और अपने दिव्य पद के आशीर्वाद से सिक्स विंड एंजल मार्शल सोल और कियान रेनेक्सू की ताकत ने उन दोनों को पहले ही कुचल दिया था। इसके अलावा उसके पास आकाश की छत्र छाया द्वारा प्रदत्त अवसर और 1 लाख वर्ष की आध्यात्मिक अनुभूति भी थी। हालांकि उनके बीच मौन सहयोग और असाधारण युद्ध क्षमता थी, फिर भी वे पूर्ण शक्ति के सामने पूरी तरह से सुरक्षित थे। कियान रेनेक्सू की निगाहें उदासीन थी, उनके भयंकर हमले का सामना करते हुए वह शांत रही। दिव्य प्रकाश की शक्ति से सुरक्षित होने के कारण उसने आसानी से उनके हमलों का सामना किया। सातवीं आध्यात्मिक क्षमता, देवदूत मार्शल आत्मा अवतार। कियान रेनेक्सू ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसके पीछे मौजूद 6 पंखों वाले देवदूत की मार्शल आत्मा तुरंत उसके शरीर में समाहित हो गई। उसकी आभा एक बार फिर से प्रज्वलित हो गई और उसका शरीर शानदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा, मानो कोई सच्चा देवदूत अवतरित हुआ हो। उसकी ताकत और भी बढ़ गई। आत्मा अवतार के विलय के बाद कियान रेनेक्सू के प्रत्येक हमले में धरती को हिला देने वाली शक्ति थी। तानसान और शियाओ के हमले उस तरह से पड़े जैसे कोई पत्थर समुद्र में डूब रहा हो, जिससे उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसके विपरीत कियान रेनेक्सू के हमलों से भी दोनों एक के बाद एक घायल होते चले गए और लगातार पीछे हटते चले गए। उनकी चोटें लगातार गंभीर होती गईं, उनकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त होती गई और उनकी आभा लगातार मुरझाती गई। कुछ ही क्षणों में वे पूरी तरह से प्रतिकूल स्थिति में आ गए थे, उनके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। फुफ फुफ। कियान रेनेक्सू की देवदूत की दिव्य शक्ति से दोनों पर फिर से प्रहार हुआ और वे एक साथ जमीन पर गिर पड़े। तानसान खून से लथपथ था और उसका नीला चांदी का सम्राट आत्मा धुंधली और चमकहीन थी। शियाओ का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, उसका सॉफ्ट बोन्स रैबिट उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी और उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, फिर भी वे कियान रेनेक्सू को जरा सा भी हिला नहीं सके। यह अंतर इतना बड़ा था कि इससे निराशा उत्पन्न हो रही थी। कियान रेनेक्सू धीरे-धीरे उन दोनों की ओर बढ़ी, उसकी आंखों में दया का कोई भाव नहीं था, बल्कि केवल ठंडे मन से हत्या करने का इरादा था। उन्हें प्रतिरोध करने की शक्ति खोते हुए देखकर उसने धीरे-धीरे अपने हाथ में मौजूद दिव्य पवित्र तलवार को ऊपर उठाया। उसके शरीर पर मौजूद 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अनुभूति पल भर में चकाचौंध भरी लाल रोशनी से जगमगा उठी। आठवीं आध्यात्मिक क्षमता, देवदूत निर्णय। जैसे ही कियान रेनेक्सू ने अपनी आध्यात्मिक क्षमता का प्रयोग किया, आकाश में अनंत दिव्य प्रकाश शक्ति एकत्रित हो गई। एक सेराफिम प्रेत आकाश में प्रकट हुआ और चमकदार सुनहरी रोशनी की किरणें संघनित हो गईं। उनका पिंडों की बौछार की तरह वे धरती को हिला देने वाली शक्ति के साथ जमीन पर गिरे और तानसान और शियाओ की ओर जा गिरे। वे जहां से भी गुजरे अंतरिक्ष में दया और वायुधाराएं बिखर गईं। इस शक्ति के कारण पूरी घाटी कांप उठी, मानो वह किसी भी क्षण ढह जाएगी।
तानसान और शियाओ बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़े थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। उनमें उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं थी। बेसहाय होकर देखते रह गए क्योंकि प्रकाश की वे घातक सुनहरी किरणें उनके करीब आती जा रही थी। मृत्यु की छाया ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। मैं अनिच्छुक हूँ, मैं अनिच्छुक हूँ। तानसान की आंखें खून से लाल हो गई थी और उसने अपने दिल में एक हताशा निकाली। उसकी अभी भी बहुत सी इच्छाएं अधूरी थी। उसने अभी तक अपने माता-पिता के बारे में सच्चाई का पता नहीं लगाया था। उसने अभी तक शाओ की अच्छी तरह से रक्षा नहीं की थी और वह इसे मरना नहीं चाहता था। शाओ ने तानसान का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में निराशा और इच्छा झलक रही थी। उसे मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि मौत के कारण वह तानसान से अलग हो जाएगी। क्या वे सचमुच आज यही गिरने वाले थे? ठीक इसी नाजुक क्षण में स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के भीतर गहराई में आक्रोश के देवता के ईश्वर परीक्षण क्षेत्र के अंदर शून्य क्षेत्र में बैठे आक्रोश के देवता ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वह अपने और तानसान तथा शियाओ के बीच मौजूद ईश्वरीय परीक्षण बंधन के माध्यम से बाहर हो रही हर चीज को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जब उसने देवदूत देवता के उत्तराधिकारी कियान रेनेक्सी और उस घातक दिव्य प्रकाश को देखा, करोड़ों वर्षों से दबी हुई घृणा और शीतलता की एक झलक आक्रोश के देवता की आंखों की गहराई में पल भर में चमक उठी। देवदूत देवता का उत्तराधिकारी, मुझे यहाँ देवदूत वंश के किसी व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी। आक्रोश के देवता ने मन ही मन बुदबुदाया। उनकी आवाज में असीम आक्रोश और निर्मलता थी। वह और देवदूत देवता जन्मजात शत्रु थे और उनकी दुश्मनी अनगिनत वर्षों से आपस में जुड़ी हुई थी। भले ही अब उसकी आत्मा का केवल एक अंश शेष रह गया था, फिर भी उसकी घृणा को शांत नहीं किया जा सका। लेकिन इस समय उन्हें पुराने हिसाब किताब निपटाने की कोई जल्दी नहीं थी। उनकी नजर बढ़ते हुए तानसान और शियाओ पर पड़ी और उनकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई। ये दोनों नन्हे बच्चे मेरे चुने हुए उत्तराधिकारी हैं। पुनरुत्थान की मेरी एकमात्र आशा इन्हीं में है। कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, आक्रोश के देवता ने अब और संकोच नहीं किया और धीरे से अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसकी मायावी आत्मा के शरीर के भीतर से आक्रोश की एक असीम दिव्य शक्ति उमड़ पड़ी, जो सीधे अंतरिक्ष को चीरती हुई आगे बढ़ी। असीम दूरी तय करते हुए ये तुरंत सूरज की सीमा पर स्थित घाटी में उतर गया। उसी समय तानसान और शियाओ जमीन पर गिर पड़े थे। उनके माथे पर बने ईश्वरीय परीक्षण के चिन्हों से तुरंत ही एक घना काला बैंगनी प्रकाश फूट पड़ा। वह आक्रोश के देवता से संबंधित दिव्य शक्ति का चिन्ह था। नाराजगी का शरीर, सक्रिय हो जाओ। एक निराकार आवाज सीधे तानसान के दिमाग में गूंज उठी। अगले ही पल तानसान की पुतलियां स्याही की तरह एकदम काली हो गईं। उसके शरीर से घोर अंधकार और हिंसक आक्रोश की एक शक्ति उमड़ पड़ी। ये शक्ति उसकी नहीं थी, लेकिन यह उसके शरीर के भीतर बेकाबू होकर फूट पड़ी और सीधे आने वाले दिव्य देवदूतों के प्रकाश की ओर बढ़ गई। प्रकाश और आक्रोश, दो चरम विरोधी शक्तियां पल भर में टकरा गईं। देवदूतों के दिव्य प्रकाश से उत्पन्न दिव्य प्रकाश की शक्ति पल भर में आक्रोश की शक्ति द्वारा निगल ली गई और विलीन हो गई। मूल रूप से धरती को हिला देने वाली आध्यात्मिक क्षमता को वास्तव में सीधे ही रोक दिया गया था। कौन है भाई? कियान रेनेक्सी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसके बाल खड़े हुए और वह अचानक कई कदम पीछे हट गई। उसने एंजेलिक सीक्रेट स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। वह सतर्कता से शून्य लोक की ओर देख रही थी। उसका दिल उथल-पुथल भरी लहरों से उमड़ रहा था। ये दैवीय शक्ति है, सच्ची दैवीय शक्ति। दरअसल एक दैवीय शक्ति गुप्त रूप से तानसान और शियाओ की रक्षा कर रही थी। उसके पास आगे सोचने का समय नहीं था और उसने तुरंत अपनी छेपन वाली देवदूत मार्शल आत्मा को अपने सामने अवरोधक के रूप में तैनात कर दिया और अपनी पूरी शक्ति से आक्रोश की इस दिव्य शक्ति का प्रतिरोध किया। बूम! लेकिन दोनों के बीच शक्ति स्तर का अंतर बहुत अधिक था। वो तुरंत बार-बार पीछे की ओर झटकती गई। उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद बह निकली और उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई। तभी शून्य लोक में काले बैंगनी धुंध में लिपटी एक मायावी दिव्य छाया धीरे-धीरे प्रकट हुई। उस आकृति से हृदयविदारक दिव्य ऊर्जा का दबाव निकल रहा था। आत्मा के एक अंश मात्र से कियान रेनेक्सी, जिसके पास एक उपाधि प्राप्त वालों की शक्ति थी, सांस लेने में असमर्थ हो गई। दिव्य छाया ने कियान रेनेक्सी पर उदासीनता से एक नजर डाली, जरा भी नहीं रुकी, सीधे तानसान और शियाओ की ओर बढ़ी और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए हाथ बढ़ाया। रुको, उन्हें जाने दो। कियान रेनेक्सी की आंखें क्रोध से फट रही थीं और वह दहाड़ उठी। दिव्य पवित्र तलवार को कसकर पकड़े हुए उसने परिणामों की परवाह किए बिना उस दिव्य छाया की ओर वार किया। वह किसी भी कीमत पर तानसान को इस तरह बचाए जाने नहीं दे सकती थी। लेकिन उस दिव्य छाया ने बस अपनी आस्तीन को धीरे से हिलाया और आसानी से उसके हमले को बेअसर कर दिया। इसके तुरंत बाद एक स्थानिक दरार खुल गई, जिसने तानसान और शियाओ को अपने अंदर समा लिया। हे देवदूत परमेश्वर, ये दोनों मेरे उत्तराधिकारी हैं, इनके जीवन को फिर कभी हानि न पहुंचाएं। शून्य लोक में वह ठंडी और रासी दिव्य आवाज धीरे-धीरे गूंजी और कियान रेनेक्सी के कानों तक पहुंची। जब वो दिन आएगा जब वे देवत्व प्राप्त करेंगे और देवता बनेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनका आपसे उचित संघर्ष होगा। आज के लिए इसे ही समाप्त होने दें। जैसे ही उसकी आवाज समाप्त हुई, तानसान और शियाओ को ले जा रही दिव्य छाया तुरंत ही स्थानिक दरार में प्रवेश कर गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। आकाश में विलीन होती हुई आक्रोश की दिव्य शक्ति और अस्त-व्यस्त हालत में खड़ी कियान रेनेक्सी शेष रह गई। कियान रेनेक्सी वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। उसकी मुठ्ठियां कसकर बंद थीं और उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंसे हुए थे। उसका दिल सदमे और गुस्से से भरा हुआ था, अनिच्छा से भरा हुआ था। वह सचमुच असफल हो गई थी। ऐसी स्थिति में जब तानसान और शियाओ के पास कोई लाभ था, एक रहस्यमय दैवीय प्रक्षेपण द्वारा उन्हें बचा लिया गया। उसके लिए यह बहुत बड़ा अपमान था। अध्याय 390 नए ईश्वर का परीक्षण। उसी समय उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि तानसान का भाग्य कितना भयानक था। वह वास्तव में एक शक्तिशाली देवता का संरक्षण प्राप्त करने में सक्षम था। इस दिव्य शक्ति की उपस्थिति में भविष्य में उसके लिए तानसान को आसानी से मानव स्वर्ग में जाने जितना कठिन होगा। बूम बूम बूम! ठीक उसी समय प्रकाश की एक अधिक भव्य और शुद्ध दिव्य शक्ति अचानक घाटी पर उतर आई। कियान दाओयू की आकृति मानव टेलीपोर्टेशन के माध्यम से कियान रेनेक्सी के बदन में प्रकट हुई। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उसने देवताओं के बीच युद्ध की आभा को महसूस कर लिया था और इस डर से कि कियान रेनेक्सी किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाए, वह पूरी गति से दौड़ पड़ा था। ज़ुए, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? कियान दाओयू चिंतित दिख रहा था और उसने तुरंत अपनी दिव्य प्रकाश शक्ति को कियान रेनेक्सी के शरीर में प्रवाहित किया, जिससे उसे आंतरिक चोटों को शांत करने और उसके राजक आध्यात्मिक शक्ति को स्थिर करने में मदद मिली। वो लगातार भय से भरा हुआ था। अगर उस रहस्यमय देवता ने अभी कियान रेनेक्सी को मारने की कोशिश की होती, तो परिणाम अलग नहीं होते। कियान रेनेक्सी ने अपने दिल में दबी अनिच्छा और क्रोध को दबाते हुए अपना सिर हिलाया और थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, दादाजी, मैं ठीक हूँ। मुझे बस दिव्य शक्ति की आघात तरन से चोट लगी थी। यह कोई गंभीर बात नहीं है। यह अच्छी बात है कि आप ठीक हैं। यह अच्छी बात है कि आप ठीक हैं। कियान दाओयू ने राहत की सांस ली, फिर भौहें चढ़ाकर उस दिशा की ओर देखा जहां से स्थानिक दरार अभी गायब हुई थी। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। अभी उस आभा के साथ प्रकट होने वाला वो दिव्य स्वरूप वास्तव में कौन था? पहले की उस घृणित अंधकार में और द्वेषपूर्ण दैवीय शक्ति को याद करते हुए कियान रेनेक्सी ने कहा, मुझे भी यकीन नहीं है। वह आभा स्वाभाविक रूप से हमारे देवदूतों के ईश्वर की दिव्य प्रकाश शक्ति के विपरीत है, जिससे मुझे अपने दिल की गहराई से घृणा महसूस होती है। दादाजी, क्या आप जानते हैं कि यह कौन सा देवता है? कियान दाओयू का चेहरा उदास था और उसने धीरे-धीरे अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, लेकिन स्वर्गदूतों के देवता से मुकाबला करने के लिए वही प्रथम श्रेणी का देवता होना चाहिए। इसके अलावा उसकी शक्ति का गुण अंधकार में और हिंसक है, द्वेष से भरा हुआ है और यह हमारे देवदूत वंश के साथ मेल नहीं खाता। यदि भविष्य में हमारा उससे फिर सामना होता है, तो हमें भविष्य में होने वाली परेशानी से बचने के लिए उसकी जड़ से खरपतवार काटनी होगी और उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। वह भी हैरान था। तानसान वास्तव में इतनी शक्तिशाली दिव्य विरासत प्राप्त करने में सक्षम था। इस लड़के का खतरा उसकी अपेक्षा से कई गुना अधिक था। अगर उसे इसी तरह बढ़ने दिया गया, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में स्पिरिट हॉल और एंजल गॉड पोजीशन के लिए सबसे बड़ी विपत्ति बन जाएगा। ज़ुए, चलो पहले वापस चलते हैं। कियान दाओयू ने गंभीर स्वर में कहा, हमें आज के मामले पर विचार विमर्श करना होगा। तानसान ने एक रहस्यमय ईश्वरीय परीक्षा प्राप्त कर ली है और उसे एक शक्तिशाली देवता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए हम फिर से जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। पूरी तैयारी हो जाने के बाद हम उसे पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देंगे। हमें उसे पनपने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। कियान रेनेक्सी ने भारी मन से सिर हिलाया। उसकी आंखों में हत्या का भाव कम नहीं हुआ था। तानसान और शियाओ जिस दिशा में गायब हुए थे, उसको देखते हुए उसने मन ही मन कसम खाई। अगली बार जब वे मिलेंगे, तो वह आज के अपमान को मिटाने और भगवान बनने के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए निश्चित रूप से तानसान को अपने हाथों से मार डालेगी। डॉट डॉट डॉट। स्थानिक प्रकृति की अनुभूति पल भर में गायब हो गई। असहनीय दर्द से ग्रस्त तानसान और शियाओ ने केवल इतना महसूस किया कि उनके शरीर कोमल लेकिन भारी दिव्य शक्ति से घिरे हुए हैं। अगले ही पल वे उस खतरनाक घाटी से बच निकले। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली, तो खुद को घने काले कोहरे से घिरे जगह में पाया। यह विशेष स्थान द गॉड ऑफ रिसेंटमेंट के गॉड ट्रायल के लिए निर्धारित था। आसपास का वातावरण शांत था और धुंध में आक्रोश की एक अत्यंत शुद्ध दिव्य शक्ति समाहित थी, जो धीरे-धीरे हवा में बहती हुई उस जगह को पोषित कर रही थी जो पूरी तरह से दिव्यता की थी। दोनों भाव से लथपथ, खून से सने कपड़ों के साथ अपनी गिरी हुई अवस्था में ही पड़े रहे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति चरम सीमा तक समाप्त हो चुकी थी। उन्हें अपने हाथ उठाने की भी ताकत नहीं थी। फिर भी पहले महसूस होने वाला मृत्यु के निकट का उत्पीड़न का एहसास पूरी तरह से समाप्त हो गया था। क्या हम अभी भी जीवित हैं? शाओ वो कमजोर आवाज में बोली। उसकी आवाज कर्कश और सूखी थी। उसकी कभी साफ दिखने वाली आंखें थकावट से भरी हुई थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाकर अपने बगल में बैठी तानसान की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी किसी आपदा से बचने का डर झलक रहा था। तानसान भी हौंफ रहा था, मानो उसके शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई हों। उसकी त्वचा का हर इंच चुभने वाले दर्द से तड़प रहा था। फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके जीवन के संकेत अभी भी मौजूद थे कि घातक देवदूत न्याय अंततः उन पर नहीं पड़ा था। उसने शून्य लोक की ओर देखा और पाया कि काली धूल में लिपटी वह दिव्य छाया सामने के शून्य पर शांति से बैठी हुई है। ईश्वर का दबाव संयमित था, फिर भी इसने अनायास ही मन में विस्मय की भावना उत्पन्न कर दी। यह आक्रोश का देवता था, वह दिव्य शक्ति जिसने उन्हें चुना था, जिसने हस्तक्षेप करके उन्हें बचाया था। उस नाजुक क्षण में उन्हें लगा था कि वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। अंततः प्रतिशोध के देवता ने हस्तक्षेप किया, जिससे वे कियान रेनेक्सी के घातक हमले से अपनी जान बचा सके।
अपने टूटे हुए शरीर को संभालते हुए तानसेन ने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर xiao wu को उठाकर प्रणाम करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह हिला, उसकी चोटी और बड़बड़ियां दर्द से कराहते हुए वापस गिर पड़ा। हे क्रोध के प्रभु परमेश्वर, हमें बचाने के लिए आपका धन्यवाद। हम इस जीवन रक्षक कृपा को कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि तानसेन की आवाज कमजोर थी, लेकिन वह सच्ची कृतज्ञता से भरी हुई थी और उसकी आंखें शून्य लोक में मौजूद दिव्य छाया को गंभीरता से देख रही थी। यदि क्रोध के देवता की कृपा न होती, तो वह xiao wu बहुत पहले ही आत्मा के पलायन और आत्मा के बिखरने का अनुभव कर चुके होते और देवदूतों के न्याय के अधीन पूरी तरह से नष्ट हो गए होते। ये जीवन रक्षक कृपा किसी भी अवसर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। xiao wu ने भी पूरी ताकत से क्रोध के देवता की ओर से हिलाया, उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। धन्यवाद क्रोध के देवता, अगर आप न होते तो आज हम। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसमें उसकी राहत और कृतज्ञता झलक रही थी। उन्हें लगा था कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उनके सामने मौजूद इस दिव्य शक्ति ने ही उन्हें जीने का दूसरा मौका दिया था। नीचे गंभीर रूप से घायल और मरणासन अवस्था में पड़े दो लोगों को देखते हुए आक्रोश के देवता की आकृति उदासीन बनी रही, उसमें कोई अतिरंजित भावना नहीं थी। हम उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों से कोमल दिव्य शक्ति की दो धाराएं बह निकली, जो सीधे तानसेन और xiao wu के शरीर में समा गईं। ये दिव्य शक्ति सौम्य और स्थायी थी, जो पहले प्रकाश की दिव्य शक्ति का विरोध करते समय दिखाई गई हिंसा से बिल्कुल अलग थी। शरीर में प्रवेश करते ही यह ऊर्जा तेजी से उनके अंगों और हड्डियों में फैल गई, जिससे उनकी क्षतिग्रस्त नसों, हड्डियों और आंतरिक अंगों की मरम्मत होने लगी। उनकी थकी हुई आध्यात्मिक शक्ति भी धीरे-धीरे पोषित और पुनर्जीवित हो रही थी। शुरू में जो भयानक घाव थे, वे नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गए और तीव्र दर्द धीरे-धीरे कम हो गया। पल भर में दोनों ने अपने शरीर में काफी हल्कापन महसूस किया। हालांकि वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन वे मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, पहले की तरह चलने फिरने में असमर्थ नहीं थे। ये हस्तक्षेप केवल एक बात के लिए है। आक्रोश के देवता की ठंडी आवाज अंतरिक्ष में बिना किसी हलचल की गूंज उठी। भविष्य में यदि आपका सामना फिर से ऐसे शक्तिशाली शत्रुओं से होता है और आप जीवन मरण के संकट में पड़ जाते हैं, तो मैं फिर से हस्तक्षेप नहीं करूंगा। सब कुछ आप पर ही निर्भर करेगा। उसने इन दोनों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में इसलिए चुना था ताकि पुनरुत्थान का अवसर मिल सके, न कि अंधाधुंध उनकी रक्षा करने के लिए। एक आध्यात्मिक गुरु का मार्ग स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने वाला होता है और जीवन मरण के संकट भी उनके लिए परीक्षाएं ही होते हैं। यदि वे इस छोटी सी मुसीबत को भी सहन नहीं कर सकते, तो वे उनकी ईश्वरीय पद को प्राप्त करने की बात कैसे कर सकते हैं? वे उनके भौतिक शरीर को नया रूप देने और उन्हें ईश्वरीय लोक में वापस भेजने की बात कैसे कर सकते हैं? तानसेन के दिल में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत ही आक्रोश के देवता का इरादा समझ गया और उसने गंभीरता से अपना सिर झुका लिया। ये जूनियर समझता है, भविष्य में मैं निश्चित रूप से आसानी से विकट परिस्थितियों में पड़ने से बचने और संकटों को हल करने के लिए अपनी क्षमता पर भरोसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जीवन मरण के संघर्ष का अनुभव करने के बाद उसने अपने और शीर्ष शक्ति संपन्न लोगों के बीच के अंतर को पूरी तरह से पहचान लिया था। केवल निरंतर शक्ति अर्जित करके ही वह अपनी और xiao wu की रक्षा कर सकता था और तभी वह इस खतरनाक महाद्वीप पर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता था। आक्रोश के देवता ने हल्की से सिर हिलाया और पहले के संकट का जिक्र नहीं किया। उनका लहजा अचानक बदल गया और देव परीक्षा की गरिमा के साथ वे धीरे-धीरे बोले। ईश्वरीय परीक्षा के इस प्रशिक्षण के दौरान आप दोनों का सामना एक शक्तिशाली शत्रु से हुआ और आप पराजित हो गए। यह मिशन विफल हो गया है। अब एक नया ईश्वरीय परीक्षण मिशन जारी किया जा रहा है। 1 लाख साल पुराने जंगली आत्मा राक्षस को मार डालो। धमाका, ये वाक्य तानसेन और xiao wu के दिमाग में बिजली की तरह फूट पड़ा। दोनों ने पल भर में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और आक्रोश के देवता को हैरानी से देखने लगे। उनके चेहरे विश्वास से भरे हुए थे। 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस को मारना। उन्हें तो इस बात पर भी संदेह होने लगा कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुन लिया। 1 लाख वर्ष के आध्यात्मिक दानव का अस्तित्व कितना भयानक होता होगा। प्रत्येक 1 लाख वर्ष के आध्यात्मिक दानव की शक्ति एक उच्च कोटि की उपाधि प्राप्त लोगों के बराबर होती थी। उनका वंश शक्तिशाली था और उनकी शक्ति आकाश को हिला देने वाली थी। एक साधारण उपाधि प्राप्त लोगों के लिए भी 1 लाख वर्ष पुराने आध्यात्मिक दानव को मारना उतना ही कठिन होगा जितना स्वर्ग में जाना। यहाँ तक कि इस बात की भी पूरी संभावना थी कि बदले में उसकी स्वयं मृत्यु हो जाएगी। वे दोनों फिलहाल केवल स्पिरिट सम्राट साधना स्तर पर थे और भले ही उनकी संयुक्त युद्ध शक्ति समान रैंक वालों से कहीं अधिक थी, लेकिन एक उपाधि प्राप्त लोगों के संकट 1 लाख वर्ष की स्पिरिट बीस का सामना करना पत्थर पर अंडा फेंकने से कम नहीं था। ये सीधी-सीधी मृत्यु को दावत देने जैसा था। उनका पिछला गॉड ट्रायल मिशन केवल कुछ स्पिरिट स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं को मारना था। 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस की तुलना में यह जमीन आसमान का अंतर था, कोई तुलना ही नहीं थी। अध्याय 391 अज्ञात रहस्य क्षेत्र। क्रोध के देवता, क्या ये कार्य बहुत कठिन नहीं है? xiao wu खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। उसका सुंदर चेहरा झिझक और सदमे से भरा हुआ था। वो स्वयं 1 लाख वर्ष की आत्मा राक्षस थी जिसने मानव रूप धारण किया था, इसलिए वह 1 लाख वर्ष की आत्मा राक्षस के आतंक को सबसे अच्छी तरह जानती थी। उनकी मौजूदा ताकत को देखते हुए जीत की कोई संभावना नहीं थी। तानसेन ने भी भौहें चढ़ा ली। उनका चेहरा बेहद गंभीर था और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ये जूनियर समझता है कि ईश्वरीय परीक्षा कठिन है, लेकिन 1 लाख साल के आध्यात्मिक जानवर की ताकत एक उपाधि प्राप्त लोगों के बराबर है, जबकि हमारे पास केवल एक आत्मा सम्राट के स्तर की साधना है। भले ही हम अपनी पूरी ताकत लगा दें, फिर भी हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये काम पूरा करना लगभग नामुमकिन है। वो किसी चुनौती से नहीं डरता था, लेकिन वो दोनों पक्षों के बीच शक्ति के अंतर को अच्छी तरह जानता था। अब यह ऐसी खाई नहीं थी जिसे केवल कड़ी मेहनत करके पार किया जा सके। 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस को जबरदस्ती मारने की कोशिश करने से केवल आज की गलती दोहराई जाएगी और हम फिर से निश्चित मृत्यु की स्थिति में आ जाएंगे। उन दोनों के स्तब्ध और गंभीर भावों को देखकर आक्रोश के देवता को आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने बस उदासीनता से बात की, उनके लहजे में कोई संदेह नहीं झलक रहा था। ईश्वरीय परीक्षा निर्धारित है और इसे बदला नहीं जा सकता। यदि आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आप स्वर्ग विरोधी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अवसर और आपकी ताकत में तेजी से वृद्धि होगी। यदि आप इसे पूरा नहीं कर सकते तो विरासत विफल हो जाएगी और इसके सभी परिणाम आपको स्वयं भुगतने होंगे। एक वाक्य ने पीछे हटने के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। या तो अपनी जान की बाजी लगाकर इसे खत्म करो या विरासत को त्याग कर मर जाओ। तानसेन और xiao wu ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गंभीरता और लाचारी देखी, लेकिन उनके पास दांत पीसकर स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके पास कोई विकल्प नहीं था अगर उन्हें जीवित रहना था, अगर उन्हें मजबूत बनना था। यदि वे भविष्य में दूसरों की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे और यदि वे आक्रोश के देवता की विरासत को पूरा करना चाहते थे, तो उन्हें इस कार्य को स्वीकार करना ही होगा। उन्हें इस असंभव से प्रतीत होने वाले लक्ष्य को चुनौती देनी होगी। हम इस कार्य को स्वीकार करते हैं। तानसेन ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में सहमति जताई। लेकिन फिर उन दोनों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। क्या मैं आक्रोश के देवता से पूछने की हिम्मत कर सकता हूं कि हमें 1 लाख साल पुराने जंगली आत्मा पशु को खोजने के लिए कहां जाना चाहिए? डोलो महाद्वीप पर 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षसों के लिए सबसे प्रसिद्ध समस्त स्टार्ड ग्रेट फॉरेस्ट था। हालांकि सिल्वर ड्रैगन किंग और डीटियान वहां तैनात थे। साथ ही कई स्पिरिट बीस्ट भी थे जिन्होंने मानव रूप धारण कर लिया था, जिससे उनकी सेना दुर्जय बन गई थी। यदि वे जल्दबाजी में घुसपैठ करते हैं तो जंगली 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस का शिकार करने की तो बात ही छोड़ दें। किसी भी खूंखार जानवर के दबाव से ही वे एक कदम भी हिलने में असमर्थ हो जाएंगे, जिससे उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट और एक्सट्रीम नॉर्थ लैंड के अलावा महाद्वीप पर ऐसी कोई अन्य जगह खोजना लगभग असंभव था जहां 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट प्रकट होते हों। एक पल के लिए दोनों असमंजस में पड़ गए। आक्रोश के देवता ने उनकी ओर देखा, एक पल के लिए चुप रहे और फिर धीरे-धीरे बोलते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक विशेष स्थान पर टेलीपोर्ट कर दूंगा। यह महाद्वीप का कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, बल्कि गुप्त क्षेत्र है जो मेरे और देवलोक के देवताओं के बीच हुए महान युद्ध के बाद बचा हुआ है। उस रहस्यमय योग में अंतरिक्ष अराजक है, लेकिन साथ ही अनगिनत अवसर भी छिपे हैं। शायद वहां 1 लाख साल पुराने जंगली आत्मा राक्षस निवास करते हों। प्रवेश करने के बाद अपना लक्ष्य खोजें और उसे मारने का कार्य पूरा करें। क्या यह अंतरिक्ष के बिखरने से उपजे एक रहस्यमय क्षेत्र का अवशेष है? तानसेन और xiao wu की दिलों में हलचल सी मच गई। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वह गुप्त क्षेत्र कैसा दिखता था, लेकिन चूंकि आक्रोश के देवता द्वारा उल्लेखित एक स्थान था, इसलिए संभवतः वहां वास्तव में 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस मौजूद थे। निसंदेह यही उनके लिए कार्य पूरा करने की एकमात्र उम्मीद थी। धन्यवाद। दोनों ने उन्हें धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाया। तैयार हो जाइए, हम तुरंत टेलीपोर्ट करेंगे। आक्रोश के देवता ने और कुछ नहीं कहा और फिर से धीरे से अपना दाहिना हाथ हिलाया। पूरे ईश्वर परीक्षण स्थल पर काली धुंध छा गई। एक शक्तिशाली स्थानिक बल ने पल भर में तानसेन और xiao wu को घेर लिया। उन दोनों को एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। अगले ही पल उनकी आकृतियां अचानक अंतरिक्ष में गायब हो गईं, पूरी तरह से उस रहस्य में खंडित अंतरिक्ष क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो गईं। तानसेन और xiao wu की आभा पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद पहले उदासीन रहने वाले आक्रोश के देवता के शरीर के चारों ओर छाई धुंध थोड़ी सी खिसक गई। उस मायावी चेहरे पर एक अजीब और स्पष्ट मुस्कान धीरे-धीरे उभर आई। उस मुस्कान में प्रत्याशा और डरना का मिश्रण था। इसमें एक सूक्ष्म गहरे अर्थ का भी संकेत था। उसने उन दोनों को गुप्त लोक के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। वो खंडित स्थान वास्तव में देवलोक के शक्तिशाली योद्धाओं के साथ उनके महान युद्ध के बाद बचा हुआ स्थान था। अंदर न केवल 1 लाख साल पुराने जंगली आत्मा राक्षस थे, बल्कि अनगिनत देवताओं के खजाने, उच्च कोटि की आत्मा की हड्डियां और स्वर्ग और पृथ्वी की दुर्लभ खजाने भी थे जो उस समय उसके हाथ के बाद बिखरे पड़े थे। इस अवसर की प्रचुरता ने पूरी डोल महाद्वीप की कल्पना को भी पार कर दिया। लेकिन साथ ही वो गुप्त क्षेत्र संकटों से भी ग्रस्त था, जहां स्थानिक उथल-पुथल बेकाबू थी। उस महान युद्ध से बचे हुए देवताओं और शक्तिशाली विचित्र जीवों के वेश भी मौजूद थे। खतरे का स्तर सामान्य स्पिरिट बीस्ट जंगलों की तुलना में 100 गुना अधिक था। लेकिन केवल ऐसी विकट परिस्थिति ही किसी व्यक्ति को वास्तव में दृढ़ बना सकती है। तानसेन, xiao wu, वह गुप्त क्षेत्र एक संकट है, लेकिन एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आक्रोश के देवता ने स्वयं से बुदबुदाते हुए उस दिशा में गहरी निगाहें डाली जहां उन दोनों को टेलीपोर्ट किया गया था। मैं बस इतना ही कर सकता हूं, बाकी सब कुछ पूरी तरह से आपके भाग्य पर निर्भर करता है। यदि आप गुप्त क्षेत्र में मौजूद अवसर को समझ लेते हैं, तो आपकी शक्ति निश्चित रूप से बंधनों को तोड़कर तेजी से बढ़ेगी और आप भविष्य में देवदूतों के देवता के उत्तराधिकारी से मुकाबला करने में सक्षम होंगे।
यदि तुम इसे समझ नहीं पाते और दुख क्षेत्र में गिर जाते हो तो इसके लिए तुम केवल अपनी योग्यता की कमी को ही दोषी ठहरा सकते हो और यह कि तुम मेरे ईश्वर के उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं हो। उनके लिए यह न केवल उन दोनों को ईश्वरीय परीक्षा का कार्य सौंपना था बल्कि एक ऐसे स्तर की जांच भी थी। केवल दुख क्षेत्र में जीवित रहकर और अवसर का लाभ उठाकर ही। और क्या 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक दानव का शिकार करने का कार्य पूरा करने के बाद ही वे उसके सच्चे उत्तराधिकारी बनने के योग्य होंगे? तभी उन्हें पुनरुत्थान की उनकी इच्छा पूरी करने में मदद करने की योग्यता होगी। और इस समय तानसान और शियाओ गुप्त क्षेत्र के पीछे के रहस्य से पूरी तरह अनजान थे। उन्होंने इसे केवल स्पिरिट बीस्ट के लिए एक सामान्य निवास स्थान समझा और उनका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को मारने का कार्य कैसे पूरा किया जाए। इस प्रकार अज्ञात अवसरों और जीवन मरण के संकटों से भरी गुप्त दुनिया की रोमांचक यात्रा शुरू हुई। डॉल महाद्वीप पर सभी की निगाहें अभी भी आकाश की छतरी पर टिकी हुई थी। पाखंडियों की सूची में यू शियाओगा के दूसरे स्थान पर आने, अपनी प्रतिष्ठा खोने और बदनाम होने की बात का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। सभी लोग मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर वह चौंकाने वाला व्यक्ति कौन था जो इस सैद्धांतिक रूप से अजय ग्रैंडमास्टर को दबा सकता था और पाखंडियों की सूची में शीर्ष पर था। महाद्वीप पर चर्चाएं कभी बंद नहीं हुई। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह डॉलो नामक एक एकांत अनुभवी व्यक्ति था। कुछ लोगों का अनुमान था कि ये 2 महान साम्राज्यों के शासक थे। कुछ लोगों ने तो ये भी अनुमान लगाया कि यह कियान दाओयू जैसी कोई दिग्गज हस्ती हो सकती है। लेकिन आकाश के आवरण के निर्णय का कोई अनुमान नहीं लगा सकता था और वे केवल बेसब्री से प्रतीक्षा कर सकते थे। ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी, बस आधी अगरबत्ती के जलने के समय तक ही। बूम बूम बूम। आकाश का आवरण जो पहले सुनहरी रोशनी से हल्का सा जगमगा रहा था अचानक चकाचौंध कर देने वाली चमकदार सुनहरी रोशनी से भर उठा। यह उस समय की तुलना में कई गुना अधिक तीव्र था जब दूसरे स्थान पर रहे यू शियाओगा के नाम की घोषणा पहले की गई थी। सुनहरी रोशनी 9 स्वर्गों में फैल गई, पूरे डॉल महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आकाश और पृथ्वी का रंग भी बदल गया। आकाश के ऊपर लटके हुए 4 विशाल अक्षर पाखंडियों की सूची हिंसक रूप से कांपने लगे। सूची के बिल्कुल ऊपर खाली स्थान धीरे-धीरे सुनहरे अक्षरों से भरता चला गया। प्रत्येक स्ट्रोक में निर्विवाद भव्यता थी जो धीरे-धीरे उस नाम की रूपरेखा तैयार कर रही थी जिसकी पूरे महाद्वीप को उम्मीद नहीं थी। अध्याय 392 पाखंडियों की सूची में सबसे ऊपर। अगले ही पल सूची में सबसे ऊपर मौजूद नाम धमाके के साथ सामने आ गया। पाखंडियों की सूची प्रथम स्थान पाठ तानसान। पहचान टीएस स्काई संप्रदाय का युवा संप्रदाय प्रमुख, श्रेष्ठ अकादमी का मुख्य शिष्य, न्याय का सर्वोच्च संरक्षक, महाद्वीप का भाग्य के रूप में जाना जाता है। पाखंड के कारण 1 पाखंडी दोहरा मापदंड दावा करता है कि स्पिरिट बीस्ट और मनुष्य समान है, फिर भी स्पिरिट बीस्ट का वध करते हुए शियाओगु की रक्षा करता है, शियाओगु की मां की हत्या के लिए स्पिरिट हॉल की निंदा करता है, फिर भी दामिंग और एमिंग की स्पिरिट रिंग को अवशोषित करके देवता बन जाता है, इसे सुरक्षा कहता है। 2 दूसरों के प्रति सख्त, स्वयं की प्रति उदार, जब दूसरे शियाओगु को चोट पहुंचाते हैं तो वह क्रोधित हो जाता है और घातक बल का प्रयोग करता है, फिर भी विरोधियों को गंभीर रूप से घायल करने पर वह इसे रणनीतिक रूप से आवश्यक बताता है, स्पिरिट हॉल को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध शुरू करने को वह न्याय कहता है, लेकिन स्पिरिट हॉल द्वारा महाद्वीप के एकीकरण को महत्वाकांक्षा करार देता है। 3 शोषक और निर्दयी हुईना की भावनाओं का फायदा उठाने के लिए उसने कत्ल खाने में अपनी पहचान छुपाई, फिर भाग निकलने के तुरंत बाद उसे छोड़ दिया, कियान द्वारा उसके लिए अपना सब कुछ देने के बावजूद वह विचलित रहा। 4 कृतघ्न देवराज बनने के बाद वह अपने मित्रों और परिवार को देवलोक में ले आया, लेकिन अपने गुरु यू शियाओगांग को त्याग दिया, जिससे वह वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया। 5 नियमों की अवहेलना देवता बनने के बाद उसने देवलोक के कठोर नियमों की अवहेलना की, तान संप्रदाय को बचाने के लिए महाद्वीप के भाग्य में जबरदस्ती हस्तक्षेप किया और सभी जीवित प्राणियों को खिलौनों की तरह माना। इस पाखंडी के कारनामे इतने असंख्य हैं कि उन्हें दर्ज करना असंभव है, एक एक करके सूचीबद्ध करना भी असंभव है। दंड आध्यात्मिक शक्ति 5 स्तर कम हो गई, उसकी किस्मत का 20% हिस्सा नष्ट हो गया, उसके लिए चांदी की सम्राट की शक्ति का 50% हिस्सा नष्ट हो गया, वंश से वंचित आत्मा नीच क्षतिग्रस्त हो गई है और किसी भी अवसर को प्राप्त करने की संभावना काफी कम हो गई है। जब आकाश के ऊपर तानसान का नाम अपराध और सजा पूरी तरह से प्रस्तुत की गई तो पूरा डोल महाद्वीप पल भर के लिए सन्नाटे में डूब गया। फिर एक अभूतपूर्व हंगामा मच गया जो यू शियाओगा के नाम सूची में आने के समय से 10 गुना 100 गुना अधिक हिंसक था। सभी लोग स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे विश्वास से भरे हुए थे, उनकी आंखें आकाश की छतरी को खाली निगाहों से घूर रही थी, मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो रहा हो। तानसान दरअसल ये तानसान था, वो प्रतिभाशाली स्पिरिट मास्टर जिन्हें महाद्वीप का भाग्य कहा जाता है, अद्वितीय प्रतिभा के स्वामी हैं और सभी धर्मी स्नेही और वफादार के रूप में देखे जाते हैं। वो वास्तव में पाखंडियों की सूची में सबसे ऊपर था, यू शियाओगा से भी बदतर। कुछ क्षणिक सन्नाटे के बाद पूरा महाद्वीप अराजकता में डूब गया, चर्चाएं, सिसकियां और गालियां हवा में गूंज उठी और हर कोने में फैल गईं। हे भगवान, पाखंडियों की सूची में पहले नंबर पर तानसान है, ये कैसे संभव है? क्या वह हमेशा से न्याय का प्रतीक नहीं रहा है? वो सबसे पाखंडी व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या आकाश के आवरण पर लिखी हर बात सच है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने स्पिरिट बीस्ट के प्रति सहानुभूति दिखाई जबकि वह उन्हें बेरहमी से मार रहा था, ये सब एक नाटक था। इस हद तक दोहरा मापदंड अपनाना बेहद घृणित है। उसने हुलीना की भावनाओं का फायदा उठाया, कियान रेनिक्सू के प्रति निर्दयी और बेरहम रवैया अपनाया और अपने गुरु को भी कृतज्ञतापूर्वक त्याग दिया। ये कैसे लड़की का बच्चा हो सकता है? ये तो साफ तौर पर एक पाखंडी है। गुरु और शिष्य दोनों ही सूची में हैं, एक दूसरे स्थान पर और एक पहले स्थान पर, वे सचमुच एक ही तरह के कच्चे हैं। श्रेष्ठ से निकलने वाला कोई भी व्यक्ति साफ सुथरा नहीं होता। मैं पहले उसे एक होनहार युवक समझता था, लेकिन अब लगता है कि यह सब दिखावा था। वह यू शियाओगांग से भी ज्यादा बेशर्म है। कभी तानसान को अपना आदर्श मानने वाले और उनकी प्रशंसा करने वाले सभी आत्मा गुरु अब पूरी तरह से टूट चुके थे, निराशा और क्रोध से भरे हुए थे। अतीत में उनकी प्रशंसा जितनी गहरी थी, वर्तमान में उनकी घृणा उतनी ही तीव्र थी। टीएस स्काई सेट और श्रेष्ठ से नाराज लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए तानसान की कड़ी आलोचना की और उसके पाखंडी व्यवहार की खबर हर गली गली में फैला दी। थोड़ी ही समय में तानसान की धर्मी प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई और वह पूरे महाद्वीप में तिरस्कार का पात्र बन गया। उसकी स्थिति यू शियाओगांग से भी बदतर हो गई। इसी बीच सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल में हुलीना चुपचाप बैठी थी। जब यू शियाओगांग ने पहली सूची बनाई थी तो उसे अपनी शिक्षिका बीबी डोंग के प्रति आक्रोश महसूस हुआ था। उसका दिल इस बात से दुख रहा था कि उसकी शिक्षिका ने इतने वर्षों तक अपनी ईमानदारी को गलत जगह पर रखा और अंत में यू शियाओगांग जैसे पाखंडी द्वारा उसका शोषण किया गया। जब स्काई कैनोपी ने घोषणा की कि तानसान पाखंडियों की सूची में सबसे ऊपर है तो हुलीना की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका सुंदर चेहरा समय से भर गया। फिर उसके गाल थोड़े लाल हो गए और उसका दिल शर्मिंदगी और गुस्से से भर गया। स्काई कैनोपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भविष्य में वह तानसान के प्यार में पड़ जाएगी, स्वतः स्थिति में उसके द्वारा उसका शोषण किया जाएगा और अंततः उसे बेरहमी से छोड़ दिया जाएगा। ये कैसे संभव है? मैं ऐसे व्यक्ति से कैसे प्यार कर सकती हूँ? हुलीना ने मन ही मन बुदबुदाया। पहले तो वह थोड़ी उदासीन रही, ये सोचकर कि यह तो बस एक ऐसी घटना है जो अभी तक घटी नहीं है, लेकिन स्काई कैनोपी पर एक-एक करके सूचीबद्ध अपराधों को देखकर और तानसान के दोहरे मापदंड, भावनाओं के शोषण और कृत्रिम व्यवहार को देखकर आशा की वह थोड़ी सी किरण तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह क्रोध और तिरस्कार ने ले ली। तानसान ऊपरी तौर पर तो धर्मी प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में वह स्वार्थी और पाखंडी था। किसी महिला की भावनाओं का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को हासिल करना वह बिल्कुल यू शियाओगांग जैसा ही था। अपनी शिक्षिका बीबी डोंग के बारे में सोचकर जिन्हें यू शियाओगांग जैसे पाखंडी द्वारा धोखा दिया गया और उनका शोषण किया गया और उन्हें इतना भावनात्मक दर्द सहना पड़ा और यह सोचकर कि वह खुद भी लगभग उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर तानसान के हाथों में पड़ गई थी, हुलीना के दिल में उमड़ रहे क्रोध को अब दबाया नहीं जा सका। क्या गजब का तानसान है, वाकई पाखंडियों की सूची में सबसे ऊपर रहने लायक है, वह कितना नीच है। नेकी और नैतिकता का ढोंग करते हुए दूसरों की भावनाओं का शोषण करना, लेकिन वास्तव में स्वार्थ से भरा हुआ वह बिल्कुल घृणित है। हुलीना ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें बर्फीली हो गईं। उसने तानसान को अपने दिल में पूरी तरह से जानी दुश्मन मान लिया था। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर वह कभी तानसान से दोबारा मिली तो वह उसे कभी भी शिष्टाचार नहीं दिखाएगी। वह आकाश की छतरी पर दिखाए गए चित्रण के अनुसार उसके प्यार में बिल्कुल नहीं पड़ेगी और उसे उसकी कन्या का फल जरूर भुगतना पड़ेगा। इसी बीच सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल में बीबी डोंग ने आकाश में प्रदर्शित तानसान के नाम और अपराधों को देखा। उनकी सुंदर चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक उठी और उनके होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। तानसान को स्काई कैनोपी द्वारा दंडित किया गया, उसकी आध्यात्मिक शक्ति 5 स्तर कम हो गई, भाग्य नष्ट हो गया और उसका दूसरे सम्राट वंश आधा हो गया, जिससे उसकी ताकत बुरी तरह कमजोर हो गई। वो पहले से ही उसका कट्टर दुश्मन था और यह स्थिति निसंदेह तानसान की गुजर होने जैसी थी। स्पिरिट हॉल के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि इस खुशी के बाद बेबी डोंग की निगाहें आकाश की छतरी की ओर अत्यधिक उपहास और तिरस्कार से भर गईं, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। गुरु और शिष्य दोनों का पाखंडियों की सूची में शीर्ष पर होना वाकई एक बहुत बड़ा मजाक है। यू शियाओगांग ने अपनी भावनाओं का इस्तेमाल स्पिरिट हॉल से संसाधन हथियाने और प्रसिद्धि व प्रशंसा पाने के लिए किया। तानसान ने हुलीना का इस्तेमाल किया और कियान रेनिक्सू को नजरअंदाज कर दिया। वे दोनों एक ही तरह की घटिया औरतें थीं। वे सिर्फ महिलाओं को धोखा देना और दूसरों का इस्तेमाल करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करना जानते थे। स्वार्थी, खुदगर्ज और बेहद नीच। ये सोचकर बेबी डोंग के मन में यू शियाओगांग के प्रति बची हुई थोड़ी सी नाराजगी भी गहरी नफरत में बदल गई। साथ ही उसे अंदर ही अंदर राहत भी महसूस हुई। उसे इस बात की राहत थी कि स्काई कैनोपी ने सब कुछ पहले ही उजागर कर दिया था, जिससे यू शियाओगांग का पाखंडी चेहरा सबके सामने आ गया था। उसने बहुत पहले ही उसे नाता तोड़ लिया था और अब उसे कोई परेशानी नहीं होगी। और उसकी शिष्या हुलीना ने भी तानसान का असली चेहरा पहले ही देख लिया था। वह भविष्य की तरह न तो गुमराह होगी और न ही उसे आहत होगी। एक पाखंडी तो पाखंडी ही होता है, चाहे वे खुद को कितनी भी खूबसूरती से छुपा ले, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उनका पर्दाफाश हो जाएगा। बेबी डोंग ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, उसकी बैंगनी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। अब जबकि तानसान की ताकत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी, इस बड़े खतरे को खत्म करने का सही मौका आ गया था।
एक बार जब वह अपनी तैयारी पूरी कर लेगी तो वह निश्चित रूप से तानसान को उसकी पाखंड की दर्दनाक कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। 9 आकाशों के ऊपर स्थित आकाश की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई, लेकिन पाखंडियों की सूची में सबसे ऊपर रहे तानसान के सामने आने का सदमा लंबे समय तक बना रहा। इस सूची के कारण पूरे डोलुओ महाद्वीप का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया।